जनाब सदर से इजाज़त लेते हुए मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, एक मरतबा सूरह अल्हम्दुलिल्लाह और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के आप हज़रात सैयद मुसैयब अब्बास शारिब रुदौलवी इब्न मौलाना सैयद हसन अब्बास की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ़र्दन एक दूसरे को ताज़ियत पेश करते हैं। आगे के सफ़ में मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, हमारे बुज़ुर्ग अहमद इब्राहिम अलवी साहब, और ऑस्ट्रेलिया से हमारे मौलाना अबुल क़ासिम साहब और ख़ुर्शीद भाईजान तशरीफ़ ले आए, प्रोफ़ेसर जमाल नुसरत साहब, प्रोफ़ेसर वंदना मिश्रा, असलमा हिजाब साहिबा, डॉक्टर इशरत नाहिद भाभी जान, और इधर हमारे अबूज़र साहब के साथ और उधर परवेज़ भाई के बीच में डॉक्टर एहतशाम साहब। मैं सबको ताज़ियत पेश करता हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, आज का मौका कोई बहुत एकेडमिक और बहुत इल्मी बात न तो हम लोग करने की पोजीशन में हैं, सिर्फ़ ये है कि उनकी यादें। नजम सर, आप आगे को आ जाएं, यहाँ हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं। एक वक़ार भाई के बाद ही हम लोग बिखरने से लगे थे, और अब तो लग रहा है कि ज़द में है तेज़ हवाओं की किताबें हस्ती, कोई उड़ते हुए और आँख पे पत्थर रख दे। अभी रमेश दीक्षित सर तस्वीर पे फूल रख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला तेरी तस्वीर से कब तक बोलूं, अब तो इन होठों को हिलने की इजाज़त दे दे। लग रहा था कि शारिब सर अभी तस्वीर से निकल के आ जाएंगे और बातें करने लगेंगे, और वही प्यार, वही मोहब्बत, वही शफ़क़तें उनके लहजे से जो बरसती थी फूल की पंखड़ियों के तरीक़े से, वो हम सब के लिए दुआ बन के अभी हमको हिसार में ले लेंगी, वो वाली कैफियत थी। लेकिन अब तो गम की उस फ़िज़ा में हम लोग हैं कि ज़बान लुकनत कर रही है और लफ्ज़ जो हैं वो जज्बों का साथ छोड़ रहे हैं। तो मैं ये सिलसिला जो है, मैं चाहूँगा कि शारिब सर की एक गज़ल के 2-3 शेर जो है वो पेश कर दूँ, ताकि सिलसिला कहीं से हो। और ज़ाहिर सी बात है कि उसके बाद हम लोग, अच्छा माफ़ कीजिएगा, इसमें जो है वो कोई तरतीब कंडोलेंस में और ताज़ियत में जो जैसे आ जाएगा, या जिसका जी चाहे वो वहाँ से इशारा कर देगा, मैं उसे कह दूँगा। तो इसमें कोई हिफ्ज़ मरातिब और इसका ख़याल ना रखिएगा। हम लोग जिस गम की फ़िज़ा में हैं, जिनसे वफ़ा के वास्ते बाज़ार चाहिए। देखिए कितनी सादगी से वो बात, कभी उन्होंने अपनी इल्मियत, इब्राहिम अलवी साहब कभी उन्होंने थोपी नहीं अपनी इल्मियत कि मैं लफ्ज़ बहुत सादा से कहते थे, मगर बात होती थी जिनसे वफ़ा के वास्ते बाज़ार चाहिए, कीमत जो दे सके वो ख़रीदार चाहिए। जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, जो सराफियत आई है अदब में, कीमत जो दे सके वो ख़रीदार चाहिए। उसके गली में जाते तो हैं आप मीर जी, उसकी गली में जाते तो हैं आप मीर जी, वहाँ सर ही चाहिए न ये दस्तार चाहिए। वो जो मीर साहब ने कहा था, मीर साहब ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। तो अब तो दस्तार छोड़िए, अब सर की भी कीमत नहीं रही। दानिश्वरी न जिनसे हुनर और न इल्म फ़न, दानिश्वरी न जिनसे हुनर और न इल्म फ़न, अब चाहिए तो साहिब गुफ्तार चाहिए। तो अब जो है वो इसी का नाम है दानिश्वरी ज़माने में, किसी का जहन किसी की ज़बान लिए फिरिए। बस चर्ब ज़बान होना चाहिए आदमी को, उसमें इल्मी गहराई हो या ना हो, उसकी तरफ खूब ये सटायर है, तंज़ है। दानिश्वरी न जिनसे हुनर और न इल्म फ़न, अब चाहिए तो साहिब गुफ्तार चाहिए। पत्थर के डर से लोग कहीं पर तो छुप सकें, पत्थर के डर से लोग कहीं पर तो छुप सकें, शीशे के घर में ऐसी भी दीवार चाहिए, शीशे के घर में ऐसी भी दीवार चाहिए। शारिब दुकानें लफ्ज़ व मानी सजा तो लें, लेकिन कोई तो इसका तलबगार चाहिए। और हज़रात, हम लोगों के साथ भी कितनी दुश्वारी होती है। हम एक हफ़्ता पहले सभी आपा का खुतबा था यहाँ, शमीम निखत यादगारी खुतबा, और उस वक्त वो उस जज्बे में इतना सरशार थे और मेहमानों के इस्तकबाल में कि वो रात को जब उठे हैं बिस्तर से शारिब सर, तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। मगर उनकी भी मर्ज़ी यही थी, और हम लोगों ने भी उसको पूरा 3.5-4 घंटे का प्रोग्राम यहाँ कर लिया, और पब्लिक से इतनी खूबसूरती से हम छुपा ले गए, और वो ऑनलाइन बाद में हम लोग उनके घर पर गए तो कितना खुश हो रहे थे कि तुम लोगों ने किस सलीक़े से प्रोग्राम किया। मगर आज क्या अर्ज़ करें, ये सूरत हाल से हम लोग गुज़र रहे हैं। आइए सर, तो
कि अम्मार साहब की भी बहन का इंतकाल अभी हो गया, उनको सिदारत करनी थी। तो यूँ कहिए कि साहब जिसको कहते हैं कि अपनी अपनी तसव्वुर ज़ैदी साहब का एक शेर मुझे याद आया, वो इसी कबीले के बुज़ुर्गों में से थे। सुने बुज़ुर्ग साहब के गज़ल के हवाले से भी एहतशाम साहब शेर सुने परवेज़ भाई कि अपनी अपनी, अब वो जो बुज़ुर्गों वाली सफ़ खाली हुई है उनकी नज़र कर रहा हूँ, ये शेर अल्लामा तसव्वुर ज़ैदी का शेर है। अपनी अपनी प्यास भी मुझको मेरे साथी सौंप चले, अपनी अपनी प्यास भी मुझको मेरे साथी सौंप चले, अब ये मेरी तशना लबी एक मुश्तरका सरमाया है, अब ये मेरी तशना लबी एक मुश्तरका सरमाया है। तो हम सबसे ज़्यादा तो आसिम भाई को ताज़ियत पेश करेंगे, और बल्कि गुजारिश ये करेंगे, हालांकि आसिम भाई उस कैफियत में नहीं हैं, मगर दो जुमले अगर आसिम भाई से ही शुरू कर दें ताज़ियत के। आप नहीं मना, चलिए ठीक है, तो भाईजान को भी हम ताज़ियत पेश करते हैं। और तो अमर शफ़ीक भाई आप ही शुरू करिए, हमारे दोस्त की हैसियत से कि सिलसिला कहीं से शुरू हो, इसलिए कि ये थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी गुजारा है और बहुत मेरे दोस्त भी हैं, तो ताज़ियत का ये है जो जिससे भी हो पाएगा, मगर यह कि कहीं से सिलसिला शुरू हो। तो डॉक्टर मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब बहुत करीब से इन्होंने देखा है, और ज़ाहिर सी बात है हम लोग सब एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, कितनी किताबें और कितना ये इस वक्त का मौका नहीं है। मैं जनाब शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ताज़ियती कलमात से इस ताज़ियती जलसे का सिलसिला शुरू करें। सदर मोहतरम की इजाज़त से, सुराही सिरनुगू होकर भरा करती है पैमाने, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। तो ये शेर हमने बहुत बचपने में कोई पढ़ा था, मगर इस शेर को अपनी पूरी मानवियत के साथ ज़ाहिर होते हुए तब देखा जब प्रोफेसर शारिब उर्दौलवी साहब से मुलाकात हुई कि वाक़ईतन आला ज़र्फ़ लोग कैसे होते हैं। मेरी शारिब सर से बाद में तो बहुत क़ुरबतें हुई, लेकिन ये अजीब इत्तफ़ाक़ है कि माइक देखिए क्या है मैटर, बाद में हेलो, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि या नैयर भाई ने भी कहा कि क़ुरबतें मेरी सर के साथ बहुत रहीं, मगर हमारा आगाज़ जो हुआ था वो इख्तिलाफ़ से हुआ था। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, और उससे उनकी शख्सियत का पता लगेगा कि वाकई कितने आला ज़र्फ़ थे वो, जो मैंने शेर इब्तिदा में पढ़ा। यहाँ कुछ एक कूफ़े की भी सिफ़ात हैं जो उदबा में शोरा में पाई जाती हैं, तो उनका शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी हुआ। और रिसर्च स्कॉलर मजबूर होता है अपने सुपरवाइज़र्स के सामने, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो नहीं चाहता मगर करना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक तहरीर मेरे नाम से किसी ने लिखी। जाहिर सी बात है मेरे इल्म में थी कि वो लिखा गया है, ऐसा नहीं कि मैं उससे इनकार कर दूं कि मेरी नॉलेज में नहीं था, ये मुझे बताया नहीं गया था, वो सब लिखा गया। और वो अलवी साहब हमारे मौजूद हैं यहाँ, अंकल मेरे, आग में भी छपी तहरीर और सहाफ़त में भी छपी और दूसरे अखबारों में भी छपी। उसमें कुछ तंज़ बड़ी खूबसूरती के साथ शारिब सर पे किए गए थे, और वो मेरे नाम से तहरीर थी। और शारिब सर से बस उस वक्त तक मेरी दुआ सलाम थी, कोई ख़ास क़ुरबत नहीं थी, और ना कभी मुलाकात मेरी बहुत तफसील से उनसे हुई थी। मैंने दूर से उन्हें तकरीबात में देखा था, बस इतना ताल्लुक़ था। उसके बाद प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम में शारिब सर से मेरी मुलाकात हुई मेरी इस तहरीर आने के बाद, यानी अब मैं उसको अपनी कहूँगा, मेरे नाम से शाया हुई तो जाहिर सी बात है वो। तो सर से जब मुलाकात हुई तो मुस्कुराए, और मुझे शर्मिंदगी थी अंदर से कि मैंने सर के ख़िलाफ़ अभी 4 दिन पहले ही अखबार में लिखा, और आज इत्तफ़ाक़ से सामना भी हो गया, और शमीम आपा भी उसमें साथ में थी। तो सिर्फ मुस्कुराए वो, और कुछ नहीं कहा उन्होंने मेरी तरफ देखकर। शमीम आपा मगर नाराज़ हुई, कहने लगी शफ़क़ तुम ही हो? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो कहने लगा मेरा बस चले तो तुम्हारा सर कलम कर दूँ। वो थी ऐसी शमीम आपा, आप लोग जानते जिन्होंने करीब से देखा होगा। तो मैंने कहा आपा क्या हो गया? कि नहीं तुम्हें पता है क्या हुआ है? तो शारिब सर ने उनको खामोश किया कि इस तरह से नहीं करते, बाद में बात करेंगे, हम शफ़क़ से बाद में बात कर लेंगे। ऐसे करके वो आपा को खामोश कर दिया, बात ख़त्म हो गई। इत्तफ़ाक़ की बात है उसके 15 दिन 20 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि जो सर का स्कूल था शुआ गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे मैं सेंटर इंचार्ज बन के पहुँच गया। 10-15 दिन के अंदर ही बोर्ड की परीक्षाएँ होने वाली थी,
और मैं वहाँ का सेंटर इंचार्ज बना दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा सर के पास तो सर बहुत खुश हुए, कहने लगे कि तुम आ गए तो मुझे तक़वियत है, पता नहीं कौन आता कैसा आता। पहली बार हमारा ये सेंटर वक्फ बोर्ड उसका बोर्ड परीक्षा का सेंटर बन रहा है यहाँ पर, और हम वो सोच रहे थे कि कैसे लोग होंगे, कौन आएगा, किस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो पाएगी नहीं हो पाएगी। 1-2 दिन का मामला नहीं है, पूरे 1.25 महीने तक ये परीक्षा चलेगी। तो उसमें मैं बहुत टेंशन में था। सर बोले लेकिन जब तुम्हारा नाम मैंने देखा और आया कि तुम आ रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर पहली मुलाकात हमारी सर से वहाँ से शुरू होती है, और 1-1.25 महीने फिर मैंने सर के साथ में काम किया वहाँ पर सेंटर इंचार्ज की हैसियत से। और वो मोहब्बतें सर ने दी कि मैं बता नहीं सकता। शायद अगर बाप कहें तो कम है, उस्ताद कहें तो कम है। कौन सा लफ्ज़ उनकी मोहब्बतों के लिए दूं, शायद लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं उन मोहब्बतों का हक़ अदा कर सकूं जो मैंने उस दौरान उनके साथ रहकर हासिल की। और फिर शमीम आपा का नज़रिया भी मेरे ताल्लुक़ से काफ़ी बदल गया। जो उनको गुस्सा था और जो नाराज़गी थी, तो सर से जब हम करीब हुए तो मैंने बताया कि सर सच्चाई क्या थी। तो बोले बेटा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए तुमसे नाराज़ नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो तुमने नहीं लिखा है। क्योंकि हम पहचानते हैं। हेलो, ये माइक किसका है? अच्छा आ रही है, ठीक है। तो उन्हीं ने कहा कि हम पहचानते हैं कि वो तहरीर किसकी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा नहीं सर, मुझे शर्मिंदगी है कि उसमें जो जुमले लिखे गए वो मुझे बिल्कुल भी किसी एतबार से भी कबूल नहीं थे कि आपके लिए लिखे जाएँ, मगर मजबूरी थी, आप समझ सकते हैं। तो बोले नहीं मुझे मालूम है, वो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद से लेके और इंतकाल तक फिर जो सिलसिले हैं मोहब्बतों के और जो उनकी क़ुरबतों के, वो सब पर ज़ाहिर हैं। और वहाँ जो उनका कॉलेज था उसमें भी उन्हीं ने मुझे कमेटी में भी रखा। फिर मैंने ही जब मैं वक्त नहीं दे पाता था मसरूफ़ियत की वजह से, सर से कहा कि सर मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ तो फ़ायदा नहीं इस तरह से नाम खाली देने से। तब फिर वो दूसरे लोगों को उन्होंने और जब चेंज की कमेटी तो उसमें किसी और का भी नाम बढ़ाया, और फिर मैंने अपने नाम को वहाँ से सर से गुजारिश की कि हटा दिया जाए, तो वो हटा दिया गया। लेकिन सर की जो मोहब्बतें उल्फतें हैं वो वाकई में लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती हैं। और जिस तरह से उनके अंदर एक ख़ास जज्बा था तालिब इल्मों की पजीराई करने का, वो बहुत कम असातिज़ा में पाया जाता है। जब मेरी किताब आई इरफान सिद्दीकी शख्स और शायर, मैं सर के पास गया कि सर इस पर अपने तासुरात लिख दीजिए। आप देखें किताब में मौजूद हैं किस तरह से उन्होंने एक छोटे से तालिब इल्म की हौसला अफजाई की है। वो मेरा एमए का मकाला था, लेकिन सर की जो राय है उस राय ने शायद मेरे मकाले के वक़ार और मेयार को बढ़ाया है। इसी तरह से जो मेरी अभी लास्ट किताब आई कोरोना के ज़माने में, सैरफ़ी अदब, तो फिर मैं सर के पास गया। मैंने कहा सर अब ये तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है तो इसको देख लें। तो बोले बेटा मैं तो लिख चुका हूँ एक बार आपकी किताब पर। तो हमने कहा सर वो दूसरी किताब थी, वो फ़न व शख्सियत के ताल्लुक़ से, तनक़ीदी आपका असल मैदान है, उसके ताल्लुक़ से इसमें चंद सतरें आपकी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो पूरा मजमून सर ने उस पर भी लिखा, सैरफ़ी अदब पर भी, और वो मेरी किताब में शामिल है। तो इस तरह से जो तालिब इल्मों की जिस तरह वो हौसला अफजाई करते थे, और अब सच कहूँ तो अब कोई नज़र नहीं आ रहा है ऐसा शहर में कि जब भी कोई इल्मी मसला होता था, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो बेझिझक एक नाम था शारिफ सर का हमारे जहन में कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे और मसला हल हो जाएगा। और हमारे असातिज़ा मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बहुत से असातिज़ा ऐसे होते हैं कि इल्म तो उनके पास बहुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो अपनी इल्मियत के साथ तलबा को जलील भी करते हैं। यानी इल्म देना चाहते हैं अपना और उन तक पहुँचाना भी चाहते हैं, मगर उन्हें जलील करके, एहसास ज़िल्लत के साथ। लेकिन शारिफ साहब के अंदर ये खूबी थी कि वो जब इल्म तकसीम करते तलबा में, वो कहीं से ये महसूस नहीं हो देते थे कि वो कोई मामूली तालिब इल्म है। उसको बिल्कुल इस तरह से गुफ्तगू करते थे और ऐसे उसके करीब जहन के पहुँच जाते थे कि महसूस होता था कि जैसे कोई फ़ासला ही नहीं उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में। तो ऐसे कम लोग होते हैं मेरी नज़र में। सिर्फ इस लखनऊ में अम्मे मोहतरम इब्राहिम अलवी साहब भी मौजूद हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वो क्योंकि सहाफ़ी हैं मैंने उनसे पढ़ा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है, वो एक अलग चीज़ है। मगर जो मेरे असातिज़ा हैं प्रोफेसर नैयर मसूद साहब, जो नैयर भाई के भी उस्ताद हैं, और प्रोफेसर शारिफ दौलवी साहब, ये दो लोग ऐसे हैं कि जिनकी मोहब्बतें, जिनकी शफ़क़तें तलबा शायद कभी भुला ना सकें। और तहज़ीब और सक़ाफ़त अगर कहें कि उर्दू को मुजस्सम होते हुए देखना था तो हम इन लोगों में देख सकते थे कि उर्दू अगर मुजस्सम होती तो नैयर मसूद की शक्ल में होती या शारिफ दौलवी की शक्ल में होती।
ये ऐसी अहम तरीन शख्सियात हमारे दरमियान से बहरहाल रुखसत हो रही हैं। और अभी ये ख़बर गम नैयर भाई ने सुनाई कि अम्मार साहब की बहन का भी इंतकाल हो गया है, जिनको आना था अम्मार सर को, इस वक्त यहाँ पर वो नहीं आ सके। एक और अभी ख़बर गम मुझे रास्ते में मिली, आरिफ लखनवी साहब का भी इंतकाल हो गया है, शहनशाह बिल्डिंग वाले, बड़े अच्छे बुज़ुर्ग शायर थे, क्लासिकल अदब में उनका बड़ा मुकाम है लखनऊ के हवाले से। अभी उनकी तदफीन है तालकोट करबला में। अभी हमें इसलिए बीच में जाना भी होगा, माजरत भी चाहता हूँ मैं यहाँ पर। और अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर मुंतशिर बातें हैं, आज कोई इल्मी तकरीर नहीं की जा सकती है। और जाहिर सी बात है इस वक्त बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सर का गम इतना है, बस मैं यही कि सब लोगों को ताज़ियत पेश करता हूँ और एक दूसरे को ताज़ियत ही पेश कर सकते हैं हमारे पास, और क्या है इसके अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ी हुसैन शफ़क़ साहब। असल में हम लोगों की आदत सी हो गई है कि शारिफ सर के बगैर कुछ बोल ना पाएँ। ऐसा लगता था कि अगर कुछ कहीं कमी होगी तो वो दुरुस्त कर लेंगे, या ये कि हमारे सर पे कोई है। तो आज उनके बगैर, जैसे ना कि बच्चों को जो उंगली पकड़ के चलने की आदत होती है, तो जब बुज़ुर्ग नहीं होता है तो चलना मुहाल होता है 2 कदम, वो वाली कैफियत हो रही है। और ऐसे ही मुझे लग रहा है नलिन रजन साहब भी हमारे, यानी उन्होंने भी, मुझे लग रहा है गिनतियों में तो नहीं कह सकते कि कितनी बार शारिफ सर की सदारत में, उनकी मौजूदगी में यहाँ पे अपने पर्चे पढ़े हैं, बातें की हैं, और हमारे डिस्कोर्स में और मुबाहिसे में और मुज़ाकरे में और मुकालमे में उन्होंने हिस्सा लिया है। आज शारिफ साहब के बग़ैर मैं उनको भी ताज़ियत पेश करूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा, बेहतरीन बोलने वाले हैं। अच्छा, आज जो है वो किसी की तारीफ़ क्या, बस ये है कि हम सब उनके चाहने वाले हैं। मैं डॉक्टर नलिन रजन साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद जुमले पेश कर दें। और हाँ, जमाल साहब अभी थोड़ा बुजुर्गों में। सबसे पहले तो मैं शारिफ रुदौलवी साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कल भी हम लोगों ने जनवादी लेखक संघ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। शारिफ साहब को जितनी जानकारी थी पहले कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनका जो अध्यापन का कार्यकाल था और उर्दू विभाग से उनका जो ताल्लुक़ था, उसके बारे में काफ़ी जानकारी थी। लेकिन जहाँ तक बातचीत का सिलसिला है मंच पर, 10 साल पहले एक सभागार हुआ करता था बड़ा अच्छा सा, जिसे नष्ट कर दिया 2017 में, जयशंकर प्रसाद सभागार। वो 2017 से बन रहा है, न बना न बन पाएगा। तो वहाँ पे एक कार्यक्रम में शारिफ साहब के साथ हम दोनों लोग वक्ता थे। वो पहली मुलाकात थी और शारिफ साहब ने उस पहली मुलाकात में मुझसे थोड़ी नाराज़गी भी जताई थी, क्योंकि जिनका कविता संग्रह था वो बहुत अच्छा नहीं था और मैंने उनको मना किया था कि मुझसे मत बुलवाइए। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप थोड़ी तारीफ़ थोड़ी आलोचना कर दीजिएगा। लेकिन ज़्यादा ख़राब था तो मैंने ज़्यादा उनकी खिंचाई कर दी कि भाई ये क्यों इसका विमोचन कराया, अभी सीखना था और आगे। तो शारिफ साहब ने बाद में कहा कि देखो ऐसा है कि जो प्रगतिशील और जनवादी लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि लोगों की हौसला अफजाई करें, अच्छी अच्छी बातें कहें। शुरुआत में ही उनकी इतनी मत खिंचाई कर दो पहले संग्रह में ही कि वो टूट जाएं और आगे फिर अच्छा ना लिख सकें। फिर उसके बाद उसी सभागार में सरविंद विक्रम जी का एक कविता संग्रह आया था, दुख की बंदिशें। उसमें भी शारिफ साहब और हम लोग साथ थे और वो जनवादी लेखक संघ के ही बैनर से हुआ था। उसके बाद वो सिलसिला रुका नहीं और अनगिन बार शारिफ साहब के साथ बात करने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला। उनकी अध्यक्षता में इस सभागार में कई बार बोलने का मौका मिला और वो बहुत खुश रहते थे। विलायत जाफरी साहब आज नहीं हैं। जब बात प्रेमचंद को लेकर के हुई तो विलायत जाफरी साहब और शारिफ साहब ने कहा कि नहीं, हिंदी वालों में से नलिन बोलेंगे, और यहाँ पे बातचीत हुई थी। अली सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी या फिर साहिर लुधियानवी, जिन पे भी कार्यक्रम हुए जब मैं बोलता था, वो बहुत खुश होते थे और उस कमरे में फिर बैठ करके, और इतने खुश हुए कि बाद में सरवत भाई के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि जब ये तरक्की पसंद अवार्ड शुरू किए हो तो ये अवार्ड एक नलिन को मिलना चाहिए। और इसी सभागार में यहीं पर उन्हीं के हाथों
हमने कैफ़ी आज़मी तरक्की पसंद अवार्ड भी लिया था। तो उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक सबसे जो होती है बात कि डाउन टू अर्थ जिसको हम कहते हैं कि एक ज़मीन से जुड़ा आदमी कैसे पूरी शराफत के साथ ज़मीन से आखिर तक जुड़ा रहता है, वो उनमें खूबी थी। आखिरी कार्यक्रम राज्य संग्रहालय के सभागार में अनिल मिश्रा गुरुजी के एक कविता संग्रह का था, उस पर बातचीत हम दोनों लोगों को करनी थी। वो अभी कुछ महीने पहले की बात है। उसमें हम लोग शामिल हुए थे और वो बराबर ख़ास उनकी बात ये थी कि हिंदी और उर्दू दोनों को बराबर तवज्जो देते थे। वो बात करते थे कि इस समय कौन है, प्रगतिशील लेखक संघ में कौन देख रहा है, जनवादी लेखक संघ में कौन देख रहा है। तो अच्छा सगीर आ रहे हैं, सगीर अफराहीम, तो ये आपके जलेस में है, हाँ जलेस में है। और अलीगढ़ में कौन है, दिल्ली में कौन है। जावेद साहब आए थे जब उस समय भी, तो वो इंटरेस्ट लेते थे, उम्र के इस पड़ाव पर भी पूरी रुचि लेते थे कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है और उसकी प्रगति कैसी चल रही है, चाहे वो हिंदी का है चाहे उर्दू का है। कतई वो हिंदी वालों से कटे हुए नहीं थे। राजेश जोशी को जब यहाँ कैफ़ी आज़मी अवार्ड मिला, सत्तू साहब आए थे, उस ऑडिटोरियम का उद्घाटन था, तो भी उन्होंने उनके कविता संग्रह और कहानी संग्रह दोनों पे तैयारी करके अपनी बात रखी थी। तो एक ऐसी शख्सियत जो उर्दू के साथ हिंदी पर भी अपनी एक राय रखते थे, उसको इज्जत देते थे, उसको समान रूप से मानते थे। और इस एकेडमी को तो आगे बढ़ाने में उन्होंने जो रोल अदा किया है उसको नहीं भुलाया जा सकता। बीच में एक दौर आया था जबकि लगा कि एकेडमी कहीं शिकंजे में ना आ जाए, सरकारी शिकंजे में। मैं उस वाक़े का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसको उबारने में भी अगर किसी की बड़ी भूमिका थी तो वो शारिब साहब थे। वो शारिब साहब ने अपनी कलम से बहुत सारे ऐसे काम किए जो उन पे हमेशा दिल्ली के एक उर्दू के हमारे प्रोफेसर ने कहा कि नहीं नहीं वो प्रगतिशील थे, अब नहीं है। हमने कहा नहीं भाई ऐसे मत कहिए, ये ठीक नहीं है। उन्होंने जो काम किया है वो कैसे कैफ़ी एकेडमी को बचाया है ये आप शायद नहीं समझ पाएंगे। जब आप कोई संगठन चलाते हैं, जब कोई आप संस्था चलाते हैं, जब कोई आप अकादमी चलाते हैं, तो कई जगहों पे ऐसी स्थितियां आती हैं कि उन स्थितियों में आपको थोड़ा सा लचीला होना पड़ता है, थोड़ा सा उदार होना पड़ता है। हमारे बहुत साथी उस समय नाराज़ हुए थे, लखनऊ के साथी भी नाराज़ हुए थे, लेकिन उस लचीलेपन से एक प्रस्ताव जो पारित हो चुका था उसको उन्होंने रिवर्ट कराया। तो ये एकेडमी तो उनकी अध्यक्षता में जो बची रही उसका बड़ा रोल एक तरह से शारिब रुदौलवी साहब का है, और जो लोग हैं वो जानते भी हैं कि वो क्या भूमिका थी। तो इसलिए वो समय के साथ चलने वाले आदमी थे, चीज़ों को समझते थे और कहाँ अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होना है और कहाँ रुख को लचीला कर लेना है, ये बखूबी जानते थे। उनकी जो देन है प्रगतिशीलता को, जनवाद को, वो हमेशा याद की जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके बताए रास्ते पर जो अकादमी का रास्ता उन्होंने तय किया था उसमें वो तरक्की पसंद का जो बीज है वो अकादमी भी नहीं छोड़ेगी और उनके जो शिष्य लोग हैं वो भी नहीं छोड़ेंगे। साहिर साहब पे कार्यक्रम हुआ तो उसी समय मैंने कहा था कि शैलेंद्र की भी शताब्दी आ रही है, शैलेंद्र पर भी कार्यक्रम होना चाहिए। शारिब साहब ने कहा बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग सितंबर में प्लान भी किए थे, लेकिन कुछ कारणों से उसको हम खुद ही कर पाने की स्थिति में नहीं थे और बात नहीं हो पाई, वो बात रह गई। निश्चय ही वो कार्यक्रम होता या होगा, अभी आगे ज़रूर हम लोग करेंगे। तो उसकी भी अगर कोई सदारत करता तो शारिब रुदौलवी ही करते। उनका जाना हम लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं एक बार पुनः उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत शुक्रिया नलिनी जी। अच्छा, अब हमारे बुज़ुर्गों में वो कमर जहाँपा, आपको हम ताज़ियत पेश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ आगे आ जाइए कमर जहाँपा, या एक कुर्सी में अगर
ये यहाँ आ जाइए। या अब हमारे चंद बुज़ुर्ग हैं, कमर जहाँ आपा ने भी पूरी उम्र सर्फ़ की। हमें फ़ख्र है कि अभी ये 2-1 चिराग और हैं, तो अल्लाह इनको सलामत रखे। और जो बात अभी नलिनी जी ने कही बिल्कुल सही कही कि मसलन शुआ फ़ातिमा का इंतकाल हुआ तो उस पर बजाय ये कि वो उदास रहें, उन्होंने उनके नाम पे एक स्कूल खोल के हज़ारों बेटियां ऐसी जो शुआ फ़ातिमा थीं और उनको तालीम दे दी। शमीम आपा का इंतकाल हुआ तो शमीम ने खत फिक्शन अवार्ड का सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये उनका तरीक़ा था शारिब सर का। खैर देखिए, यहाँ पे ज़रा तरतीब के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सबको गम है इसलिए मैं चाहूँगा कि सब थोड़ा थोड़ा बोल लें। मैं अपने दोस्त डॉक्टर उमैर मंज़र साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी चंद जुमले जो हैं वो ताज़ियत के, और वही है ताज़ियत के लिए बुलाने का मतलब, हम आपको भी ताज़ियत पेश करते हैं। तशरीफ़ ले आएँ शारिब सर के करीबी चंद नई नस्ल के जो राइटर्स हैं उनमें हमारे उमैर भाई बहुत आगे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, वाक़तन पूरी अदबी दुनिया के लिए और हम ख़ास तौर से लखनऊ वालों के लिए एक बड़ा सानिया है। यहाँ पे कुछ भी होता था, कोई भी अदबी सरगर्मी होती थी, और अब तो अदबी सरगर्मियों का एक बड़ा महवर या एक मरकज़ जो है ख़ुद शारिब साहब की शख्सियत थी। यहाँ उन्होंने शमीम निखत साहिबा के इंतकाल के बाद जिस तरह के लेक्चर्स का या प्रोग्राम्स का, यानी हमें बुज़ुर्गों से भी मुलाकात करवाई और नए नस्ल की सलाहियतों को भी उन्होंने, तो ऐसा बड़ा काम है या ऐसी बड़ी चीज़ है। यानी एक शख्स जो अपनी किताबों से, उनकी एक किताब उर्दू तनक़ीद के हवाले से, उर्दू का कोई भी तालिब इल्म जब तक उस किताब को नहीं पढ़ेगा तो शायद उसका ग्रेजुएशन या पीजी उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए कि बहुत बुनियादी किताब, अहम किताब है, और एक किताब ऐसी है कि जिसके मुतअद्दिद एडिशन, 1-2 एडिशन नहीं, मुतअद्दिद एडिशन, और हर एडिशन में उन्होंने वो कुछ न कुछ नया करते थे। जो तनक़ीद के नए रुझानात थे, जो नई शख्सियात थीं, उन सब का तारुफ़ कराते थे। तो बहुत ही बामानी किताब अब भी है। और एक अहम ख़ूबी ये कि ऐसा बहुत कम होता है कि शारिब साहब ने अपने शागिर्दों को जिस कदर आगे बढ़ाया, उनके लिए जो मौक़े फ़राहम किए। और लखनऊ में एक ज़माने, यानी इधर 10 सालों से जो हमने देखा कि उनके शागिर्दों के आने की वजह से भी यहाँ की महफ़िलें बहुत ही बावक़ार हुईं। अहले लखनऊ यानी शारिब साहब के जाने का एक जो गम है वो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम इस बात पे हमें बहुत इत्मीनान है कि 2019 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड दिया गया, तो यहाँ से एक किताब शाया की गई उनकी खिदमात की एतराफ़ में नज़र शारिब के उन्वान से। वैस संभली साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत कम अरसे में, 1 महीने के अंदर, उनके शागिर्दों से, बुज़ुर्गों से और लोगों से मज़ामीन इकट्ठा करके एक बहुत ही खूबसूरत किताब, यानी शारिब साहब का जो कारनामा है, जो उनके काम हैं, उन सारी चीज़ों को उस किताब में उनका एक तारुफ़, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये लखनऊ वालों ने, शारिब साहब ने जो किया उसका तो कोई बदल नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इस किताब के हवाले से जब उनको अवार्ड मिला तो जो कुछ भी उनके शागिर्द, उनके चाहने वाले, उनकी अक़ीदतमंद अपने एक बड़े बुज़ुर्ग के साथ कर सकते थे, उसका एतराफ़ नज़र शारिब पे किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओवैस भाई ने तो आज अखबारात में उनका मज़मून भी बहुत तफसील के साथ है। हम सब उनकी उन मोहब्बतों को याद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ओवैस भाई से गुजारिश करूँगा कि चंद जुमले कह भी दें, और हम उनको भी ताज़ियत पेश करेंगे, और उनके मामू जान से, ज़ाहिर सी बात है, हफ़ीज़ साहब से, वो सारे बुज़ुर्ग हम लोगों के सामने से ऐसा लग रहा है कि एक कहकशां रुख़सत हो गई। तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अक्सर लोग वो मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी का मुझसे बहुत ज़्यादा अरसा शारिब साहब के साथ गुज़रा। महज 14 बरस का एक ताल्लुक़ है मेरा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे मामू जान के साथ उनका ताल्लुक़ निस्फ़ सदी से ज़्यादा का था। लेकिन इस 14 बरस के अरसे में जो मोहब्बतें हमारे हिस्से में आईं, आज जब उन्हें याद कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये एक कीमती सरमाया है जो हमारे पास अब उनकी यादों की शक्ल में महफूज है। अपने मामू जान की निस्बत से उन्हें हमेशा शारिब मामू कहा, और शारिब मामू ने भी एक मामू की तरह ही मेरे हिस्से में बेपनाह मेरे दामन में अपनी मोहब्बतें डाली। यहाँ हम सब जमा हुए हैं एक दूसरे को, सही मानों में यह है कि
हम सब एक दूसरे की ताज़ियत के मुस्तहिक़ हैं कि हम सब एक दूसरे को ताज़ियत पेश करें। इससे ज़्यादा ये है कि बहरहाल फिर किसी मौके पर कभी कोई गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल तो मैं अपनी तरफ़ से और अपने तमाम घर वालों की तरफ़ से एक ताज़ियत पेश करता हूँ आप सब की खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तक़दीस फ़ातिमा भाभी से गुजारिश करूँगा कि इधर कमर जहाँ अपा हैं, भाभी हैं, आ जाएँ इधर थोड़ा सा। और आपको बहुत ताज़ियत ख़ास तरीके से, अभी तो वक़ार भाई के गम से ही आपके लिए बहुत सख्त मंजिल थी, मुसीबत थी। अब उसके बाद शारिफ साहब जैसा सरपरस्त भी अब सर से उठ जाना बड़ा मुश्किल काम है नजम भाई। अब मैं मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में हमारे इमाम जुमा हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अबुल क़ासिम साहब, ये उनकी मोहब्बतें। आप सोचिए कि शारिफ साहब की एक तो उनका जो इल्मी घराना था, उनके वालिद साहब सदरुल्लाह फ़ाज़िल थे, और वो दो उस ज़माने में दो चीज़ें हुआ करती थी हिमांशु भाई, एक तो तिब और एक ये दीन। तो दोनों में उनके वालिद साहब यानी हिकमत में भी हकीम और इधर इल्म दीन में भी, और ऐसे बैकग्राउंड। खैर उस वक्त सभी लोग ज़मींदारियाँ छोड़ के तरक्की पसंद होते थे ठोकर मार के, तो उसी सिलसिले की रवायत को आगे बढ़ाने वाले शारिफ सर थे। और उन्होंने रिश्तों के रख रखाव को हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी मज़हब मसलक सबसे बुलंद होके इंसानियत किसे कहते हैं, सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता जो होता है उसको निभाया। तो मैं गुजारिश करूँगा अली जनाब मौलाना अबुल क़ासिम साहब से जो ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ ले आए हैं, आपको भी ताज़ियत पेश करूँगा उनके लिए, और आपसे गुजारिश करूँगा कि ताज़ियती कलमात अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब अर्ज़। यकीनन बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा ख़सारा है उर्दू अदब का। मेरा बराह रास्त उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन लाताल्लुक़ी भी नहीं थी। पिछले 18 सालों से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं, लेकिन अवधनामे के तवस्सुत से, सहाफ़त के ज़रिए से उनकी खिदमात नज़र से गुज़रती रही हैं। बरादर अज़ीज़ जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, अभी मैं कुछ देर पहले ही पहुँचा हूँ और इंशाअल्लाह कल सुबह वापसी भी है। इन्होंने इत्तला दी तो अपने आप को रोक नहीं सका, और रोकने का सबब, जो रोक न सका उसका सबब कुरान मजीद के सूरह ज़ुमर की वो आयत थी जिसकी मैंने तिलावत की है। क्या आलिम और जाहिल बराबर है? देखें, जब हम इल्म की गुफ्तगू करते हैं तो अक्सर यही समझा जाता है कि जिनके हाथों में मेहराब व मिंबर है, जो साहिब दस्तार फ़जीलत हैं, वही आलिम है। लेकिन इल्म का दायरा बड़ा वसी है। शायर भी थे, अदीब भी थे, और उनकी ख़ास बात मुतवाज़े भी थे और मुतवाज़िन भी थे। उर्दू के साथ, हिंदी के साथ, दोनों के साथ इस तरह का रिश्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन बाकमाल लोग वही होते हैं जो मुश्किल को आसान कर देते हैं। और तवाज़ो जो है, इसके ताल्लुक़ से इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जहाँ फरमाते हैं अत्तवाज़ो निअमतुन ला युहसदु अलैहा। तवाज़ो एक नेमत है जिस पर हसद नहीं किया जा सकता। पैसा आ जाए हसद करेंगे लोग, हल्का अहबाब वसी हो जाए लोग हसद करेंगे, इख्तिदार और अख्तियार के मालिक हो जाएं हसद करेंगे। लेकिन क्या कोई हसद करेगा कि वो इंसान कितना मुतवाज़े है, कितना डाउन टू अर्थ है? और डाउन टू अर्थ जो होगा ना, वही ज़मीनी मसाइल को समझ सकता है। और जो ज़मीनी मसाइल को समझेगा, उसी में सलाहियत पैदा होगी कि ज़मीनी मसाइल को हल कर सके। किसी ज़माने में मंजर भोपाली साहब ने कहा था कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आओ, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। तो बहरहाल
शायर ज़मी के मसाइल पे बात करने वाला हो, और फिर उसके बाद जैसा कि नैयर भाई ने कितनी अच्छी बात कही और गज़ल सुनाई उनकी कि अल्फाज़ मानी की दुकान सजाना, लेकिन दुकान सजाई, मुअल्लिम बने रहे, ताजिर नहीं बने। और जब मुअल्लिम बने तो कुछ इस तरह से कि सदक़े जारिया की सूरत में तहरीक का नाम तो शुआ रखा, लेकिन आफताब रोशन कर गए। तो यकीनन खिदमात हैं कि मैं बस यही कहूँगा उनके इल्म के हवाले से कि देखिए, किसी आदमी का इल्म और उसका इल्मी कद मुतय्यन करना बहुत सख्त है, नहीं बता सकते। और हम जैसे जिला वतन लोग कहाँ बता सकते हैं। अच्छा, ये जिला वतनी खुद ही मुंतखब की है तो हज़ारों किलोमीटर के फासले पर, लेकिन आम तौर पे बस 3 तरीक़े होते हैं, उस्ताद, शागिर्द और साथी। उस्ताद की बात की जाए, अच्छा मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि मेरा आबाई ताल्लुक़ आज़मगढ़ से, मगर मेरी पैदाइश जो है बॉम्बे की है, पला बढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद ईरान, और उसके बाद बहरहाल अफ्रीक़ा, और उसके बाद इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन कि बहरहाल इस वक्त कैफ़ी आज़मी साहब से मंसूब एकेडमी, वहाँ गुफ्तगू हो रही है। और फिर उसके बाद उस्ताद कौन, जब आपने PhD की तो डॉक्टर सैयद एहतशाम हुसैन साहब माहौली, सरवत भाई के हम वतन और अज़ीज़। तो तनकीद की जब भी बात होती है ना, आम तौर पे तो तसव्वुर ये होता है कि तनकीद करने वाला बदमिजाज होगा, मुतकब्बिर होगा, ज़बान अच्छी नहीं होगी। हालांकि कहाँ ज़बान की बात, उर्दू के हवाले से तो मैं इतना जानता हूँ, अशोक साहिल साहब ने क्या खूब कहा है कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं, जब से ज़बान पर तहज़ीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर, तो तहज़ीब मेहरबान हो जाती है। और फिर उसके बाद अगर शारिब रुदौलवी जैसा बोलने वाला हो कि वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू, तो कमाल ही हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था तनकीद के ताल्लुक़ से, बहुत ही शफ़ीक़ उस्ताद थे आपके। तो इतना जानता हूँ कि अगर कोई उर्दू अदब की तनकीद निगारी की बात करेगा तो सबसे पहले जो जहन में नाम आएगा, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि तबादुर जो जहन में होगा, वो एहतशाम हुसैन साहब का होगा। तो आज उस शख्स की वफ़ात पर ताज़ियती जलसे में जमा हुए हैं, जिससे एक फ़ासले पर हम एक वसीले से और एक वास्ते से डॉक्टर एहतशाम हुसैन तक पहुँच जाते थे। शागिर्द अज़ीज़म बरादरम डॉक्टर शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, तो आज शागिर्द भी यहाँ मौजूद है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितना बड़ा इंसान था कि वो उस्ताद और ऐसा शागिर्द जिसने कम उम्री में माशाअल्लाह इतना कमाल हासिल कर लिया है। तवाज़ो के ताल्लुक़ से एक बात और कहता हुआ चलूँ कि इन्होंने कहा कि झुक के मिलते थे, मोहब्बत से पेश आते थे। तो देखें, तकब्बुर और अकड़ ये ज़िंदगी की अलामत ही नहीं है। इसलिए क्योंकि हुक्म शरीयत भी है कि जब कोई मरने लगे तो कहा आंखें बंद कर दो, होंठ उसके बंद कर दो, हाथ और पांव सीधे कर दो। अगर मैयत ठंडी हो जाएगी, अकड़ जाएगी। तो अकड़ना तो मौत की अलामत है, झुकना ज़िंदगी की अलामत है। वो कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। आपको जाना है वहाँ दूसरी मैयत में भी। मौलाना अबुल कासिम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ा कीमती वक्त दिया। और अब बात उन्होंने बेहतर कही, बहुत अच्छी बात कही कि एक उस्ताद जो है वो अपने शागिर्दों से ही पहचाना जाता है। तो शारिब साहब ने अपने शागिर्दों का एक पूरा सिलसिला और ज़र्री सिलसिला जो है वो अपने बाद छोड़ा है। अच्छा, वहीं पे दूसरे फ़ख्र की बात ये भी है
कि न सिर्फ ये कि उन्होंने जो है वो एक शागिर्दों का सिलसिला छोड़ा, बल्कि वो ख़ुद भी प्रोफेसर एहतशाम हुसैन जैसे उस्ताद के शागिर्द थे। तो जब उनके शागिर्द इतने अहम हैं तो वो जिसके शागिर्द रहे होंगे वो एहतशाम साहब कितना बड़ा नक्काद रहा होगा। हम लोगों ने तो उनको पढ़ा ही है, देखने का तो शरफ़ हमें नहीं हासिल हुआ, लेकिन फिर भी आज मानवी तौर पे हम लोग उस्ताद तस्लीम करते हैं प्रोफेसर एहतशाम साहब को, एहतशाम हुसैन साहब को। अच्छा, जब हम वहाँ तक पहुँचे तो कम से कम ये है कि नाम का असर तो होता ही है, वो सोबल्टी, वो कम लफ्ज़ों में बात कहना, वो तनासुब अगर किसी के पास है तो हम एहतशाम नाम का ही एक उस्ताद तलाश करते हैं। और मैं डॉक्टर एहतशाम हुसैन खां साहब से, एहतशाम खां साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ताज़ियती कलिमात कहें, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और बेहतरीन उस्ताद हैं और बहुत मुतवाज़िन गुफ्तगू के शख्स हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ। जनाब सदर की इजाज़त से प्रोफेसर शारिफ रज़ौलवी साहब का शुमार एक अहसास शख्सियत में होता है, ये हम सब वाकिफ़ हैं। और उनके जाने से इतना बड़ा अदबी ख़सारा हुआ है जो शायद उसका पुर होना मुमकिन नहीं। मेरा ताल्लुक़ उनसे बराह रास्त था। 1995 से 2000 तक मैं उनका शागिर्द रहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो मैंने बहुत करीब से देखा है। उनके इल्म के ताल्लुक़ से एक तवील गुफ्तगू हो सकती है, मैं बस अपने तजुर्बात को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये वक्त वही है, हम सब मग़मूम हैं, बल्कि पूरी अदबी दुनिया मग़मूम है। तनक़ीद अपने आप में एक खुश्क मौजू है, लेकिन जिस शख्स के ताल्लुक़ से आज ये जलसा हो रहा है उसको ये कहें कि उर्दू तनक़ीद का आखिरी सुतून थे वो जो मुनहदिम हो गया, तो शायद ये भी छोटा जुमला होगा। ये खुश्क मौजू जब हम क्लास में जाते थे तो हमारे लिए दूसरे असातिज़ा भी ज़ाहिर सी बात है मोहतरम थे, लेकिन शारिफ साहब की क्लास हम दूसरे असातिज़ा की क्लास मिस भी करते थे। वो ज़माना ऐसा होता है कि आम तौर पे कभी कभी लोग क्लास स्किप कर देते हैं या कुछ ताख़ीर से क्लास में पहुंचते हैं कि भाई पहुंच जाएंगे, अटेंडेंस हो जाएगी। लेकिन शारिफ साहब के साथ मामला ऐसा था कि हमारे कोई भी जो क्लासमेट्स थे सभी लोग ये कोशिश करते थे कि उनके क्लास में वक्त से पहुँचें, बल्कि वक्त से पहले पहुँचें। और एक एक जुमला इतना फसीह बलीग होता था, लेकिन इतनी आसान ज़बान में उसको इस्तेमाल करते थे जो तनक़ीद जैसा खुश्क मौजू भी आसान बना देते थे। और तनक़ीद को जो भी हमने समझा वो शारिफ साहब की ज़बान में ही समझा। शारिफ साहब का जो नज़रियाती या मकतब फ़िक्र हम कहें, ये भी एक अहम बात है जिसका ज़िक्र होना लाजमी है। शुरू से आखिर वक्त तक वो जिस मकतब फ़िक्र से वाबस्ता रहे, जिस कमिटमेंट के साथ रहे, ये उन्हीं का हिस्सा था। आखिर तक उसी के साथ कमिटेड रहे। एक और अहम बात शारिफ साहब के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि उनकी शख्सियत बहुत ही अजीम थी। और आम तौर पे जो अमली ज़िंदगी में हम देखें कि बहुत अजीम जो शख्स होते हैं उनके आसपास एक हिसार कायम हो जाता है। शारिफ साहब ने अपनी शख्सियत के इर्द गिर्द कोई हिसार नहीं पैदा किया। उनसे कोई भी और कभी भी उतनी ही आसानी से मिल सकता था जो एक आम इंसान से मिल सकता था। ये उनकी अज़मत थी और शायद ये अज़मत दूसरे किसी इंसान में नहीं पैदा होगी। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना था, अभी भी सीखना था और हम सीख रहे थे। एक नस्ल की उन्होंने परवरिश की और दूसरी उनकी जो खूबी ये थी कि उन्होंने जिस नस्ल को देखा था वो हमारे लिए बहुत ही मोतबर नस्ल थी। अगर हम कैफ़ी आज़मी की बात करें या सरदार जाफ़री की बात करें, उनको तो हमने देखा, बराह रास्त देखा, लेकिन अगर मजाज की बात करें तो उनको हमने नहीं देखा था। वो शारिफ रज़ौलवी साहब की ज़बान से हम उनको देखते थे। तो वो भी एक सिलसिला टूट गया। मैं तमाम हज़रात को ताज़ियत पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाम भाई। हम अपने बुज़ुर्ग अनीस अंसारी साहब को भी ताज़ियत पेश करते हैं।
और असल में अब ये जो माशरे में ज़वाल की कैफियत है, ये जो लखनऊ पहले आपका शहर था, इसमें कुछ लोग पहले हम वाला रवैया अपनाने लगे हैं, जिस पे एक पोस्ट हमारे परवेज़ भाई की थी। खैर उनको हक़ भी है, हम लोग तो नहीं हिम्मत कर पाते, मगर मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ताज़ियत कबूल भी करें और ताज़ियती कलमात भी कहें। मलिकज़ादा परवेज़ साहब जिनको सामने पूरा एक अहद है, ये सारे बुज़ुर्ग हैं और उसी में उनकी तरबियत हुई है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा मलिकज़ादा परवेज़ साहब से कि वो हमारी ताज़ियत कबूल करें और ताज़ियत के अल्फाज कहें। मोहतरम सदर साहब, सबका नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत अहम शख्सियात यहाँ हैं। हज़रात, मैंने कभी एक पढ़ा था कि किसने लिखा है मैं ये भूल रहा हूँ, कि तुम्हें दुनिया में जब तक तुम हो इस तरह से रहना है कि जब तक तुम दुनिया में रहो लोग तुम्हारी सोहबत को पसंद करें और तुमसे मिलना पसंद करें, ये ख्वाहिश रहे। और जब तुम इस दुनिया को छोड़ो, दुनिया से इंतकाल करो, तो लोग तुम्हें मोहब्बत के साथ याद करें। मैं ये समझता हूँ कि ये बात अगर किसी पे सादिक आती है तो प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब हैं। शारिब रुदौलवी साहब कितने बड़े अदीब, कितने बड़े दानिश्वर, कैसे उस्ताद हैं, ये ज़ाहिर है मेरे जैसा शख्स क्या बताएगा, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा कि बहैसियत इंसान वो कैसे हैं, और मेरी जो उनकी मुलाकातें रहीं वो पिछले 20-22 साल की, जब वो लखनऊ शिफ्ट हुए और यहाँ उन्होंने रहना शुरू किया। और मेरे वालिद, मरहूम वालिद के, वो ख़ुद ये कहते हैं थे, आखिरी वक्तों तक उन्होंने मुझसे कहा कि शायद मैं लखनऊ में तुम्हारे वालिद का सबसे पुराना दोस्त हूँ। सन 52 से उन लोगों की दोस्ती थी। और हमेशा शारिब साहब के बारे में क्या कहा जाए, उतनी ही उम्र तकरीबन मेरे वालिद ने भी पाई। और इस उम्र में भी आप देखिए, जब लोग थक जाते हैं, लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, किसी ने भी बुला लिया वो वहाँ जाते थे। और मैंने ये देखा, एक बच्चा छोटा सा है जो उनके साथ चलता था, और वो किस तरह से उन जगहों पे, मतलब मेज़बान होटल की वो सीढ़ियाँ, ऊपर उनका हॉल, उस पर भी मैंने देखा कि शारिब सर जो है चले जाते थे और लोगों के प्रोग्राम्स को अटेंड करते थे। एक ऐसी शख्सियत, मैं क्या बताऊँ घंटों, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़हनी इंतशार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए। लेकिन सच बात है कि मीर ने कहा था कि पैदा कहाँ हो ऐसे परागंदा तबाह लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही। तो जिन लोगों के साथ शारिब साहब का बैठना हुआ है, और अजीब इत्तेफाक है कि मुझे उनकी बड़ी मोहब्बतें हासिल हुई हैं, जिसका ज़िक्र मैंने अपने ताज़ियती नोट में भी किया है। इसी हाल में बहुत अहम लोग बैठे रहते थे, उनके साथ मैं ऑडियंस में रहता था, और अपनी सदारती तकरीर में मेरा नाम ले लेते थे और मैं शर्मिंदा होता था कि मेरी हैसियत। लेकिन वो बहुत ही हौसला अफजाई, जब भी मैंने कहीं कुछ लिखा सोशल मीडिया पे, वक़ार भाई पे, मरहूम वक़ार भाई पे मैंने एक मजमून लिखा था, शारिब सर ने फ़ोन करके मुझे मेरी तारीफ़ की और मेरी हौसला अफजाई की। तो ऐसे लोग, बहुत बड़े बड़े नक्काल लखनऊ में आते रहे, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं, नौजवान लोग उन तक पहुँचते नहीं थे। यानी वो इस तरह से अपने को एक बहुत ही अकड़ और एक मतलब ऐसा कि हिम्मत नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब तक सभी के एक्सेस बहुत आसानी से हो जाती थी। मैंने ये देखा, और जिस तरह से वो लोगों की हौसला अफजाई करते थे शारिब सर। और शारिब सर देखिए, अब ये बिल्कुल कल किसी ने कहा कि अब हमारी नज़रें, मतलब जब तक मेरे वालिद रहे, ज़्यादातर प्रोग्राम की उर्दू के जो जलसे होते थे सदारत वो करते थे। उसके बाद एक सिलसिला है कि अगर शारिब सर रहते थे तो ज़ाहिर उनसे बड़ा, उनसे बेहतर कौन हो सकता था। अब ये भी है कि अब हम किसकी तरफ नज़र डालें। शारिब सर तो चले गए, लेकिन वो जगह जो उन्होंने खाली की है, वो हर फंक्शन में उर्दू के जब भी हम जाएंगे, या तरक्की पसंदों के किसी जलसे में जाएंगे, या जनवादी लेखक संघ के जलसे में जाएंगे, शारिब सर हम लोगों को याद आएंगे। कल से लखनऊ वालों के लिए मेरे दिल में बहुत सा दर्द भी सिवा हो रहा है, लेकिन उसका ज़िक्र किसी दिन और। मेरी बहुत शिकायतें हैं, उन शिकायतों का इशारतन मैंने आज सोशल मीडिया पे ज़िक्र भी किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि कद्र कीजिए इन बुज़ुर्गों की। अभी भी जो लोग हैं, इनसे हम लोग जितना सीख सकें, इसलिए कि हम लोगों को कुछ नहीं आता है, हमें तो उठना बैठना, बात करने की तमीज़ भी नहीं है हमें। लेकिन हम लोग जब शारिब सर रहते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे,
अभी 3 महीने पहले की बात है, और जिस तरह से उन्होंने मुझसे कहा, चौधरी शरफुद्दीन साहब के यहाँ गालिब और आम वाली वो प्रोग्राम चल रहा था, शारिफ सर आए। इत्तेफाक से थोड़ा पहले मैं पहुँच जाता हूँ, मेरी एक आदत है, आज भी मैं सबसे पहले आया, वक़ार भाई सईद भाई इसकी गवाही देंगे। तो मैं शारिफ सर से कहा, मैंने कहा सर आप क्यों इतनी जहमत आपने की? कह लगे परवेज़ इतनी मोहब्बत से उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। और ये एक बात जो उन्होंने बाद में कही, कह लगे परवेज़ अब बहुत देर बैठा नहीं जाता है, तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद वो उस प्रोग्राम में भी तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे रहे। तो अब मैं यही कह सकता हूँ कि साहब कि शारिफ रुदौलवी अब जिस तरह से लखनऊ को लोग, लखनऊ वाले पुराने लोग मजाज को याद करते थे, उसी तरह मैं ये समझता हूँ कि उसी शहर रुदौली के ही प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। वो हमारे लिए एक दर्सगाह थे, उनके पास बैठकर उनसे गुफ्तगू करके हम लोग बहुत कुछ सीखते थे। मैं सबका जिक्र नहीं कर रहा, हो सकता है लोग ना सीखते हों, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं सिर्फ अपने वालिद का एक शेर शारिफ साहब की नज़र, उनकी यादों की नज़र करता हूँ, जो मैं अक्सर कि मैं एक जाम हूँ किस किस के होठ तक पहुँचूँ, मैं एक जाम हूँ किस किस के होठ तक पहुँचूँ, गज़ब की प्यास लिए हर बशर लगे है मुझे। वो प्यास जो शारिफ सर के लिए थी वो हमेशा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब एक सिलसिला तो ये है कि हमारे तमाम उनके अहबाब हैं और अदब वाले साथी हैं, इज़्ज़ा हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, मगर वो जो माहिम और माहिम का छोटा वाला वो भाई और वो नरेश, शारिफ साहब की सब ज़िंदगी थे। तो मुझे लग रहा है कि हमें, नरेश भैया आप आइए, 2 लफ्ज़ कहिए, चाहे खड़े हो जाइए, यहाँ आप आइए। आप देखिए कि ये कदरों को निभाना, हम लोग एक रिश्ता जो है वो 6 महीने नहीं चला पाते, मगर मुझे लग रहा है जब से हमने देखा शारिफ साहब की गाड़ी, नरेश भैया गाड़ी ले आओ, हैं, तो वो चीज़ें, ये बड़ा नेचुरल मसलन इनको जो मोहब्बतें थीं, जो 2 शब्द चाहे कह दीजिए, चाहे हाँ खड़े हो जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। ये तो ये इस तरीके से है ना, आ जाओ बेटा। हाँ, तो चाहे 2 जुमले कह दिए या खाली याद कर लीजिए या कहने, बस तो इतना हो गया। भैया फ़ोटो आप खींच लीजिए नरेश भाई का। आप लोग देखिए कि रिश्तों को कैसे निभाने वाले शख्स थे शारिफ रुदौलवी साहब। कई साल आप उनके साथ रहे? 20 साल। आप सोचिए, इनकी आवाज़, गला इनका, आ जाइए मेरे पास, आ जाइए आप, आइए। देखिए इनका गला भरा रहा है 20-21 साल कहते हुए, मगर मुझे लग रहा है ये सही सच्ची श्रद्धांजलि है, जो शब्द जो है वो आंसुओं में, लफ्ज़ आंसुओं में ढल रहे हैं। माहिम बेटा आप ये देखिए, ये अब इसकी पूरी फैमिली है, इसकी माँ है, उनका पूरा किचन संभालना। आओ बेटा, अब माहिम का छोटा भाई वो, आ जाओ बेटा, आओ। तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे ये बच्चे पैदा हुए उनके सामने और उनकी खिदमत की। और मैंने एक चीज़ और महसूस की कि अमूमन शायरों अदीबों के यहाँ जैसे हम अपने, देखिए मैं बहुत ज़ाती बातें करने लगा हूँ परवेज़ भाई, हम लोगों के यहाँ ये होता है कि बेटियाँ ज़्यादा हों तो गिरिए की आवाज़, लेकिन कल जब नमाज जनाजा के बाद थोड़ी देर के लिए लेडीज़ में जो जनाजा गया है तो वो पिट्टस की आवाज़ आई कि कितना भरा पूरा ख़ानदान छोड़। हिमांशु भाई को इसके बाद मैं बुला देता हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, खाली तुम लोग आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कुछ कहोगे दादा के लिए? कुछ बोलोगी, कहोगी? 2 जुमले बोल दो बेटा माहिम। हाँ, ये बहन बोल देगी। आप ये देखिए कि बिल्कुल औलाद की तरीके से कैसे वो रखते थे। आओ बेटा, आओ, शाबाश। हाँ, कुछ कह दो। हाँ, बोलो बेटा। हाँ, बाबा वैसे लाइक मैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि वो उस लेवल पे थे ना कि उसमें तो मुझे मतलब बताने में मुझे नहीं चाहिए कि उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, बट एज अ पर्सन वो इतने प्यारे, इतने लविंग और इतने इनोसेंट थे कि मतलब मेरा ख्याल रखना तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं नहीं जानती उन्होंने मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। जितना उन्होंने सबके लिए किया है उतना लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ मतलब मैं घर पे रह रही हूँ तो बाबा अगर मैं कॉलेज जाती हूँ तो उसमें भी वो पूछते रहते कि हाँ मतलब नाश्ता सुबह का किया कि नहीं किया, या फिर मतलब अगर आप वहाँ जाके कॉलेज आते मैंने लंच किया कि नहीं किया। यहाँ अभी मैं ICU में बाबा से मिल रही हूँ तो उनसे बात कर रही हूँ, वो अपनी तकलीफ़ें बताते हैं
कि भाई मुझे जो अपनी पेन है, वो तो इंसान आईसीयू में कौन भी जो भी होता है पेशेंट, वो अपनी फ़िक्र करता है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं, पर उनको फ़िक्र कि भाई माइन कैसे आई हो, कहाँ से जाना है क्या। मुझे बाबा के साथ रहते हुए ऑलमोस्ट लाइक आई हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स। मैं मतलब कहाँ से शुरू करूँ कि अब्बा की जब डेथ हो गई मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि सिर्फ बाबा की वजह से उन्होंने एक चीज़ की मुझे कमी नहीं महसूस होने लगी। सबसे मतलब आपकी ज़ाती ज़िंदगी में एक हेल्पिंग हैंड है, वो अलग चीज़ है कि मेरी पढ़ाई को मुझे और मेरी चीज़ों की कदर या चीज़ों क्या लेनी है क्या नहीं लेनी, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक इंसान है ना, आपके पास एज अ लिसनर आपके पास मौजूद है। यानी मेरी अम्मी के, मैं कोचिंग जाती हूँ शाम में, तो अगर मैंने मतलब एक दिन बारिश अभी इधर बहुत होने लगी, तो बारिश मेरी अम्मा की कॉल एक कॉल नहीं आई, मैं बेसमेंट में बाबा की 6 मिस कॉल आ गई, मैं नहीं रिसीव कर पाई। और उनकी ख़ुद की अभी सिचुएशन बहुत ख़राब होने लगी थी, तो मतलब वो आ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इतनी बारिश में भी वो मेरी कोचिंग सेंटर के बाद मौजूद हो गए कि भाई माहिन बाहर निकलो, मैं आ गया हूँ चलो। नेक्स्ट डे से मुझे कोचिंग ऐसे अलाउ नहीं करते थे। मेरी ख़ुद की मेरे कॉलेज, वो अपनी बेटी लाइक शॉप पे को उन्होंने मुझसे बोला, सिर्फ 10th क्लास में उन्होंने उनको पेपर देने उनको लेके गए। लेकिन मेरे अभी मेरा कॉलेज सेमेस्टर होता था, उसमें भी मेरा सदका उतारते, मेरा जिस दिन पेपर होता उस दिन भी मेरा सदका उतार के मुझे पेपर दे जाने नरेश भैया के साथ भेजते थे। मेरे लिए तो मतलब मैं घर पे हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं क्या करूँ। सुबह से लेके मेरा रात तक बाबा के साथ रहती थी, वो कभी फील नहीं जाने देते थे लाइक आई एम नॉट हिज लाइक ब्लड रिलेशन। अल्लाह से बस जितना हो सके आप लोग खूब सारी सूरह फातिहा वगैरह पढ़े बाबा के लिए। शाबाश शाबाश बेटा, जाओ सब्र करो। सरवत भाई आप यहाँ से बोल दीजिए, उसके बाद हिमांशु भाई हैं। तो ये नेचुरल जो है वो सच्चा आशारिफ साहब कि खून से बढ़ के प्यार का रिश्ता है जो अभी आपने देखा। ये जैसी ये वो लड़की है, जब शारिफ साहब तैयार होते थे तो उनकी नज़र उतारते थे, वो इसका सदका उतारते थे, ये उसकी नज़र उतारते। बाकी नहीं भाई आप करिए, मैं किसी का करना चाहता हूँ। असल में देखिए ये निकलना भी ज़रूरी है, वरना ऐसे में अगर ये गम नहीं निकल पाता, ये मेरी जो मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं ये ज़्यादा बेहतर समझेंगी, तो माहिम का ये गम निकलना भी ज़रूरी था। और सच्चे शायर रुदौलवी उसके लफ्ज़ों में, मुझे देखिए पीछे से सब मोबाइल में तस्वीरें बना रहे थे और दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछ रहे थे, सब ये वाली कैफियत थी। और मुझे लग रहा है कि एक सच है जो दास्तान हुआ जा रहा है, एक हकीकत है जो किस्सा हुई जा रही है। और वैसे में दास्तान और किस्से का एक ही नाम हमारे लखनऊ में हिमांशु बाजपेयी साहब ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते हिमांशु बाजपेयी जी से। जाहिर सी बात है इनका भी एक बड़ा देरीना साथ है, बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी शफ़क़तें हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चंद ताज़ियती कलिमात कहें। मैं बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और गम सबका मुश्तरका है, मुझे बस ये याद आता है कि बहुत कई साल हो गए, मैं बहुत छोटा था तब उनके पास गया था एक प्रोग्राम के लिए, और उनसे पहले बहुत लोगों के पास गया था। तब ये हुआ कि अरे इनको क्या पता मजाज के बारे में, और ये क्या मजाज के बारे में बोलेंगे, और वैसा अंदाज़ था कि कल के लौंडे हैं, अब ये मजाज के बारे में बात करेंगे। और वहीं जब हम शारिफ साहब के पास गए थे, वो जुमला उनका मेरे कान में गूंजता है। हमने उनसे बहुत डरते डरते कहा कि सर हम बहुत नए हैं, कुछ भी नहीं पता, बस एक मन में ख्वाहिश है कि ये काम करें। तो उन्होंने कहा भाई नए लोग ही करते हैं जो करना होता है, हमें तो जो करना था हम अपने ज़माने में कर चुके। तो वो बात मुझे याद आई। फिर कल ही का दिन था 18 अक्टूबर 2014 में, जब पहली बार हम दास्तान गो के बतौर स्टेज पर उतरे। पहली दास्तान मजाज लखनवी की दास्तान, शारिफ साहब उसमें हम उनको बुलाने गए,
वो आए उस प्रोग्राम में, उसके बाद उन्होंने बोला, और उनके घर बहुत मुझे मैंने उनसे पढ़ा कभी नहीं, हमारे उस तरह से उस्ताद नहीं रहे जैसे यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहते हैं, लेकिन लखनवियत को हमने सीखा उनसे, जो उर्दू की एक तहज़ीब है उसको सीखा। एक बार मजरू उनके घर हम गए तो उनकी एक जवानी की तस्वीर लगी हुई थी। अब मैं इतना बेवकूफ़ आदमी, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने उनसे पूछा सर ये मजरू साहब हैं क्या? वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। और अब देखिए कि कोई और इंसान होता तो वो शायद नाराज़ हो जाता, वो कहता क्या बेवकूफ़ आदमी है ये, मेरी तस्वीर को मजरू की तस्वीर बता रहा है। वो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हिमांशु तुमको मजरू बहुत पसंद है। हमने कहा जी। तो बोले कि वैसे तस्वीर तो मेरी है, लेकिन अगर इससे तुम्हें मजरू याद आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये उनका अंदाज़ था। तो मुझे जो उनकी बात सबसे ज़्यादा जो बात याद आती है कि जिस तरह से वो छोटों को प्रमोट करते थे और जैसे हिम्मत बढ़ाते थे उनकी, मतलब मैं जब उनके पास पहली बार गया, मुझे आज भी कुछ नहीं आता है, लेकिन तब बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था। और वो तब भी वो शारिब दौलवी थे तो, लेकिन वो जिस तरह से मिलते थे, मुझे याद है वो मजाज के प्रोग्राम के लिए उन्होंने खुद सबको फ़ोन किया, आबिद सुहेल साहब को, मलिदा साहब को, परवेज साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी उस जलसे में थे जब मैं पहली बार गया। तो वो जो छोटों से उनके मिलने की एक जो उनका अंदाज़ था, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और मेरे लिए तो वो मजाज से हमको जोड़ने वाली कड़ी थे, चूँकि मजाज को उन्होंने देखा था, मजाज के चहेते थे वो। तो मुझे लगता था कि जब वो हैं हमारे बीच, हम उनसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा लगता था कि मजाज से बात कर ली या हमने मजाज को देखा। तो बस मुझे यही याद आता है कि उनका वो जो हिम्मत बढ़ाने वाला जो एक रूप है, वो मेरे मन के अंदर बसा है। और मैं ये चाहता हूँ जब मैं बुज़ुर्ग हूँ, जब मैं बूढ़ा हूँ, तो मैं उसी तरह का बुज़ुर्ग बनूँ जैसे शारिब साहब थे, जो अपने छोटों को एकदम साथ से रखते थे। और वो एक शेर है किसी का कि वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता, कि उसकी आग से कितने चिराग जलते थे। तो वो मुझे बहुत, वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं कि मुझे उन्होंने बहुत प्यार किया है। मैं उस लायक भी नहीं था, मैं कभी उर्दू का आदमी नहीं था उस तरह से बराह रास्त, लेकिन जितने प्यार से उन्होंने मुझे रखा है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनके कुछ दिनों ही सही मैं उनके पास बैठ पाया, उनसे कुछ सीख समझ पाया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई। जाहिर सी बात है ये मौका तो बस ऐसे ही बेतरतीब लफ्ज़ों को हम अदा कर ले जाएं, यही बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है उनके बाद भी, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखा गया, उनके बाद भी उन पर लिखा जाएगा, बातें होंगी, सेमिनार होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे अभी ये बच्चे थे, ऐसे ही अर्श मुझे नज़र आ रहा है, अर्श के साथ भी बड़ी शफ़क़तें। कुछ बोलोगे अर्श? हैं? तो वक़ार भाई का बेटा है, 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ, खाली लोग देखें कि देखिए वो जो पूरा सिलसिला है, वक़ार भाई का एक बड़ा साथ, भाभी बैठी हुई हैं, अर्श के साथ बड़ी शफ़क़तें रही हैं। 2 जुमले अगर बोलना चाहो तो हैं, तो खुश रहो, तुम आओ बैठो, अम्मी के पास बैठो। हैं तो अब ये तुम्ही लोगों को संभालना है इस विरासत को, बेटा आगे बैठो, शाबाश। अब मैं वही है कि दरख्ते दर्द की, दरख्ते अश्क की शाखें हिला के छोड़ गया, अजीब शख्स था, सबको रुला के छोड़ गया। मैं जमाल नुसरत साहब, प्रोफेसर जमाल नुसरत साहब, ज़ाहिर सी बात है साइंस और अदब और उनकी किताबें और उनके मज़ामीन, और वक़ार भाई जिस तरीक़े से लिखवा लेते थे और लिखवाते रहते थे, तो अब तो एक सिलसिला है, इसके बाद अंधेरा ही है। तो हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफ़िल में, 1000 शम्मा जलाओगे रोशनी के लिए। तो जमाल साहब, जमाल नुसरत साहब। कल हमारे भाई छोटे रमेश दीक्षित जी ने हमें ख़बर दी व्हाट्सएप पर शारिब भाई की। उसके बाद से तो समझिए कि कुछ न सोच सके न कुछ, उन्हीं की चीज़ें निकाल के एक कलकत्ते से उनके ऊपर एक पूरा मैगज़ीन नंबर निकला था, और वो मैं पूरा पढ़ता रहा। फिर उनके ऊपर कई मज़ामीन अखबारों में और जगहों पे जहाँ कहीं भी थे, वही पढ़ता रहा, वही आज तक सोचा कि कुछ लिखूं उनके बारे में, बल्कि उनके बारे में कुछ लिखा भी मैंने, लेकिन अब वो बहुत ही सतही रहा। बात जब उसे पढ़ता हूँ तो लगता है कि मैं वैसा नहीं लिख सका जैसा कि मैं लिखना चाहता था, बल्कि इतना ही कहूँगा कि वो उर्दू दुनिया का सबसे मुनव्वर मिनारा हमसे दूर चला गया। उनके सिलसिले से बस एक शेर मैं लिख के लाया
हूँ, बल्कि यही लिखा है इसी कुर्सी पे बैठ के, वो बस आपकी नज़र करता हूँ। तुझसे कुर्बत, तेरी नुज़हत, तेरी मिदहत पर तो हमें नाज है। हाय सिर्फ फूल की खुशबू के बाकी कुछ नहीं रहा। कुछ बेमौजू हो रहा है, मैंने यही लिखा था। हाय सिर्फ फूल की खुशबू के बाकी रहा कुछ भी नहीं, बाकी रहा कुछ भी नहीं। बस यही मैं था कि मैं अभी चंद सितंबर में ऐसा था कि एक साहब आए थे दिल्ली से और वो एक रिसर्च कर रहे थे हमारे वालिद साहब के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा कि उनको भी फ़ोन किया कि कुछ बता दीजिए इनको, तो उनको मेरे पास ले आइए। तो वो सिनॉप्सिस वगैरह उन्होंने देखी और कहा कि चाय पिए नाश्ता किए बगैर नहीं जाएंगे। तो फिर जबकि हम यही बच्चा जो यहाँ अभी आए थे, तो उन्होंने इस कदर हमें एहतियात से और बाकी बड़ी देर तक बात की, तस्वीरें खींची गई और हमेशा पिछले 20 साल से 22 साल से हम लोग बराबर अभी जिक्र किया गया, इतने साथ रहे, कितने ही वाक़यात हैं, कितने मुलाकात हैं। उसको फिर लिखूँगा, एक मज़मून मैंने पहले लिख चुका हूँ उनके ऊपर, कोशिश करूँगा कि एक दूसरा फिर लिखूँ। शुक्रिया जी, सबको साथ मैं हूँ, बल्कि मेरे साथ भी आप सब हैं। शुक्रिया इस बात का भी। बहुत शुक्रिया। और हज़रात शारिफ सर का जो मल्टी डायमेंशनल मल्टी लिंगुअल जो पर्सनालिटी थी, ख़ास तरीके से आप ये देखिए कि ड्रामा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बड़े अफसोस की हैरत की बात यह है कि वो लखनऊ जो इंद्र सभाओं वाला शहर है, जहाँ से हमारा उर्दू ड्रामा शुरू होता है, उसके बाद में इप्टा और इंटा और इस तरह की जैसे तंजीमें हैं, वो बॉम्बे में जो उसको तरक्की होती है, कलकत्ते में होती है, वो लखनऊ में बिल्कुल से गायब हो जाता है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि राकेश जी वगैरह जैसी शख्सियतें हैं, और शारिफ साहब की और कैफ़ी आज़मी की, और मैं आपको भी अब यहाँ पे मुबारकबाद का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, मगर कम से कम एक ऐसा थिएटर आपने बनाया कि उस रवायत को यहाँ ज़िंदा रखा जा सकता है। और राकेश साहब से हम उम्मीद करते हैं कि शारिफ साहब का भी जो नुक्ता नज़र था उसको, उस मिशन को, उस विज़न को आगे बढ़ाएंगे, और उस रवायत को जो यहाँ पे मरती जा रही है, हम ये कहेंगे धुंधली नहीं, मरती जा रही है, उस रवायत को, जो ड्रामे की रवायत है, जो इप्टा की रवायत है, उसको आप आगे बढ़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे। राकेश भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ ले आएँ राकेश भाई, राकेश सर, कि वो उसको आगे बढ़ाएं। राकेश साहब। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कोई उसके कद का अंदाज़ा न कर सका जिसका भी शेर हो, कोई उसके कद का अंदाज़ा न कर सका, वो आदमी बहुत झुक के चला करता था। और मैं समझता हूँ कि वो इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। जिस एकेडमी में आप बैठे हैं उसके साथ मेरी भी वाबस्तगी पहले दिन से, जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले ही दिन से मैं इस एकेडमी से जुड़ा और वो भी जुड़े, और बाद में लगातार। उसके बाद आप सब जानते हैं कि उन्होंने जेएनयू से लेकर के और उसके उर्दू डिपार्टमेंट को जिस तरह से बनाया, उनके तालिबे इल्म सारे लोग जानते हैं इस बात को कि कैसे उन्होंने बनाया। जैसे नामवर सिंह ने हिंदी के डिपार्टमेंट को बनाया, वही एक तरह से मयार उनको हासिल था उर्दू के उसमें। जो मुकाम नामवर सिंह को हिंदी में हासिल था, लगभग वही मुकाम शारिफ उदौलवी को उर्दू में हासिल था। और मेरा, चूँकि मुझे लगता है कि जो हिंदी उर्दू की जो साझी विरासत इस देश की तरक्की पसंद तहरीक ने, क्योंकि उसकी शुरुआत ही आप सब जानते हैं कि सज्जाद ज़हीर से वो शुरू होती है। प्रेमचंद उस वक्त साझा लेखक थे उर्दू और हिंदी के 1936 में, और डॉक्टर रशीद जहाँ और बाद में एहतसाम हुसैन।
और आले अहमद सरूर, वो सारे लोग, जिनमें बहुत से लोगों से तो डॉक्टर रशीद जहाँ या एहतशाम हुसैन से मैं नहीं मिल सका, लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है जो कभी कहा था फिराक गोरखपुरी ने कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा कि तुमने फिराक को देखा था। तो मैं इस बात पे फ़ख्र कर सकता हूँ कि फैज़ अहमद फैज़ को देखा, उनके साथ चंद थोड़ा वक्त गुजारा, कैफ़ी साहब को, अली सरदार जाफ़री को, कमर रईस को, और उसी कड़ी में मैं समझता हूँ रामलाल से लेकर के, और एक आखिरी जो उसकी कड़ी है और बहुत नाम है उसमें, तो उसमें शारिफ साहब हैं जिन्होंने एक तरह से, और वो इस बात से बहुत खुश होते थे, बार बार मैसेजेस करते थे, मैं भी उनको भेजता था। पिछले साल इप्टा ने 5 राज्यों की 2.5 आखर प्रेम की यात्रा की। इस बार भी मैं बीच में छोड़ करके, अभी हमारी यात्रा चल रही है 3 दिन का, एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आज की तारीख तक चल रहा है, और फिर हम पंजाब से लेकर के पूरे देश के 22 राज्यों में 2.5 आखर प्रेम की यात्रा चल रही है। तो इस बात से वो बहुत खुश होते थे कि इप्टा और जो प्रोग्रेसिव तंजीम जिसके साथ वो ताज़िंदगी जुड़े रहे, वो आज के इस वक्त में, हालांकि मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी बातों पे हम लोग के बीच में ना इत्तेफाकी होती थी, लेकिन वो बहुत शाइस्तगी से वो सारी बातों को सुनते थे, और एक तरह से उन तमाम, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने में, हम लोग तो इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने में भी अपना जो वो है उसको शायद नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं वो उनका नज़रिया, लेकिन वो सुनते थे, उनका नज़रिया होता है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ कंप्रोमाइज़ उसके लिए करने होते हैं। तो वो ऐसी स्थितियां आती थी, और जिस साफगोई से वो इस बात को सुनते थे और पसंद करते थे कि कई बार ऐसा होता था कि हम लोग कहते थे कि इन कारणों से इन बहुत सारे कार्यक्रमों में जिसमें इस तरह के लोग आएंगे जो हम जिनको पसंद नहीं करते, उसमें हम शरीक नहीं होंगे, तो वो कभी उसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि ये कहते थे कि नहीं, ये बिल्कुल आपका ख्याल है और ये आपको बिल्कुल उसी पर कायम रहना चाहिए। तो मैं अपनी ओर से, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की ओर से और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की ओर से उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर उनके तमाम जो तालिब इल्म हैं और जो उनके तमाम प्रशंसक हैं, हम सब लोग मिल कर के आगे उनके काम को आगे बढ़ाएंगे, और जो उन्होंने एक पूरी विरासत छोड़ी है उसको संभाल कर रखने का काम करेंगे। उन्हें बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत शुक्रिया राकेश जी। अच्छा, इधर तो पूरी एक कहकशां है, हमारे मोहिद अहमद ख़ान साहब, चचा मीर हैदर साहब, प्रदीप कपूर जी, ये पूरा एक सिलसिला है। अच्छा, सभी को हम ताज़ियत पेश करेंगे। कुछ लोग अगर नहीं भी बोल सकते तो कम से कम, अगर हम ये चाहते हैं जो भी बोल सकें वो कम कम लफ्ज़ों में ही बोल लें, है ना। तो इस इप्टा की रिवायत को ही आगे बढ़ाने वालों में मेहदी भाई का नाम जो है वो बहुत अहम है। मैं गुजारिश करूँगा मेहदी भाई 2 जुमलों से आप भी ज़रा सा इस ताज़ियत के सिलसिले में शिरकत करें और अपने ख़यालात का इजहार करें, और उसके बाद में हम ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको भी हम ताज़ियत पेश करते हैं, और इप्टा की रिवायत को ही आप लोग ज़िंदा रखने में और आगे बढ़ाने में बड़ी तवक्कुआत हैं हमारी। जी, हज़रत आदाब, प्रोफेसर रमेश दीक्षित, करार साहब और मेहदी साहब, हमारा ताल्लुक़ तो साइंस में है या तारीख़ से रहा है, कोई अदब से नहीं रहा है, लेकिन शारिफ रुदौलवी साहब से कई माना में हमारा उनसे ताल्लुक़ रहा है। कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि करीब 12-13 साल पहले से पहले हम लोग यहाँ पे लखनऊ में अपने जो फ़िरक़े में मेरा ताल्लुक़ जो है वो असनाशरी से है, तो उसमें बेदारी की हम लोग एक तहरीक चला रहे थे। तो उसके बाद जिसकी वजह से काफ़ी मुखालफत शहर में थी और काफ़ी ज़्यादा अखबारबाजी भी होती थी, तो जयशंकर प्रसाद में उसमें हम लोगों ने एक जलसा करने की सोची, और उसमें
सदारत के लिए यही हुआ कि शारिब दौलवी साहब को उसकी सदारत दी जाए, क्योंकि बहुत नाजुक मामला चल रहा था और काफ़ी मुखालफत थी कई तरीक़ों को लेके कि एक तो ये था कि जो यहाँ के ख़ानदान थे, मौलवी हज़रात के जो ख़ानदान थे वही मुखालफत कर रहे थे। और उस सिलसिले में उस वक़्त 2 लोग थे जो हमारा साथ दिया था, एक तो अमानत अब्बास साहब और दूसरे हमारे विकार साहब से हमारा ये है कि हमारी भावज बैठी हुई हैं, हम लोग घर का ताल्लुक़ है, तो काफ़ी उन अखबारों ने हमारा साथ दिया था। तो हम जो थे थोड़ा सा डरते हुए उनके पास पहुँचे, तो जब उनको बातें बताई, कुछ चीज़ें उन्हीं ने समझी और उसके बाद आए। हमारा वो जलसा बहुत ही कामयाब रहा था और उस जलसे में हमारे साथ में ये अनीस अंसारी साहब भी उसमें बोले थे, याद होगा आपको हम लोग ने। और उसके बाद फिर चूँकि हमारा एक जैसे करार साहब जैदी साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग हमारी एक NGO यहाँ पे 2012 से वो काम कर रही है, 1912 से। तो साल गुज़श्ता उसका एक लखनऊ में जलसा काफ़ी अरसे के बाद हो रहा था, तो उसमें हम लोगों ने रसाई करी कि भाई वो जो हैं उसमें आ जाएँ, उसकी सदारत करें। तो चूँकि वो 2 दिन का था और उसमें कुछ चीज़ें थीं, तो उन्होंने कहा कि भाई माफ़ी कर ली कि हम जो हैं उसके अंदर, क्योंकि मेरी सेहत जवाब नहीं दे पाएगी और शायद मैं जो हूँ वो इंसाफ ना कर सकूँ, तो लिहाजा उन्होंने बहुत ही उससे मना कर दिया था। और बहरहाल उनकी कई चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी जो सवाने हयात है जो मैंने काफ़ी पढ़ी थी और उनकी जो तनकीद के ऊपर है, मैंने कई एडिशन आ चुके होंगे, मैंने तो 8वां एडिशन पढ़ा था उसका। तो काफ़ी चीज़ें उनकी हैं, उनका काम को आगे बढ़ाना है। और मैं यहाँ पे मेहंदी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कल्चर डिपार्टमेंट से भी है, तो इसलिए मेहंदी भाई से भी हमारा अच्छा ताल्लुक़ है और उस हवाले से हमारा शारिब दौलवी साहब से ताल्लुक़ इस हवाले से भी है। बहरहाल आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मेहंदी भाई। अच्छा, हमारे जो डॉक्टर हारून रशीद साहब और सोनू भाई जो ह्यूस्टन में हैं, अज़ीज़ हैं, और ख़ास तरीके से हमारे आसिम भाईजान, ये सब ऐसे हैं जो जिनके जज्बात इस वक्त गम की वो कैफियत है कि वो गुफ्तगू शायद न कर पाएँ, फिर भी हम उनको ताज़ियत पेश करते हैं। मगर उस तरफ अभी 2-1 नाम हमारे उबैदुल्लाह नासिर साहब और मंसूर साहब। तो मैं उबैदुल्लाह नासिर साहब, आप वक़ार भाई भी बहुत चाहते थे आपको, और शारिब साहब भी, तो अवधनामा में जो आपकी शिरकत है, हम लोग तो अवधनामा ही के हवाले से आपको पढ़ते रहे हैं। खैर, आप तो सारे अखबारों में रहे और आज़ाद, मगर फिर भी एक ताल्लुक़ जो है वो इस सिलसिले से है। तो मैं गुजारिश करूँगा उबैदुल्लाह नासिर साहब से कि वो 2 जुमलों से ताज़ियत का इजहार करें। जनाब सर, शारिब साहब को खराज अक़ीदत पेश करना तो फ़र्ज़ है, वो अदा हो जाएगा, लेकिन शारिब साहब के बारे में कुछ बोलने के लिए मैं अपने को बड़ा कम माया समझता हूँ। बहुत छोटा हूँ मैं इस मामले को लेकर कि अदबी महफ़िलों में मुझे एहसास कमतरी होता है और अदबी शख्सियत के सामने भी होता है। सहाफ़त एक अलग चीज़ है, अदब बिल्कुल एक अलग चीज़ है। कुछ लिख देना, कुछ पूछना एक अलग बात है, और अदब और उसकी गहराइयों में जाना एक बहुत टफ जॉब है, चूँकि कभी पढ़ा नहीं, इस वजह से इसमें ज़्यादा हमें वो नहीं। लेकिन शारिब साहब की मोहब्बतें, उनकी जो शख्सियत थी और उनकी जो मोहब्बतें हमको मिली, वो हमारे लिए सरमाया बनी और वो ताल्लुक़ पैदा किया हमारे मरहूम छोटे भाई वक़ार रिज़वी ने। वक़ार रिज़वी को अल्लाह ताला ने बहुत छोटी उम्र दी, लेकिन वो बड़े बड़े काम कर गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी नेकियां कबूल करे। शारिब साहब के बारे में तो परसों जब आपका इंतकाल हुआ, कल जब ख़बर मिली, तो जो एक जज्बा, जो दिल की कैफियत थी, वो तो जो कुछ लिख सकते थे फेसबुक पे या अखबार में भेजा थोड़ा बहुत, मुझे याद आया कि मेरी एक किताब थी। असल मेहंदी साहब ने वो फ़ोटो डाला तो मुझे याद आया कि मेरी किताब की रस्म इजरा में शरीफ साहब ने, मतलब मुझे इतनी हिम्मत अफजाई की, मेरी पहली किताब थी और शरीफ साहब उसकी किताब की तारीफ़ करें, डॉक्टर अमीर दीक्षित साहब भी थे। तो फिर मैंने वो निकाले, गूगल से तलाश करके, वो यूट्यूब से निकाले, अपने वो देखे हमने वीडियोस। तो शरीफ साहब ने बड़ी हिम्मत अफजाई की थी हमारी और बड़ा हौसला बख्शा था हमको। और कभी कभार हमारे इदारियों के ऊपर भी वो कुछ
तारीफ़ कर देते थे। एक आध बार तो फ़ोन करके उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा लिखा। मैंने कहा साहब ये तो सनद हो गई, अगर आप लिख के दे दे तो मैं अपने सर्टिफिकेट में लगा लूँगा, इसको अपने घर में चश्मा करा लूँगा। तो ये सब बातें हैं। शारिफ साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और उन्होंने जो कारनामे दिए, ख़ासकर शौक़ मेमोरियल के ज़रिए, जब वो बेटी का इंतकाल हो, आमतौर से वालिदैन टूट जाते हैं, लेकिन बेटी की याद को लिए सदका जारिया जारी करके उन्होंने जो शौक़ मेमोरियल सोसाइटी कायम किया और जो स्कूल कायम किया, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। और अभी जिन बच्चों ने उनके बारे में बताया, जैसा आपने कहा कि वाकई मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा रहा हो जो उस बच्ची की बात पे आप निधन हुआ हो। तो ऐसी थी वो शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत थी। और अब तो खैर वो अलग हो गए। रुदौली जो हो फैज़ाबाद में चला गया, वरना हमारे हमदिल्ला भी थे तो ये भी ताल्लुक़ था। और वो हमारे कस्बे को जानते तो बहुत से लोगों को कस्बे के भी जानते थे। तो वो और हफ़ीज़ साहब से भी उनका बड़ा ताल्लुक़ था। और हफ़ीज़ साहब से तो शायद हफ़ीज़ साहब ने भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सुनाया। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत से हमारा रिश्ता टूट गया। जगह तो शायद पूरी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं दिखाई देता कि कोई शारिफ साहब की जगह ले सकेगा। अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ से हम उनको ताज़ियत पेश करते हैं, आप सबको अपनी ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उबैदुल्लाह नासिर साहब। अच्छा, उनके अजीज़ों में हमारे अतहर भाई भी, अतहर रिज़वी साहब, डॉक्टर अतहर रिज़वी साहब शिया कॉलेज से, अगर आप चंद जुमले कह दें, हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जो घर वाला सिलसिला होता है उसको हमें ऐसे मौक़ों पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर अतहर साहब जो शिया कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ ले आएँ। जी, शारिफ साहब से मेरी मुलाकात मेरे चचा महमूदुल हसन साहब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उनके साथ में पढ़ते थे। और मेरे चचा के साथ अक्सर कभी कदार मेरे गरीब खाने पर भी तशरीफ़ लाते थे। तो बहुत ही हिम्मत अफजाई करते थे और कहते थे बेटा जो भी पढ़ो, जो भी तुम करो, उसमें बिल्कुल महारत हासिल करने की कोशिश करो, चाहे किसी फील्ड में भी जाओ, और अपने कौम का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हमेशा वो मतलब एनकरेज करते रहते थे और किस्से सुनाते रहते थे कि साहब यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ते थे तो महमूद साहब तो उतना ज़्यादा पढ़ाई में लगे रहते थे, लेकिन मेरा रुझान थोड़ा सियासत की तरफ भी था। मैं स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया करता था और अपने किस्से सब पुराने बताया करते थे। और जब मेरी चचा भी यहाँ के बानी सदर थे और वो भी बानी यहाँ के मेंबर थे कैफ़ी आज़मी एकेडमी के, सब ये लोग दोस्त थे बहुत ही ज़्यादा। और मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रंज हुआ और जैसे लगा कि मतलब हमारे चचा, और मतलब अल्फाज नहीं है कि मतलब क्या एक शख्सियत थी जिसको हम लोग ने खो दिया है। और उस उनकी शख्सियत का जो एक खिला, वो खला हो गया है, जो गैप हो गया है, उसको भरना नामुमकिन है। और जो उनकी तनकीद निगारी थी और उनकी तारीफ़ क्या कही जाए कि जो एहतशाम साहब के बारे में एक एहतशाम नंबर लिखा था, उसमें जो आजकल जो मैगज़ीन निकलती है उसमें एहतशाम नंबर निकला था, तो उसमें जो सबसे अच्छी आर्टिकल जो लिखा था वो शारिफ रुदौलवी साहब ही ने लिखा था अपने उस्ताद के बारे में। और मैं ख़ुद भी आप सबको ताज़ियत देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत हो और उनको जन्नत अता करे। और अब हमारा मोहतरम डाइस है, यानी अंसारी साहब हैं, चचा मीर हैदर हैं, हमारे मोहित सर हैं, वहाँ तक पहुँचने पहले कमर जहाँ आप इधर हैं, मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर प्रोफेसर इशरत नाहिद से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और चंद जुमले यहाँ पे ताज़ियत के अदा करें। आप मानू में उर्दू कैंपस में बेहतरीन मौलमा और बेहतरीन मुदर्रिस हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर, अल्फाज में कहाँ आती है कैफियत दिल, अल्फाज में कहाँ आती है कैफियत दिल, महसूस जो होता है वो बताया नहीं जाता। आज हम उस अजीम शख्सियत की ताज़ियत के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना दिल को तोड़ रहा है, बिखेर रहा है। यहाँ सभी ने अपने ताल्लुकात का ज़िक्र किया। मोहतरम शारिफ रुदौलवी साहब से मेरा ताल्लुक़ उस्ताद शागिर्द का नहीं था,
लेकिन उस्ताद सिर्फ वही तो नहीं होता जो क्लासरूम में हमें कोई सबक दे, जो जीने का हुनर सिखा दे, वो भी उस्ताद ही तो होता है। बेशुमार मौक़े पर उन्होंने मेरी तरबियत की, मुझे बहुत सारी ज़िंदगी जीने की बातें सिखाईं। उनसे मेरी पहली मुलाकात थी जब 2012 में मैं लखनऊ आई हूँ, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होकर के। तब उनके घर पर हुई। शमीम निखत साहिबा से मुलाकात के लिए गई थी मैं। शारिफ साहब के साथ मेरा बहुत ही एहतराम का रिश्ता चल रहा था कि वो मेरे चचा के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे थे। जब वो आकर के बैठे और उन्होंने तारुफ़ हुआ और मैंने बताया कि मैं सादिक साहब की भतीजी हूँ, तो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम सादिक की भतीजी हो, आज से तुम मेरी भी भतीजी हो। और फिर उन्होंने हमेशा वैसे ही शफ़क़त का और एक लखनऊ में मेरे सरपरस्त का रिश्ता मुझसे रखा। और जिस वक्त मैं बर्लिन जाने लगी तो उस वक्त में यहाँ पर शमीम निखत अवार्ड का प्रोग्राम होना था सितंबर में, और मैं वहाँ जा रही थी। उसी वक्त में रेशमा ने शमीम निखत साहिबा की किताब तासुर व तनक़ीद मुरत्तब की थी। जब मैं शारिफ साहब के पास गई तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये आरिफ के लिए ये किताबें ले जाओ। तो मैंने कहा जी ज़रूर। तो फिर बार बार वो ये कहते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा लगेज ज़्यादा हो जाए इन किताबों के वज़न से। और मैं कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सामान में ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी किताबों की वजह से, और ये ले जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात होगी। लेकिन वो किताबें मैं उनके यहाँ से ले भी आई, उसके बावजूद वो फ़ोन करके बार बार ये बात को दोहराते रहे कि ऐसा हो तो बीबी तुम 2-3 किताबें रख जाना वापस, सिर्फ 2 ही ले जाना, 5 मत ले जाना। और इस तरीक़े से वो बात करते रहे। फिर उन्होंने मुझे जब शमीम निखत अवार्ड कमेटी में एज ए मेंबर लिया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात थी, क्योंकि मैं इसके लायक तो नहीं थी। अभी तो मेरे सीखने का अमल ही जारी है, तो कहाँ मैं वो इतनी बड़ी ज्यूरी में सबिहा आपा साहिबा के साथ और अब्बास रज़ा नैयर साहब के साथ, इतनी बड़ी शख्सियतों के साथ मुझे बैठने का मौका उन्होंने फ़राहम किया, और इतनी अपनाइयत के साथ। और अभी लास्ट प्रोग्राम में ये हुआ कि इत्तेफाक से कि मेरे भाई की बाईपास सर्जरी होने वाली थी और मुझे 6 तारीख़ को इंदौर जाना पड़ा। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बेशुमार दुआएं दी, और यही दुआएं मेरा सरमाया है अब, कि जो आखिरी अल्फाज थे वो सारे दुआइया अल्फाज थे मेरे लिए। ऐ मौत मुझको आकर ख़ामोश कर गई तू, ऐ मौत मुझको आकर ख़ामोश कर गई तू, बरसों दिलों में लेकिन हम जागते रहेंगे। मैं अपनी ताज़ियत पेश करती हूँ आप सभी की खिदमत में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब ये चंद और बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, उनमें जनाब हफ़ीज़ क़दवाई साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि चंद जुमले। हफ़ीज़ क़दवाई साहब, आपका भी काफ़ी हम वही है कि हम आपको ताज़ियत पेश कर रहे हैं, आप हमको ताज़ियत पेश करें, तशरीफ़ लाएँ जनाब हफ़ीज़ क़दवाई साहब। देखिए, ज़ाहिर है ये अफसोस का बहुत वक्त है। थोड़ी सी एक बहुत मुख्तसर सी बातचीत है कि हम लोग जब शुरुआत में आए, भाई हमारी उम्र नहीं थी, हम ग्रेजुएशन करके निकले थे। यही कैफ़ी एकेडमी थी और मेहंदी साहब थे। मेहंदी साहब ने हम लोग को बहुत तरबियत दी है, मेहंदी साहब ने बड़ा किया, समझिए यहाँ हम लोग को अदबी उस पर, और यहीं शारिफ साहब से मिलवाया। शारिफ साहब ने हम लोगों को, देखिए लिखते हम भी हैं, हिंदी में कहानी लिखते हैं, जो तमीज़ होती है प्रोग्राम में शिरकत करने की तमीज़, यहाँ पीछे कुर्सी पे बैठने से लेके डायस पे बैठने तक की जो सारी तमीज़ है वो उन्होंने, शारिफ साहब ने सिखाई हम लोगों को, और सभी को सिखाई है। हर आदमी को प्रोग्राम कैसे किए जाएं, यहाँ तक लोगों को सदर बनने की भी तमीज़ शारिफ साहब ने सिखाई है। हम बता रहे हैं क्योंकि यहीं इस जगह इसी हॉल में हमने उनसे एक बार उनसे पूछा था कि आप हर बार हर प्रोग्राम में क्यों चले जाते हैं, फ़ौरन क्यों हाँ कर देते हैं जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब हम स्टूडेंट थे तो मौलाना हसरत मोहानी के पास गए थे कानपुर में, उनसे कहने के लिए कि आप एक प्रोग्राम की सदारत कर लीजिए, एक मुशायरे की। तो उनके घर में जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर आई, तो
उनसे पूछा कि मौलाना साहब कहाँ हैं? कहते हैं बस आते ही होंगे। ये जब दरवाजे से घुसे तो एक हाथ में पानी की बाल्टी भरे हुए वो कुएं से चले आ रहे थे। मौलाना हसरत मोहानी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी। तो कहने लगे कि तुम उनको देखो, उनको हमने देखा है हाथ में बाल्टी लिए हुए, और वो आकर के हमारे पास बगल में बैठ गए, कुर्सी पे सब गर्दा जमा हुआ था बेंच पर, और उन्होंने बहुत इज्जत से कहा कि भाई अब हमारी उम्र नहीं रही कि हम प्रोग्राम में जाएं। तो कहते जिसने इस चीज़ को देखा है वो कैसे मना कर दे कि हम प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। और आज देखिए तमाम रिश्ते हैं शारिफ साहब से सबके, भाई किसी के अदब के हैं, किसी के घर से हैं, किसी के इसके, सबकी अपने अपने हिस्से की कमी हुई है, लेकिन जो कमी इस वक्त मेहंदी साहब के हिस्से में आई है वो किसी के हिस्से में नहीं आई। ये एकेडमी जिसमें बहुत इत्मीनान था मेहंदी साहब को कि हाँ तमाम काम जो फंसते थे बहुत आराम से कर सकते थे शारिफ साहब, इस हम ये कहते हैं इस पूरे मुल्क में इतने कांटेक्ट वाला आदमी कोई नहीं था। लखनऊ में तो कोई हो ही नहीं सकता कि आप उनसे कहीं से भी बैठ करके कुछ भी पूछ लीजिए, वो फ़ौरन कोई ना कोई एक रास्ता दिखा देते थे। तो हम तो देखते हैं कि वो जो कैफियत मेहंदी साहब में है, जो इस एकेडमी से जुड़े हुए लोगों में है, भाई 10-15 साल तो यही एकेडमी में हो गए उनके, और ये आज वहाँ पर बैठे हुए थे। ये जो पीछे तस्वीर लगी है, हमसे तसव्वुर नहीं हो रहा कि इस जगह पर वो नहीं है। हम लोग देख के बड़े हो गए, भाई 10-12 साल हो गए हम लोगों को देखते हुए कि वो यहीं सदारत करते थे। तफरीहन हम लोग कहते थे कि हॉल बुक करने के साथ हम लोग सदर भी बुक करते हैं, ये थे हम लोग के जुमले। तो मेहंदी साहब को देख करके तरबियत पाई, अब चाहते हैं कि हाँ उसे आगे जिएँ। आप लोग भी अपने हिस्से से उन्हें याद कीजिए, वक्त बहुत कम है, लेकिन आगे इसको जारी रखिएगा। और ख़ास कर ये जो बच्चे आए थे, आपका हम बहुत शुक्रिया कहेंगे कि ये बच्चे ये कल जब गुस्ल के वक्त रो रहे थे, आकिब रो रहा था, हमको ये था कि इनको कौन संभालेगा, इनको पूछेगा कौन। हमने बहुत देखा है, एक यहाँ पे हिस्टोरियन हुए योगेश परीन, उनके यहाँ भी बच्चे रहते थे, मरने के बाद कोई ने नहीं पूछा, मिट्टी में नहीं आने दिया गया। आज आपने स्टेज पे लाया, हमें आंसू आ गए कि हाँ ये शारिफ साहब की कम से कम रवायत को आपने ज़िंदा किया। मेहंदी साहब के कहने पे वो आ गए यहाँ तक की, इसको आप उनको इज़्ज़त दीजिए। भाई इन बच्चों ने उनकी खिदमत की है और इनको नहीं भूलना है। और हम सब लोग तो गम में हैं ही हैं, याद करेंगे अपने अपने तरीके से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जज्बाती अंदाज में आपने। और अभी हमें असलम बेग साहब ने बताया कि अम्मार सर भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, मगर मैं चाहूँगा 2-2 जुमलों में सबकी शिरकत हो जाए। मंसूर भाई, डॉक्टर मंसूर हसन खां साहब, जाहिर सी बात है आपकी एक आवाज़ पे वो भी सदारत के लिए आप बुलाते थे, आपके यहाँ पहुँच जाते थे, और आज आप उन्हीं कुछ तो बात थी शारिफ सर में जो आज हम सब कमर जहाँ आपा अब सेहत की उस मंजिल में हैं मगर चली आई क्यों, कुछ तो उनमें कशिश कोई तो बात थी। कितना वक्त दिया उन्होंने। तो मैं गुजारिश करूँगा मंसूर भाई से 2 जुमले आप भी जनाब डॉक्टर। मैं देखिए, अगर शारिफ साहब जिस नुक्ता नज़र के आदमी थे, अगर हम उसकी बात करें तो हमको किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मंसूर भाई तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर शारिफ दौली साहब के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा मुनकसिर मिजाज हमने आज तक नहीं देखा। हमारे स्कूल में करीब 10-12 बार तो गए हैं। पहली बार जब हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने पूछा कि मकसद क्या है आपके आने का, तो हमने कहा आपके प्रोग्राम के लिए। कहले वो तो आपने फ़ोन पर बात कर ली थी, अब आए काहे के लिए हैं? तो हमने कहा जी मिलना ज़रूरी था आपसे। कहे नहीं, आज के बाद फ़ोन पे बात हुआ करेगी, काम की बात फ़ोन पे हुआ करेगी, अब मिलने आप आना चाहें जब भी आएँ। उसके बाद फिर जितनी प्रोग्राम में हमने उनको बुलाया तो खाली पूछा कब आना है, कै बजे आना है, प्रोग्राम क्या है। अगर किताब उनको देना होती थी तो जाते थे, वरना वो हमेशा अपने आप किसी बिना किसी उसके अपना गाड़ी से आ गए, ना कोई किसी ड्राइवर की ज़रूरत उनको। एक बार आखिरी बार जब इससे पहले गए हैं हमारे यहाँ, तो उनका ड्राइवर कहीं भटक गया था रास्ते में, तो 2-3 गलियों में घूमना पड़ गया उनको। तो कहने लगे कि मैं इतनी बार यहाँ आ चुका हूँ, मुझे याद है ये ड्राइवर हमारा पता नहीं कि आज कहाँ बह गया, इसलिए मैं 15 मिनट लेट हो गया हूँ, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, हमसे वो माजरत कर रहे थे। हमें बहुत अफसोस है उनकी मौत का, और ऐसी शख्सियत हमको नहीं देखने को मिलेगी फिर। बहुत शुक्रिया। सरवत भाई, आपने उनकी उस रवायत को भी बाकी रखा कि वो जब भी कहीं वादा लेते थे तो अगर 4 बजे का वादा है तो 3:55 पे वहाँ मौजूद होते थे। आज आपने 4 बजे
ठीक प्रोग्राम शुरू कर दिया, ये भी उनको खराज अक़ीदत है और हम जैसे शागिर्दों को चाहिए कि उनकी इस रवायत को बाकी रखें। अब हम आगे की सफ़ों में आ गए हैं। मैं गुजारिश करूँगा सलमा हिजाब साहिबा से, बेहतरीन शायरा हैं शहर की, मगर हम इस वक्त अपनी अदबी और शेरी सलाहियतों को सब अलग रख के सिर्फ शारिफ सर से जो ताल्लुक़ है उस हवाले से ज़ाहिर सी बात है हम उनको खराज अक़ीदत। और अभी कल की बात है, अभी तो हम लोग ये यकीन ही नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है कि अभी थोड़े ताख़िर से आ जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सलमा आपा से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार। हाँ, ऐसे करते थे वो तो अस्सलाम वालेकुम। स्टेज में जो तशरीफ़ फरमा है उनकी इजाज़त के साथ, हालांकि इजाज़त की ज़रूरत नहीं, सबका अपना अपना गम है। हो गया रहे बर्रुखसत कारवां खामोश है, कौन किसको दे दिलासा, किसको इतना होश है। मैं उनकी तालिब इल्म भी कभी नहीं रही, वो मेरे कभी टीचर नहीं रहे। मेरा उनसे ताल्लुक़ सिर्फ ये अदबी जलसों से हुआ। उन्होंने मुझे सुना, मैंने उनको सुना। और ये तो एक बहुत अहम बात जो उनकी शख्सियत के इतने बारीक पहलू को जो है वो उजागर करती है कि मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे इंसान की टेलीपैथी जो है वो काम करती है। और एक जो इंटेलेक्चुअल होता है या एक शागिर्द होता है या एक अदीब होता है या एक शायर होता है, दूसरे शायर अदीब से जाके वो लिंक हो जाता है। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपना तीसरा शेरी मजमूआ तरतीब दे रही हूँ, कर रही हूँ, हो सकता है कि मुझे ज़रूरत पड़े सर आपकी। तो बोले ठीक है, मैं हाजिर हूँ, जब आप कहेंगी तब। मैंने शुरू कर दिया और इत्तफ़ाक़ की बात है कोविड का जो है वो हमला हुआ और मुलाकातों का कोई सिलसिला हो ही नहीं पाया उनसे कि हम मिल पाते। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये रही कि टेलीफोन पर जब भी हमने उनसे कोई मसला कहा और उन्होंने इतनी अच्छी तरीक़े से जो है वो उसको हल किया है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इस वक्त तो सिर्फ और कभी कोई शेर मुकम्मल नहीं किया उन्होंने, कभी कोई तरकीब, एक दो तरकीबें जहाँ पर हमारी अटक रही थी जो उनसे पूछा, उसके लिए मैं आपको ये देखती हूँ कि हवाला सिर्फ एक ये था कि दूसरा मिसरा हो गया था कि दिल के करीब ला के कलमदान रख दिया। हमने सर को फ़ोन किया, सर पहला मिसरा नहीं बन रहा है। दिल के करीब ला के कलमदान रख दिया, मिसरा उला जो है वो नहीं बन रहा है। हम इसको मतला करना चाहते हैं, न हरकत कलम आ रही है, न जुम्बिश कलम आ रही है। फरमाया उन्होंने कि अच्छा ठीक है, मैं शाम को आप मुझसे बात कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, दिन भर हम भी कहना आप भी कोशिश कीजिए, मैं शाम को बात करूँगा आपसे। और उन्होंने शाम को हमने उनसे बात किया, उनको फ़ोन किया, नहीं सॉरी, उन्होंने ख़ुद हमको फ़ोन किया और ये कहा कि भाई मिसरा आपका पूरा हो गया, आप ये लिख दीजिए कि हमने शरीर खामा पे ईमान रख दिया। मैंने शरीर खाना पे ईमान रख दिया तक तो हम लिख रहे थे, लेकिन न जुम्बिश कलम आ रही थी, न हरकत कलम, कोई सूट नहीं कर रहा था, कोई तरकीब नहीं। तो उन्होंने कहा आप शरीर खामा लगाइए यहाँ पर। तो हमने शरीर खामा पे ईमान रख दिया और दिल के करीब ला के कलमदान रख दिया। खैर ये उन्होंने ये शेर मुकम्मल किया, ये उनका एहसान, बल्कि उनकी अज़मत की ये निशानी ये है कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे मेरा कोई रिश्ता ख़ास नहीं है या अदबी रिश्ता है। कभी जलसों में मुलाकात हो गई, कभी महफ़िलों में। शमीम बाजी से ज़रूर मेरी मुलाकात थी उनसे, लेकिन शारिफ साहब से इतनी कभी बेतकल्लुफ़ी नहीं रही, लेकिन उन्होंने बहुत हमारी मदद की। और एक दूसरा वाक़या ये है कि मैंने उनको शेर सुना दिया, सर आप मसरूफ़ ना हो तो एक बहुत अच्छा शेर मुझे लग रहा है आपको सुनाऊँ। उन्होंने कहा सुनाइए। तो मैंने उनको ये शेर सुना दिया कि कल सुरूर आगही में होश भी जाते रहे, कल सुरूर आगही में होश भी जाते रहे, बेखुदी इतनी बढ़ी खुद को ही सजदा कर लिया। साहब उन्होंने इस शेर की इतनी तारीफ़ की और कहा बहुत अच्छा शेर है, बहुत। हमने कहा सर आप लिख के दे दीजिए मुझे, आपके मेरे लिए एजाज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा जब कहेंगी आप लिख दूँगा। और मैंने उसको फिर कैश करवा लिया। मेरे शेरी मजमूआ जो तीसरा है ज़मीन गर्दिश में है, उस पर शारिफ सर ने जो है अपना मुकदमा लिखा हुआ है, पेशलफ लिखा है, और वो जो मेरे लिए एक बड़ा कीमती सरमाया है। और मैंने उनको शुक्रिया के तौर से जो मजमून उनके बारे में लिखा था, मैंने उनको भेजा कि इसको आप दस्तखत कर दीजिए कि मैंने ठीक लिखा हुआ। उन्होंने उसमें जो उनके तारीफ़ के पहलू थे, उनकी अज़मतों का जो कुछ उजागर किया था मैंने, वो सब काट दिया और बहुत मुख्तसर ज़रूरी चीज़ें जो थी वो रखी। कहा बस ये इतना ही जाएगा, जो कुछ आपने लिखा है इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी दिल में सोचा कि उनको कौन नहीं जानता, उनकी अज़मत से कौन वाकिफ़ नहीं है, सब जानते हैं उनको इंसान की हैसियत से। और वाकई बात सच है कि
अदीब और तनकीद निगार से ज़्यादा उनको सब इंसान की हैसियत से पहचाना और बड़ा इंसान हो जाना बहुत बड़ी बात है। एक अदीब से भी होना उतनी बड़ी बात नहीं जितना एक बहुत बड़ा इंसान होना। इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, इतनी मुलायमियत, इतनी इनकिसारी, इतनी मॉडेस्टी मैंने इतने अजीम अदीब में नहीं देखी। आप सबको ताज़ियत हमारी तरफ से भी। हम सबको किसको कौन देगा दिलासा, किसको ना आप हमें देंगे ना हम, क्योंकि हमारा सबका ज़ाती गम है ये। मेरा तो कम से कम मुझे कल से मैं उभर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत कोई अजीम अपना जो है वो अपना मददगार, कोई अपना सरपरस्त खो दिया है। अल्लाह ताला हम सबको सबदा करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया सलमा आपा, हमने सरीर खामा पे ईमान रख दिया। असल में शारिब और गालिब का काफ़िया तो एक ही है और वो सिलसिला भी दिल्ली में, और क्या बताएं, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में। तो शारिब साहब का जो मुतालिया था, जो हाफ़िज़ा था, वो उन्हीं का था बस। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक अहम रिश्ता, यानी कि कलम और कागज़ के अलावा जो कैमरा लिटरेचर है उसका बड़ा हवाला जनाब अबूज़र कंतूरी साहब हम सबके भाई हैं और शारिब सर से भी बहुत करीब, और सरवत भाई से भी। मैं चाहूँगा 2 जुमले आप कह दें, आप सरवत जनाब अबूज़र कंतूरी साहब, और ग्राफ एजेंसी से और पूरी लखनवी तहज़ीब, इनके जो ख़ानदान है, बल्कि ख़ानदान अबक़ातुल अनवार के वारिस हैं आप, उस सिलसिले से कंतूर से। बहुत शुक्रिया नैयर साहब, और मैं आप सभी को ताज़ियत पेश करता हूँ। बहरहाल शारिब साहब के बारे में कुछ बोलना मेरे जैसे के लिए वैसे ही होगा जैसे कि सूरज को दिया दिखाना है। बहरहाल इस गम की घड़ी में हम आप सभी को ताज़ियत पेश करते हैं, खुसूसन जनाब सैयद मेहदी साहब को, क्योंकि मुसलसल आपका साथ रहा है शारिब साहब का। नैयर भाई के हवाले से मुसलसल उनसे मुलाकातें रहीं, और इस एकेडमी के हवाले से शारिब साहब से एक रिश्ता जो हम लोगों का था, बहरहाल वो इस वक्त टूट गया है। हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खुदा हाफ़िज़। देखिए कितने कम लफ्ज़ों में अबूज़र भाई ने, चूँकि इनका अपना तजुर्बा होता है। आशीष भाई भी इसी सिलसिले की एक कड़ी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा आशीष भाई से कि वो भी चंद जुमले इसी तरीके से, ज़रूर उसमें कोई रह न जाए। भाई आपको भी ताज़ियत और उनकी जो क़ुर्बतें रही हैं। आशीष भाई। देखिए, जब हम यहाँ दाखिल हुए थे, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे उर्दू, तो वही 17.5 साल हमारी उम्र रही होगी। तो यहाँ 3 लोग थे बुज़ुर्ग, जिनको हम बाबा कहते थे। अभी आखिरी तो ये भी अब नहीं रहे, और इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं इनको अपने घर में जगह दे और इनकी त्रुटियों को क्षमा दे। देखिए 2 जुमलों से कुछ, अब जहाँ इतना वक्त हमने दिया, मगर ये भी एक ताज़ियत का सिलसिला है। प्रदीप कपूर साहब तो पूरी लखनऊ में जो बिशन सर का और इनके वालिद साहब का, और वो जो पूरा उधर सिलसिला है, चचा आमिर हैदर साहब और मोहित साहब, तो मैं प्रदीप कपूर साहब से गुजारिश करूँगा हम सब के करम फरमा और शहर की शान, और शारिब सर, मार सर से जो क़ुर्बत आपकी, अल्लाह इन चंद बुज़ुर्गों को बाकी रखे। प्रदीप सर, प्रदीप कपूर साहब। जनाब सदर, 1 महीना पहले वक़ार भाई के यहाँ मजलिस में मुलाकात हुई थी शारिब साहब से। अम्मार साहब थे, हम थे, बहुत देर बात होती रही, और ये नहीं सोचा था कि महीने भर के बाद ऐसा वक्त आएगा कि हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होंगे। शारिब साहब से बहुत स्नेह करते थे, हमसे इसलिए भी क्योंकि मेरे वालिद मरहूम सहाफ़ी बिशन कपूर से उनके अपने संबंध रहे थे, तो उस नाते मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा कुछ अलग हट के ज़्यादा प्यार मिला। और जाहिर बात है कि वालिद की वजह से एक दौर में कैफ़ी हों, अली सरदार हों, जानिसार हों, नौशाद हों, ख्वाजा अहमद अब्बास हों, सभी के साथ वक्त गुजारने का और कुछ सीखने का, जानने का मौका मिला। आयशा जी यहाँ बैठी हुई हैं, एक दौर में जो घर में नशिस्त होती थी ये भी बराबर आती थी। उसी कड़ी में मेरे को शारिब साहब मिल गए कि शारिब साहब से मैं उस दौर के बारे में, जो दौर उन्होंने देखा था, उससे सुनता रहता था, सीखता रहता था, समझता रहता था। फिर जब्बार साहब आ गए हैं। हमारे जुनूनी दोस्त वक़ार रिजवी, जो कि अदब के लिए, सहाफ़त के लिए और समाज के लिए प्रोग्राम करते थे, और हर प्रोग्राम में ये उनकी मोहब्बत थी
कि सारिब रुदौलवी साहब भी रहते थे, उसकी सदारत तो सारिब साहब करते ही थे, लेकिन वो साथ में डॉक्टर रमेश दीक्षित, वंदना जी और मेरे को भी जोड़े रहते थे। उनके हर छोटे बड़े प्रोग्राम में वकार भाई के हम लोग मौजूद रहते थे। तो उस नाते भी हम लोगों को एक बहुत, और दूसरे अम्मा रिजवी साहब भी जो भी छोटा बड़ा प्रोग्राम करते हों, घर पे बुलाते हों, उसमें हम लोगों को जोड़े रहते थे और उसमें सारे भाई भी रहते थे। तो इस नाते एक बहुत ज़्यादा मिलना जुलना जो है वो सारे भाई से हो गया था। तो उनको सुनना, उनसे समझना, उनसे जानना, और सारे भाई की ये मोहब्बत थी कि उन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने स्कूल में भी जो है हमको बुलाया, वहाँ पर प्रोग्राम में भी शरीक होने का मौका दिया। अब वो तो इंस्पायर करते हैं एक जनरेशन को कि किस तरीके से उन्होंने जितना कमाया वहाँ JNU में वो सब स्कूल में और एक एजुकेशन के लिए लगा दिया, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन वो छोड़ के गए हैं। वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एजुकेशन का काम होता रहेगा। तो और इतने हम्बल थे वो, कभी पता ही नहीं चलता था कि इतनी बड़ी शख्सियत, और वो इतने हम्बल थे। तो उनका साथ जो हमको मिला उससे बहुत ज़्यादा सीखने का, समझने का, उस दौर का जो हम लोगों ने नहीं देखा उन्होंने देखा। जैसा कि अभी ये बात हो रही थी कि मौलाना हसरत मोहानी का और तमाम चीज़ें जो उन्होंने देखी वो शेयर करते थे हम सब के साथ। फिर एक प्रोग्राम यहाँ लखनऊ शहर में हुआ, जो उनके जितने भी शिष्य थे पूरे देश भर में वो सब लखनऊ शहर में आए। वो प्रोग्राम भी मेरे को अटेंड करने का मौका मिला। उसमें भी हमने उनकी शख्सियत को देखा कि किस तरीके से उनके शिष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो सारिब साहब बहुत याद आएंगे, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शुक्रिया। हम अम्मार सर को उनकी बहन के भी इंतकाल कर देखिए, और वो जाहिर सी बात है कितने गमों के बाद अब अल्लाह इनको सलामत रखे। और किसी भी हाल में, पिछले हफ्ते भी हाँ मैं नजमुद्दीन फ़ारूक़ी साहब हैं हमारे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा 2 जुमले कह दें। आए नजम भाई, तो मैं गुजारिश करूँगा चचा आमिर हैदर साहब, उनसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मोहिद अहमद ख़ान साहब, जो हमारे जाहिर सी बात है सियासत और पार्लियामेंट और सांसद के हवाले से और मिनिस्टर के हवाले से बड़ा नाम है और हम सब के करम फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा मोहित साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आज इस ताज़ियती जलसे में मैं शरीफ साहब के बारे में क्या बताऊं। वैसे तो सदारत के मौके पर कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग में मुलाकात होती थी। मैं ये नहीं समझ पाता था कि वो मुझे पर्सनली जानते हैं या नहीं जानते। बहरहाल वो जब भी मैं सलाम करता था तो यही लगता था कि जानते हैं। एक बार मैंने अपने घर पर एक मीटिंग की तो चचा आमिर हैदर साहब ने कहा कि उनको बुलाइए, शरीफ साहब को, और फ़ोन नंबर दिया। मैंने बुलाया और वो पता पूछते रहे, और फिर उसके बाद मैंने एड्रेस दिया उस पर मोबाइल पर। तो रज़ा लेकर पकड़ते हुए आए। तो उसने कहा ये रज़ा कहाँ से आ गए, ये तो सुल्तानपुर का है। तो पता, तो मुझे रिश्ता पता चला। बहरहाल बहुत वो जिस तरह से वो आए, अब मीटिंग अटेंड की। मीटिंग के बाद उन्होंने फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, और उसके 2 दिन बाद एक ख़त लिखा। वो ख़त मैं जल्दी में लाया नहीं, मैं पढ़ के सुना देता, वो सबके लिए मशअले राह होगी। उन्होंने उस ख़त में मुख्तसर ये कि लिखा कि आप रोज़ आना, अपने मोहल्ले में सबसे मिलिए, चाहे वो जिस ज़ात बिरादरी का हो, चाहे जो वो हो, सबसे मिलिए। ईद में, बकरीद में, त्योहारों पे, होली में, दिवाली में जाइए, और रोज़ आना, 2-4 आदमी जोड़िए और इखलाक पैदा करिए। तो उस ख़त में यही सब है। बहरहाल ख़त भी आ गया। अभी 2-2.5 महीने की बात है, उस 7-8 दिन के अंदर ख़त भी आ गया। तो वो ख़त तो मेरे लिए अभी यादगार हो गया है, इस तारीख़ी ख़त हो गया है। उसे मैं अब मढ़ा करके रख लूँगा। मैं इन्हीं सब लफ्ज़ों के साथ उन्होंने जो मोहब्बत दिखाई है और जो मोहब्बत सिखाई है, मैं
उसको बयान नहीं कर सकता। बहरहाल इस मौके पे मैं उनकी ताज़ियती जलसे में उनको करता हूँ कि खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। इन लफ्ज़ों के साथ आप सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहित साहब। हमारे चचा अमीर हैदर भी जिन गमों से गुज़रे हैं, हम सब उनको एक बार फिर ताज़ियत देते हैं और अल्लाह उनको हिम्मत दे, हौसला दे और वो हमारी सरपरस्ती करते रहें सेहत और सलामती के साथ। हम शारिफ साहब से भी उनकी जो क़ुर्बतें, जो मोहब्बतें रही हैं, हम उनके लिए भी ताज़ियत के कलिमात आपके लिए कहते हैं और ताज़ियत अदा करते हैं। वो गुजारिश करेंगे आप इस ताज़ियत में चंद मिनटों से शामिल हों। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए अपने अपनी खुशी चले। आज शारिफ साहब का जलसा जो हो रहा है ताज़ियत का, जहाँ से अदब नवाज हजरात की कमी होती जा रही मेरे हिसाब से। इस जलसे इस हाल को भरे होना चाहिए था, चारों तरफ लोग खड़े होते, इतने शागिर्द हैं उनके। हमारे हिसाब से मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के बाद, शारिफ रदौली के बाद अदब के जानने वाले, अदब जिनसे ज़िंदा था, ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। अदब नवाज भी कम होते जा रहे हैं मेरे हिसाब से हजरात। लेकिन अभी हमें मोहित साहब से बात हो रही थी, इधर प्रदीप भाई बैठे थे। मैंने कहा कुछ देर में ऐसा लगता है कि मंच पे बैठे हजरात ये रह जाएंगे और 5 लोग, हम 6 लोग रह जाएंगे। लेकिन मोहित साहब ने अच्छा जवाब दिया और प्रदीप भाई ने, दोनों मिल के, कि हम 2-3 लोग भी रह जाएंगे तब भी बैठेंगे। ये ताज़ियत है किसकी? शारिफ रदौली साहब की। अहमियत का इसका अंदाज़ा लगाइए। अम्मार साहब के यहाँ भी गम हुआ है, मुझे मालूम हुआ है, वहीं से आ रहे हैं, सीधे यहाँ लौट के आए हैं। और हम जानते हैं जहाँ कफन दफन होता है उसके बाद ताज़ियत के बाद लोग आना शुरू हुआ, तो सबको छोड़ के ही आए हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनसे कितनी लगाव था लोगों का शारिफ रदौली साहब का। और मेरा तो 50 साल का उनका ताल्लुक़ था। लखनऊ में बारादरी में एक कॉन्फ्रेंस, उर्दू कॉन्फ्रेंस कराई थी, तब से जिसमें मजाज का इंतकाल हो गया था। उसके बाद हमने अभी बाराबंकी में खुमार एकेडमी के हम चेयरमैन हैं, हमने उनको बुलाया। पानी बरस रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी तेज़। हमने मना किया ना आइए, कहीं नहीं मेरा इधर तुम्हारा हुक्म है, हमने आधा वो न कीजिए, कहीं नहीं आऊँगा। तो वो उस पानी में पहुँचे थे बाराबंकी। अभी उन्होंने सवाने उम्रात लिखी अपनी, उसमें मेरे लिए लिखा है कि अमीर हैदर अगर इस वक्त भी होते तो साफगो हैं कि वो जेल में होते, अगर ऐसे हुकूमत, आज की ऐसी हुकूमत होती। ये लिखा उन्होंने। हजरत उनके शारिफ रदौली साहब के साथ एक तारीख़ जुड़ी है, एक फ़लसफ़ा जुड़ा है, और उन्होंने क्या नहीं किया है उर्दू अदब के लिए। क्या वो, मैं समझता हूँ उर्दू अदब लखनऊ से इतना ऐसा लगता है ख़ात्मा हो जाएगा, ऐसा लग रहा था उनके जाने के बाद। उन्होंने जिसका साथ देते थे हमेशा देते। वक़ार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वक़ार ने उनको बेटी की तरह माना, तो आखिर तक वक़ार ने भी निभाया, और निकाल जल्दी चले गए तो उन्होंने भी निभाया। ये है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अम्मार भाई की ज़िंदगी में अल्लाह करे और इजाफ़ा करे, और 90-100 साल पूरे हों। ये उन हज़रात उन चीज़ों को निभाते हैं। अब निभाने वाले लोग नहीं रह गए हैं। आज जो यहाँ बैठे हैं हमारे रमेश भाई, कर्रार साहब, मेहंदी भाई, सभी, अनवर साहबा, आयशा साहबा और नैयर जलालपुरी साहब, मैं इनको इसलिए बहुत खुश हूँ कि इन्होंने, ये खुशी का मौका नहीं है लेकिन मैं इनसे खुश हूँ, इसलिए इन्होंने ताज़ियत का हक़ अदा कर दिया। इसलिए उन बच्चों को ला के देखा जिनको इग्नोर करते हैं लोग, जो उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़े रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को लाया। एक बच्ची आके रो रही थी, रो खुद नहीं रही थी, यहाँ के पूरा मजमा रो रहा था, मैंने देखा। ये सही कंडोलेंस है। मैं समझता हूँ इनके लिए जो कुछ किया जाए वो कम है, और उर्दू अदब के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और उन्होंने कितने मुलाशरे लिखे होंगे, कितने, और मैं तो 4-5-6 महीने के बाद मेरी उनकी बात होती रहती, मैं खैरियत देता रहता था। कहने अमीर हैदर तुम खैर टेलीफोन कर देते हो, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं टेलीफोन अपने मतलब के लिए करता हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है आपसे दुआएं तो मिल जाती हैं। बहुत खुश होते थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब करे, और मेरा यकीन है इनके ऐसे लोगों को जन्नत ज़रूर मिलेगी, जन्नत में अच्छी जगह मिलेगी, और उनके
लवाकिन को, उनको चाहने वालों को इस सदमे से जाकान मौता दे। बहुत शुक्रिया। अब अमीर हैदर चचा, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि ये किस तरह का ताज़ियत का सिलसिला। आप ये देखिए लोग कैसी कैसी हालत में यहाँ हैं। तकदीस भाभी, वक़ार भाई के अहलिया रोज़े से हैं, तो मैं अर्श से गुजारिश करूँगा और सईद भाई वहाँ पे थोड़ा सा, भाभी आप चले जाएँ ऑफ़िस में, वहाँ थोड़ा है इंतज़ाम, अफ्तार का वक्त हो गया है। आप भाभी साथ में चली जाएँ, आप रोज़ा अफ्तार करवा दें। और मैं काज़मी साहब शिया कॉलेज से हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 2 जुमलों से शिरकत कर लें और हम आपको भी ताज़ियत पेश करेंगे काज़मी साहब। और ये सिलसिला अब चंद बुज़ुर्गों तक का है, तो जाहिर सी बात है शारिफ सर से सिर्फ मोहब्बत है, लफ्ज़ वफ्ज़ का आज कुछ मामला नहीं है, जज्बों का मामला है। डायस पे बैठे हुए सभी लोग और सामने बैठे हुए सामीन जो सभी ताज़ियती जलसे में आए हैं और उस अहम शख्सियत के लिए आए हैं कि जिन्हें लफ्ज़ों में नहीं ढाला जा सकता। मैं इस खानवादे से एक दामाद की हैसियत से जुड़ा था। मैं उनके भाई का दामाद हूँ, मगर वो 20 साल से वाबस्ता हूँ, मगर मुझे उनसे इतनी वाबस्तगी नहीं थी। मगर 2 साल पहले जब वक़ार साहब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मेरी शख्सियत को मुझे देखते हुए, मैं शिया कॉलेज में प्रोफेसर हूँ बॉटनी का, मैं उनसे इतना वाबस्ता नहीं था, मगर जब उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये जो मैंने इदारा अपनी बेटी के लिए बनाया है, मैं तुम्हें इसमें मैनेजर की हैसियत से रखना चाहता हूँ। मैंने बहुत मना किया, मगर जब उन्होंने मुझ इसरार किया तो मैं इनकार भी नहीं कर सका। मगर जब से जैसे मैं उन्हें करीब से देखता रहा तो अदबी हैसियत से तो मैं उन्हें उस अंदाज से नहीं बता सकता, आप मुझसे पहले बेहतर जानते हैं, मगर इंसान की हैसियत से वो क्या थे मैं उन्हें लफ्ज़ों में भी नहीं ढाल सकता, ना बता सकता। छोटे छोटे बच्चे जो उस स्कूल में हैं, जो वहाँ की टीचर्स हैं, वो उन्हें खाली ये नहीं समझती थी कि इसके फाउंडर हैं, बल्कि आज उनका एहसास ऐसा हो गया है कि जैसे उनका बाप उनके सर से चला गया है। वो छोटे छोटे बच्चे जो इस अंदाज से रो रहे हैं उनकी मौत को सुनने के बाद, जैसे उनका असल बाप मर गया हो। और मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ, और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं सबको ताज़ियत पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी करम फरमा प्रोफेसर वंदना मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द, वो भी चंद शब्द जो आप जितना कह सकें, और फिर अनीस अंसारी साहब हैं, कमर जहाँ आपा हैं और डाइस है, और अगर कोई और रह जाए तो उसके आसपास का भी मुझे शख्सियत दिला दे, ताकि शारिफ साहब को मुझे लग रहा है खराज अक़ीदत का तरीक़ा यही है कि कोई भी रिश्ता, कोई भी जज्बा नज़रअंदाज ना हो। शुक्रिया नैयर साहब, आप सबको ताज़ियत पेश करती हूँ, और ख़ास तौर से अम्मार भाई को 2 दिन में ही इतने दुख सहने पड़े कि पहले उनका इतना आत्मीय साथी, इतने बरसों का साथी चला गया। हमें मालूम है क्योंकि कई बार हम इन लोग को साथ देखते थे, चाहे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मामला हो या और जगह, तो ये दोनों लोग कितने प्यार से मिलते थे और कितना लंबा इनका साथ था। तो एक तो ये घटना हुई और फिर उनकी बहन का भी इंतकाल हुआ, तो मैं उनके दुख में शरीक हूँ। मुझे जब मैंने शारिफ साहब की ख़बर सुनी तो मुझे यकायक रोज़ी का ख़याल आया, क्योंकि उनको भी बहुत दुखों से गुज़रना पड़ा। वक़ार साहब को जब हम सोचते हैं तो शारिफ साहब याद आते, और शारिफ साहब की सोचते तो वक़ार याद आते हैं, क्योंकि एकदम बेटे की तरह वो वक़ार साहब को मानते थे, और वक़ार भी साहब भी उनकी इतनी ही इज़्ज़त करते थे, और उनके वो दाएं बाजू थे, उनकी पूरा सहारा बने हुए थे। जब तक वक़ार साहब थे मुझे याद है कि हमेशा शारिफ साहब हमको बुलाते थे अपने स्कूल, और वहाँ हम लोग का भाषण वाषण करवाते थे। कविता पाठ के लिए भी हमको बुलाते थे। तो ये जनवादी लेखक संगठन की बैठक नहीं थी, ये प्रगतिशील लेखक संगठन की बैठक नहीं थी, ये उनका अपना स्कूल था, और जो उन्होंने अपनी बेटी की याद में बनाया था। और उसमें साधारण घरों की, गरीब घरों की लड़कियाँ, जो बहुत मेहनती लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ वहाँ की फ़र्स्ट क्लास आईं। जब इस बार का इम्तहान हुआ था, उसका रिज़ल्ट आया, उनके सामने वो हम लोग की हिंदी की कविता हमको बुलाते थे, मनीष शुक्ला को बुलाते थे, रमेश जी को बुलाते थे। और जब उनके बर्लिन वाले दोस्त तारिफ नकवी साहब आते थे तो वो उनको अब्बास साहब कहते थे, तो उनके उसमें हम लोग को बुलाया करते थे वो कविता के लिए। कोई होली दिवाली, कोई त्यौहार ऐसा नहीं गया जब शारिफ साहब ने हमको फ़ोन, ना कभी मैसेज नहीं करते थे, हमेशा फ़ोन करके दुआएं देते थे और विश करते थे।
हमारे पिताजी के कई कार्यक्रम होते हर साल होता था, तो उनकी याद में उसकी अध्यक्षता जब हम उनसे कराते थे तो उस कार्यक्रम की रौनक ही और हो जाती थी, उसकी शान ही और हो जाती थी, क्योंकि अध्यक्षता उनसे बढ़िया, सदारत किसी कार्यक्रम की उनसे बढ़िया कोई कर सकता नहीं, मैं पक्का मानती हूँ। तो शारिफ साहब से मेरी पहली मुलाकात शायद 2002 में या 2000 में हुई, और तब से मुझ में तो कोई गुण नहीं था, लेकिन क्यों उनका मुझे इतना स्नेह मिला मैं नहीं जानती, लेकिन तब से हम लोगों का जो एक संबंध बना और बहुत वो उनका स्नेह हमको मिला, बहुत हम लोग उनके साथ से बहुत सीखते थे, बहुत उनकी कदरों को अपनाने की कोशिश करते थे। तो अब बस वो जो मैंने कल भी कहा कि वो यादों में रहेंगे हमारी, उनकी चीज़ों से हम सीखते रहें। उनसे नम्रता सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और बहुत जल्दी टेम्पर लूज़ करते हैं, और कोई ज़रा सी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते हैं और फ़ौरन एक टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। तो ये जो हमको सीखना है शारिफ भाई से कि टेम्पर लूज़ नहीं करना है, आप शराफत से, तमीज़ के साथ और विनम्रता के साथ भी अपनी बात बहुत दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं। ये हमको शारिफ साहब ने सिखाया है। अगर हम इसका पालन कर सकते हैं तो मैं समझती हूँ शारिफ साहब को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और मैं उनकी जो पर्सनैलिटी के भी, किसी ने कहा था कि देश भर में वो कहीं भी किसी से भी उनके संबंध थे और वो काम करवा सकते थे, किसी की कोई मुश्किल हो तो उसको आसान करवा देते थे। मैं उनको देश का नहीं कहती हूँ, मैं उनको आलमी व्यक्तित्व मानती हूँ। मुझे पता है, मैं जब कराची गई थी वहाँ पर हमारी मुलाकात प्रगतिशील लेखक संघ की मीटिंग्स में भी हमको बुलाया गया था, और भी कई मीटिंग्स में हम लोग लेखकों की गए, तो वहाँ पर हमको राहत सईद साहब मिले। और जैसे ही उनको पता चला कि मैं लखनऊ से आई हूँ, उन्होंने फ़ौरन पूछा कि शारिफ साहब कैसे हैं। और बाद में मुझे पता चला कि शारिफ साहब जब वहाँ गए थे तो उनकी शान में, उनके स्वागत में बड़ा भारी सम्मेलन वहाँ किया गया था कराची में। और अब भी एक हमारे दोस्त थे, मैं जल्दी से अपनी बात ख़त्म करूँगी, दोस्त थे उनके, उसमें एक जूम पर एक कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें भी राहत सईद साहब भी हिस्सेदारी कर रहे थे और हम लोग भी उसमें थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो सबसे पहली बात पूछी कि शारिफ कैसे हैं। मैं शारिफ भाई को बताती थी कि राहत सईद साहब आना चाहते हैं और उनको बुलाने का कुछ जतन करिए, कोई प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक करवाइए, लेकिन ये अब दिल की दिल में रह गई। शारिफ साहब को हम हमेशा याद करेंगे, हमेशा वो हमारी यादों में रहेंगे, और उनसे हम विनम्रता का पाठ और अदब के लिए कुछ करने का पाठ पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया, और एक बार फिर उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अमिट की तरफ से, अखिलेश मिश्र ट्रस्ट की तरफ से, और डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहित्य संस्थान, साहित्य अकादमी की तरफ से मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। अच्छा, अभी शुआ फातिमा कॉलेज के मैनेजर की हैसियत से काज़मी साहब ने बहुत जज्बाती अंदाज में चंद जुमले कहे। मैं वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं मीरा त्रिपाठी जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि 2 जुमले थोड़े से कह दें। मीरा त्रिपाठी जी, जाहिर सी बात है शारिफ साहब से जो उनका ताल्लुक़ और शारिफ सर की मोहब्बतें और शफ़क़तें उनको हासिल नहीं हैं, और कॉलेज के हवाले से बातें करने को तो बहुत हैं, लेकिन इस वक्त चंद जुमले ताज़ियत के वो कह दें। और फिर सईद भाई, ये तो सिर्फ ताज़ियत का हुआ, शारिफ साहब की पूरी शख्सियत पे एक बड़ा कम से कम 2 रोज़ा सेमिनार जो है या कॉन्फ्रेंस जो है वो आप कीजिएगा। अम्मार सर मौजूद हैं, इंशाल्लाह, आइए। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग सर को उर्दू वर्ल्ड के हिसाब से जानते हैं, लेकिन हम लोग उनको एज अ गार्जियन जानते थे। सर के पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ होती थी, जब छोटे बच्चे उनसे मिलने जाते थे तो वो हमेशा देते थे और कहते थे कि आप बच्चों को रोका मत करिए। जब हमने ज्वाइन किया उसके बाद उन्होंने ही हम लोगों को बताया, हमको सिखाया कि 3 साल के बच्चे से कैसे बात करनी और 80 साल के बुज़ुर्ग से कैसे बात करनी। आज हम लोग जो कुछ भी हैं सर की बदौलत, एक तरह से हमारा गार्जियन चला गया। आप सबसे बस यही गुजारिश है कि आप बहुत सारी दुआएं उन बच्चों को दीजिए जिनके लिए उन्होंने एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कायम किया, और हमेशा उन्होंने ये कहा कि किसी की पढ़ाई पैसे के लिए नहीं रुकनी चाहिए, और हम लोग उसी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसका इल्म नहीं था कि 8 तारीख को हम यहाँ आपा की फ़ोटो देख रहे हैं और आज सर की देखेंगे। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। थैंक यू। अब इसके आगे तो गिरदाब है खामोशी की, मैं लफ्ज़ भूल रहा हूँ, कोई बचाए मुझे, ये वाली कैफियत है। तो मैं अनीस सर से गुजारिश करूँगा, हमारे अनीस अंसारी साहब, जाहिर सी बात है कि
कितना ज़माने का साथ है उनका। और अब ये अल्लाह इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे हमारे सरों पे सेहत के साथ, और कि कम से कम मोहतरम जनाब सद्र, इतनी देर से सभी लोगों को सुन रहे हैं, समझ में नहीं आता कि क्या कहें। हम लोग अपनी किस्मत पर रश कर सकते हैं कि एक ऐसे इंसान से सिलसिला था जो बहुत सी खूबियों का मालिक था। एक उर्दू के बड़े नाक़िद की हैसियत से, मुसन्निफ़ की हैसियत से, तालीम के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, अंजुमन प्रोग्रेसिव राइटर्स, थोड़ा आवाज़ कुछ गड़बड़ हो गई, हेलो, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के एक अहम मुहर्रिक सतून की हैसियत से और एक इंसान की हैसियत से इतनी सारी खूबियाँ उनमें जमा थीं कि बहुत कम लोगों को ये खुशनसीबी मिलती है। बहुत ही मीनिंगफुल, पुरमानी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। हम लोग उससे सिर्फ सबक हासिल कर सकते हैं कि कैसे ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए। मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मेरे टूटे फूटे कलाम पर उन्होंने तकरीबन 11 पेज का एक मज़मून लिखा, और ख़ाली मज़मून नहीं लिखा बल्कि उससे शाया करने के लिए कई जर्नल्स को भेजा तो और छपा भी हो। मैंने एक गज़ल लिखी थी जिसमें कुछ जिस्म का ज़िक्र था, तो उनका फ़ोन आया, कहने लगे कि अब आप इस किस्म के इस्तिआरे कम इस्तेमाल किया करिए। तो मुझे अमीर मीनाई का ज़िक्र करना पड़ा। हमने कहा उनकी भी शायरी में बहुत सी चीज़ें हैं, गालिब के यहाँ भी मिल जाएगा। तो हम एक उर्दू के एक बड़ी रवायत के पीछे जा रहे हैं। बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया था। अभी तक मुझे मेरे बहुत से लोगों से ताल्लुक़ात हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के, तमाम लोगों से मिलता रहता हूँ। इतनी लंबी ज़िंदगी में कभी कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने शायर बिरदौलवी साहब के बारे में कभी कोई मनफी बात कही हो, मज़ाक़न भी। सिर्फ़ एक साहब ने कहा था जो ख़ुद भी मरहूम हो गए हैं, मेरे दोस्त थे, JNU के बड़े प्रोफेसर थे। शारिफ साहब की शख्सियत में अजीब दिलकशी थी। इस कदर बड़ा इल्म रखते हुए इस कदर इंकिसारी के साथ लोगों से मिलते थे, इतनी बशाशत के साथ मिलते थे कि ये दो खूबियाँ एक साथ इकट्ठा होना बड़ा कामयाब है। जो लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शोहरत होती है, तरक्की कर चुके होते हैं, तो उनमें ये सिफ़त निस्बतन कम हो जाती है कि अपने से छोटों से, कम वसीले वालों से उतनी मोहब्बत से मिले, उतनी शफ़क़त से मिले। उनमें ये खूबी बहुत बड़ी चीज़ थी और हम लोग इसको सीख सकते हैं। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वो बहुत बड़ी है। उनका जो स्कूल है उसको अब देख रेख करने की ज़रूरत होगी। ऐसे लोग चाहिए होंगे जो उसको बढ़ा सकें। हम लोगों को उसकी तरफ फ़िक्र करना चाहिए कि उस चीज़ को, उसमें कोई कमी ना आने पाए, उसको बढ़ाया जा सके।
तनक़ीद निगारी के मैदान में जो लोग काम कर रहे हैं वो सीख सकते हैं कि एक अदबी और अमली तहरीक से दहाइयों तक जुड़े होने के बावजूद कैसे किसी शायर या तसनीफ़ निगार की तख्लीक़ात पर एक बीच का रास्ता, मुतदल रास्ता निकाला जा सकता है, कैसे किसी कलाम को या किसी तसनीफ़ को उसकी ख़ामियों को जानते हुए भी बहुत ही मुतवाज़न और बहुत महज़्ज़ब तरीक़े से उसकी तरफ इशारे किए जा सकते हैं। ये सब बड़ी खूबियाँ इंसानों की। शाम गम फिर से नमूदार है, अफ़सोस अफ़सोस। शाम गम फिर से नमूदार है, अफ़सोस अफ़सोस। उसकी जुल्मत से ये दिल तार है, अफ़सोस अफ़सोस। उसकी जुल्मत से ये दिल तार है, अफ़सोस अफ़सोस। पेड़ सरसब्ज़ था तब कद्र न की शाखों की, पेड़ सरसब्ज़ था तब कद्र न की शाखों की, और अब धूप सदावार है, अफ़सोस अफ़सोस। मैं ये शिकायत नहीं कर सकता कि शारिब रज़ौली साहब की कद्र नहीं हुई। हमारे समाज के मुख्तलिफ़ शोबों ने उनकी भरपूर तायद भी की, उनकी इज़्ज़त भी की, उनके बारे में लिखा भी, और जो उनके मकतबे फ़िक्र से मुख्तलिफ़ रवैया रखते थे उन्होंने भी उनकी कद्र की। शमशुर रहमान साहब एक मुमताज़ तनक़ीद निगार, उनका रवैया तनक़ीद में बिल्कुल अलग था, तरक्की पसंद तहरीक से बिल्कुल मुतरादिफ, बल्कि कंट्राडिक्टरी कहना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत बहुत इज़्ज़त करते थे, लिखा भी है उन्होंने। मैं आप सबके साथ उनके वफ़ात पर गम का इज़हार करता हूँ, उनके लिए ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हस्ब मरातिब उनको बेहतरीन जगह जन्नतुल फिरदौस में अता फ़रमाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, हम सब आपकी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं। अच्छा, इधर अब ये ख़वातीन में हमारे सलमान अब्बासी साहब की अहलिया शाहाना साहिबा हैं, वक़ार भाई की अहलिया भाभी तक़दीस फ़ातिमा हैं। हम इन सब की तरफ से अब एक देखिए जो शारिब सर में ख़ुसूसियत थी कि शागिर्दों के हर खुशी गम में बेटों की तरह बेटियों की तरह उनके यहाँ शामिल होना, शादियाँ कराना, जाना और उनकी तमाम ज़रूरतों को देखना। ऐसे अगर कोई ख़वातीन में कोई नाम है तो क़मर जहाँ आपा, इनका भी जो शागिर्द रहा है उसको माँ की तरीक़े से प्यार देना, उसके हर खुशी गम को महसूस करना, उसकी ज़रूरतों को, बल्कि ये तो शागिर्दों की बात छोड़िए, मैं अभी 2-3 रोज़ पहले बनारस की तरफ जा रहा था तो एक द्विवेदी जी मिले, क़मर जहाँ आपा, आपके ज़माने के रहे होंगे, वो उस वक्त जो है वो एनसीपीएल वग़ैरह का भी कोई शायद बोर्ड देखते थे। तो वो उन लोगों में जो इज़्ज़त है आपकी कि वो किस तरीक़े से अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आती थी। कभी इनके घर पे चले जाइए तो गली के जितने भी जानवर हैं उन सब का ख़याल, एक एक निवाला पानी के लिए रखना गली में, इस तरीक़े से जो रिश्तों का। और जब दिल्ली में उर्दू एकेडमी के सेमिनार होते थे, साहित्य एकेडमी के हम लोग छोटे छोटे देखा करते थे, तो जो लखनऊ का वक़ार, एक तरफ से शारिब सर बैठे होते थे, एक तरफ क़मर जहाँ आपा, तो ये पूरी एक सिलसिला की एक पूरी रिवायत की वो जो कड़ियाँ हैं, मैं गुजारिश करूँगा क़मर जहाँ आपा से, प्रोफेसर क़मर जहाँ साहिबा, ज़ाहिर सी बात है और BHU में उनका ज़माना गुज़रा, लेकिन सब कुछ तो लखनऊ ही में उनकी तालीम, तरबियत और पूरी ज़िंदगी। तो क़मर जहाँ आपा को हम ताज़ियत भी पेश करेंगे शारिब सर के लिए और उनसे गुजारिश करेंगे ताज़ियत की कलमात करें। हाज़रीन ताज़ियती जलसा, अभी अब्बास रज़ा नैयर साहब ने शिकायत की थी कि यह हाल जिस तरह शारिब साहब की मौजूदगी में भरा रहता था, आज उतने लोग नहीं हैं। तो मैं उसका जवाब ये दे रही हूँ कि उसमें सामीन और लुत्फ़ उठाने वालों की तादाद ज़्यादा होती थी। आज तादाद इसलिए कम है कि इतने लोगों में से हर आदमी शारिब साहब से अपने रिश्तों को याद कर रहा है, दोहरा रहा है, और ये ताज़ियती जलसा बिल्कुल रस्मी नहीं है। आज मैं भी पहली बार इस एकेडमी में
शारिफ भाई की गैर मौजूदगी में आई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ उनके जलसों में यहाँ आती थी और हमेशा मैंने इस हॉल को भरा हुआ पाया। और मेरे ताल्लुकात उनसे तकरीबन 63 साल पुराने हैं, 63 साल। मैं ख़ुद अभी कल मैं अपनी उम्र के 82 साल पूरे करके 83 में लग जाऊंगी। और जाहिर है कि मौत दबे पाँव धीरे धीरे सबके पास बढ़ती है। ये सांसें जो हम ले रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी को बढ़ा नहीं रही हैं, हर सांस हमारी ज़िंदगी को माइनस कर रही है, हमें मौत से करीब कर रही है। तो अगर उस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, और ये एहसास बहुत शुरू से हो जाना चाहिए। तो शारिफ साहब की मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में उस वक्त थी जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आई थी। मैं और ये आयशा वगैरह एक साथ हम लोग तालीमगाह से फ़ारिग हुए थे सन 60 में इंटरमीडिएट करके, और हम सबको बराह रास्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन हमारे अंदर इतने नामी असतज़ा हमारे मुक़द्दर से मिले कि हम उनका पूरा फैज़ भी ना उठा सके। प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी, प्रोफेसर शबीउल हसन नौनहरवी, प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन साहब, अल्लाह अल्लाह किसका किसका नाम लें। आले मसरूर साहब मेरे ज़माने में नहीं थे, वो उससे पहले रिटायर हो चुके थे। लेकिन बहरहाल ये लोग उस वक्त भी हमारी सरपरस्ती करते थे। हम सूए अदब के ख़याल से अपने उस्तादों से ट्यूटोरियल होते थे, टेस्ट होते थे, हम ये भी नहीं पूछ पाते थे उनसे कि भाई हमें कोई किताब बता दीजिए इस सिलसिले में कि जिससे हम नोट्स तैयार करें। अदब के ख़याल से सवाल नहीं कर सकते थे उस्ताद से। लेकिन प्रोफेसर महमूदुल हसन साहब और प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी उस वक्त रिसर्च स्कॉलर थे और ये लोग हमारी पूरी मदद करते थे। वो वक्त और आज का वक्त ज़िंदगी में बीच बीच में हम दूर होते रहे, लेकिन ऐसा न हुआ कभी कि बिल्कुल साथ छूट गया हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद हम फिर मिले, बनारस में मिले, हम उसके बाद फिर मिले तो जब शारिफ साहब JNU में थे तब मिले, और उसके बाद फिर मिले तो वही लखनऊ जो मरकज़ था हम लोगों का, जहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी, वहीं हम अपनी आखिरी सांसें गिनने के लिए वापस आ गए। और शारिफ साहब जा चुके हैं। धीरे धीरे हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका था, जिससे हमारे बहुत बड़े उस्ताद थे, वो धीरे धीरे हमसे जुदा होते गए। और उसके साथ साथ हमारी जो तहज़ीब थी, जो हमारी तहज़ीबी रवादारियाँ थी, वो भी अब बहुत कम हो गई हैं। उसका आप लोग भी अंदाज़ा कर रहे होंगे इदारों में, तालीमगाहों में। लेकिन शारिफ साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। शारिफ साहब ने अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख़याल रखा वो लखनऊ की तहज़ीबी रवादारी थी। कोई बात नहीं, वो बार बार कुछ है उसमें ख़राबी हो रही है। हम लोग चंद लोग हैं जो आपस में सिर्फ इस दुख को बांटने आए हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने आए हैं, और वो कर रहे हैं। यहाँ ना कोई लेक्चर हो रहे हैं, न कोई तकरीब हो रही है, न कोई जलसा हो रहा है। हम सिर्फ ताज़ियत के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज भी शारिफ साहब हमारे बीच में किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम कि अगली बार मैं यहाँ आ सकूँगी या नहीं, क्योंकि बताया कि धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं और उसका एहतराम और एहतमाम करना चाहिए। हमारे यहाँ पूरे अदब में मौत से खौफ का तसव्वुर नहीं पेश किया गया है। इसका मुझे अंदाज़ा है। मौत को आप इस तरह रखिए कि हम सोचते हैं कि उर्दू में एक थीसिस होना चाहिए मौत के ऊपर, जो अभी तक नहीं हुआ है। शायरी में बहुत ज़्यादा और नहायत बहादुरी से और बहुत अच्छी तरह से उसको पॉजिटिव रवैया उसका रखा गया है। हम लोग ज़ेर इश्क पढ़ते थे, आपके ही ज़िक्र में हो रहा है, पढ़ाते थे, किताबें देते थे। और जब पढ़ा ज़ेर इश्क तो लगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्यों इस कदर इस पर पाबंदियाँ लग रही हैं और इसकी इशाअत जो है वो नहीं की जा रही और क्लासों से निकाली जा रही है, कुछ भी नहीं लगा। लेकिन जब उसे एक बार पढ़ा हम लोगों ने, आयशा भी उस ज़माने में मौजूद थी, हम लोगों के कोर्स में भी नहीं रखी गई थी वो, मालूम नहीं क्यों, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि एक बार उसे पढ़ेंगे ज़रूर उसमें क्या है। और जब उसे पढ़ा तो मालूम हुआ कि उसका बेहतरीन जो हिस्सा है
वो उस हीरोइन की वसीयत है जिसमें उसने मौत को सामने रखा है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, आज वो तंग गोर में है पड़े। कोई लेता नहीं है उसका नाम, कौन सी गोर में गया बहराम। कल जहाँ पर शगुफ्तो गुल थे, आज देखा तो हार बिल्कुल थे। तो ये बड़ी उम्र जो है, ये तैयारी करना चाहिए उस आखिरी सफ़र की कि जिसमें हम तन्हा होंगे, हमारे आमाल होंगे, हमारी बात होगी, हमारी सोच होगी। उसके लिए हमको तैयारी करना चाहिए। और इस वक्त जो लोग हैं वो सब हमारे शारिफ साहब के सोगवार हैं और वो मर्तबे सबको दिया करते थे। उन बच्चों की बात मत कीजिए, वो हम जैसों को भी मर्तबे दिया करते थे, जिनसे हम एक एक किताब मांग कर पढ़ा करते थे। और जब वो प्रोफेसर हुए तो उन्होंने हमको, हम BHU में सदर शोबा थे, तहक़ीक़ी मकाले भेजते थे और अपने पास बुलाकर अपने पास बिठाते थे कुर्सी पर। मैं कांपती थी, मैं नहीं बैठ पाती थी। शारिफ भाई मैं आपके पास नहीं बैठूंगी, सदर शोबा वो भी थे, मैं भी थे, लेकिन एक फासला था, एक तरबियत थी, एक तहजीब थी लखनऊ की कि मैंने इनसे किताबें मांग मांग के पढ़ी, मैं कैसे इनके पास बैठ जाऊं। और वो ज़बरदस्ती मुझे, नहीं आज तुम भी हमारे मर्तबे पर हो, नहीं आज तुम भी उस मकाम पे पहुंच गई हो, और वो ज़बरदस्ती मुझे अपने पास बिठाते थे। कैसे कैसे भूल जाएं ऐसे लोगों को। अभी तक तो जो कुछ हुआ है वो सिर्फ उनका नाम भर है, कुछ उनके कारनामे नहीं हैं। इस वक्त उनके किसी कारनामे से हम लोग न उनकी किताबों का जिक्र कर रहे हैं, न हैसियत अदीब और प्रोफेसर के, लेकिन सबसे कामयाब वो इंसान होता है जो अच्छा इंसान होता है, और अच्छा अदीब भी वही होगा, अच्छा वही सब होगा, टीचर वही होगा। शुक्रिया। सुबह को तायराने खुश इल्हान पढ़ते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। और फिर जब लखनऊ उस मसनवी में आता था, रुख पे पल्लू हवा से हिलते हैं, चलिए अब दोनों वक्त मिलते हैं। तो ये सब विरासतें अदबी और तहजीबी सकाफ़ती हमारे पास हैं। आयशा बाजी का कमर जहाँ साहिबा के साथ सभी आपा का। अच्छा, पिछले 2 महीनों से मुझे लग रहा है हर 8वें दिन हम लोगों का गाहे बगाहे मिलना होता था। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बिछड़ते वक्त जो है वो ऐसी यादें कि आप बर्दाश्त न कर पाएँ। एक पहले हम लोग जमा हुए साहब के साहब आप नाम फ़ाइनल कीजिए, तो प्रोफेसर गज़नफ़र का नाम उस दिन क्या उम्दा वो मजलिस थी, वो गुफ्तगू थी, वो क्या क्या एहतमाम, तवाज़ो, वज़ादारियाँ। और उसके बाद में फिर वो एक दिन बैठे के बच्चों के जो अवार्ड हैं और वो जो अफसाने हैं मुंतखब, फिर तैयारियाँ ली जाएं। फिर वो अब सबीहा अनवर आपको जो है वो फेमिनिज़म के हवाले से ख़वातीन जो निसाई एहसासात हैं उन पे खुतबा दे। क्या पता था कि अभी 8 दिन पहले आप यहाँ शमीम नखत यादगारी खुतबा पढ़ रही थी और आज शारिफ साहब का मरसिया पढ़ने के लिए यहाँ हम सब जमा होंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सभी आपा से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और ताज़ियती कलमात कबूल भी करें। और एक रोशन दिमाग था न रहा। शारिफ साहब के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत मुश्किल है ख़ासकर मेरे लिए कि कल से आज तक की कैफियत ये है कि नासिर काज़मी का शेर याद आता है कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। इतना रंज, इतना गम, इसलिए नहीं कि तनकीद का एक बड़ा मीनार गिर गया, इसलिए नहीं कि अदब दोस्ती अदब का एक महफिल उजड़ गई, नहीं, इसलिए कि एक मददगार, एक मिलनसार, एक हमदर्द, एक गमगुसार जो हर एक के लिए खड़ा था, जिसने इतनी बच्चियों की सरपरस्ती की उस मुल्क में जहाँ लड़कियों की तालीम इतनी कम है, उसने ऐसा कि 100% रिज़ल्ट दिया अपने कॉलेज का, वो शख्स उठ गया। इंसान के बाद सिर्फ़ उसकी नेकियां और उसकी भलाइयां, उसकी अच्छाइयां ही बाकी रहती हैं, न किताबें रह जाती हैं, न उनके एडिशन बाकी रह जाते हैं। ये याद रखिए, याद करने से पहले कि
मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आते हैं जाने के लिए। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अभी शारिफ साहब ना इतनी दूर गए हैं हमसे, एक दिन गुज़रा है कि मैं ताज़ियती अल्फाज कह सकूं। किसकी ताज़ियत, कैसी ताज़ियत, अभी तो बिछड़ने का गम है उनसे कि एक ऐसा शख्स इस दुनिया से चला गया जो हर मौके पर हमारा हमदर्द था। मैं उसके गम में ख़ुद निढाल हूँ और आप सब गमगीन चेहरों को अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करती हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सभी आपा, अल्लाह आपको सब्र दे। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। मीर साहब के उसी सिलसिले की की तरफ हम चलते हैं। मीर साहब हों या गाना हों कि आसी उल्दनी, कैसे कैसे बेघरों का घर रहा है लखनऊ। तो मीर की विरासत मरहूम आसी से होती हुई जब शायरी में ढलती थी तो वाली आसी हो जाती थी, फ़िक्शन में ढलती थी तो आयशा सिद्दीकी। मैं आयशा बाजी से गुजारिश करूँगा, अच्छा आयशा बाजी भी अल्लाह इन बुज़ुर्गों को तादेर सलामत रखे। आप इन सब की गुफ्तगू, अबूज़र भाई कुछ चीज़ें महफूज कर लीजिए, आयशा बाजी से कभी मरसिया पढ़वा लीजिए चंद बंद, कमर जहाँ आपा बैठी हों, सभी आपा बैठी हों, कभी कोई अफसाना पढ़वा के महफूज कर लीजिए चीज़ें। हम लोगों ने बचपन में सुने हैं, क्या मरसिया ख़ानी और क्या अंदाज़ आयशा बाजी का। तो थोड़ा सा अल्लाह बस ये इन बुज़ुर्गों को अल्लाह सलामत रखे और सब्र दे इनको, बस यही कहेंगे। क्या गुफ्तगू है इन सब की और क्या शायरी का हाफ़िज़ा और क्या। जनाब सदर और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये ताज़ियती जलसा है, समझ में नहीं आता और किसका ताज़ियती जलसा है। जहाँ इस हॉल में दाखिल होते वक्त सबसे पहले जिसको नज़रें तलाश करती है उसका ताज़ियती जलसा है, समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ। उनकी इल्मियत, उनका रुतबा, उनकी शख्सियत, बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहा है सबने। लेकिन मैं एक साहिल लुधियानवी का शेर है कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते। साहिर ने तो ये कहा है ज़रूर, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगी। एक इंसान जब ज़िंदा होता है और इंसान जो जागा हुआ जहन रखता है, जो रोशन आँखें रखता है, जो सोचता है, जिसका जो देखता है एक एक तिनके को, एक एक चीज़ को, उसके अंदर सब कुछ महफूज रहता है, उसके अंदर एक ज़माना महफूज रहता है, एक अहद महफूज रहता है, वो सारे लोग महफूज रहते हैं जो उसके आसपास से गुज़रे। तो शारिफ भाई ने जिस लखनऊ में रहे और जिस अहद में रहे, वो ज़माना था जब लखनऊ की ज़मीन शायरों और अदीबों को पैदा करती थी। छोटे छोटे लड़के भी शायरी करते थे, नौजवानों को सिवाय लिखने के कोई दूसरी चीज़ याद नहीं थी। शारिफ भाई के चारों तरफ भी इसी तरह की कहकशां थी। आप सोच लीजिए, इकबाल मजीद साहब को ले लीजिए, कि आबिद सोहेल साहब को ले लीजिए, कि नकवी साहब को ले लीजिए जो जर्मनी में है, या अहराज साहब को ले लीजिए, कितने नाम गिनाए जाए। अब वो उनके साथ थे, उन सब के साथ उन्होंने भी सांस ली, सोचा, तो वो सब उनके अंदर जिंदा थे। एक कहीं चला गया, एक कहीं चला गया, जहाँ गए वहाँ माहौल को रोशन किया, लेकिन वो यादें और वो पर्सनालिटी या शारिफ भाई के अंदर जिंदा थी। तो वो हयात थे तो ज़माना हयात था, वो अहद ज़िंदा था, वो माहौल ज़िंदा था, वो तहज़ीब ज़िंदा थी लखनऊ की। लखनऊ बहुत बदल गया है, लोग बदल गए हैं और एक एक करके लोग रुखसत होते जा रहे हैं। वाली आसी साहब का शेर उन्होंने अभी पढ़ा, उन्हीं का शेर है, मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ। ये उन्होंने कहा है। और आज जब शारिफ साहब नहीं रहे, रतन सिंह साहब उनमें ज़िंदा थे, रुखसत हो गए। जमाल पाशा यहाँ के कहे लगाते थे, रुखसत हो गए।
आबिद सुहेल साहब संजीदगी से गुफ्तगू करते थे, चले गए, मगर उनकी यादें, उनकी जो कुछ था वो उनके अंदर ज़िंदा था, वो अभी फिर से उसको ज़िंदा कर सकते थे। वो जब बोलते तो उनकी बातें, उनके बारे में सब कुछ बता सकते थे, वो उस माहौल के बारे में बता सकते थे। वो बताते थे कि लखनऊ कैसा था, ये यूनिवर्सिटी कैसी थी, यहाँ के उस्ताद कैसे थे, यहाँ कैसे दर्स दिए जाते थे, और वो ख़ुद उसकी ज़िंदा मिसाल थे, उस लखनऊ की, उन उस्तादों की, उन साथियों की। आज उन्होंने आंखें मूंद ली तो आँखों के साथ वो सब अंदर चला गया। वो लोग वही नहीं रुखसत हुए, वो अहद रुखसत हुआ है, वो लोग रुखसत हुए, वो ज़माना रुखसत हुआ है। शायद इसके लिए ही वाली आसी ने कहा था, जितने हम प्याला थे उठते जा रहे हैं बज़्म से, जितने हम प्याला थे उठते जा रहे हैं बज़्म से, आखिरी पैमाना अपना भर रहा है लखनऊ। तो ये लखनऊ अब देखिए और क्या क्या दिखाता है। वो आखिरी लोगों में से थे जो लखनऊ को समेटे हुए थे। खुदा से दुआ कीजिए कि हम जो विरासत उन्होंने छोड़ी है उसको हम ज़िंदा रख सकें, और जो उनके साथी हैं अल्लाह उनको सेहत दे और उम्र दे, और उनकी यादें सलामत रहें, और हम सब उनको याद करते हुए शायद हमसे हो सके तो कोई नेकी कर जाएं। हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और उनके गम में आपके साथी हैं। शुक्रिया। आयशा बाजी, आपने बहुत माजी की उन गलियों में हमारी यादों को पहुंचाया। बढ़ रहा है रोज़ बेआहंग आवाज़ों का शोर, आने वाली सातों से डर रहा है लखनऊ। जब हम वाली यासी साहब के पास जाते थे, इधर दानिश महल होता था, उधर आबिद सुहेल साहब होते थे, उधर खुर्शीद बुक डिपो होता था, उधर अंदर चले जाइए तो हमारे एहतशाम साहब का बारूद खाने में मकान, और इधर चले आइए साहब तो मिर्ज़ा जाफ़र साहब का क्या मिर्ज़ा जाफ़र साहब का नाम, और इधर अम्मार रिज़वी, उधर आप मरहूम कौमी आवाज़ में चले जाइए तो उस्मान गनी साहब के साथ कैसे कैसे आफ्ताब व माहताब बैठे होते थे। उधर मरहूम विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ चले जाइए तो फिर विक्टोरिया स्ट्रीट के दोनों तरफ देखिए, उधर काज़म होटल, उधर अब्दुल्ला होटल, और एक काज़म होटल पे 20 असातिज़ा बैठे हुए मिसरे कह रहे होते थे, एक दूसरे पे तबसरे हुआ करते थे। आप चले जाइए साहब तो रफ़त साहब, और उधर जो है वो नवाब अफसर साहब, और बाद में भी इधर भी जो हमारे नासिर लखनवी साहब, और क्या क्या हस्तियाँ थीं। उलमा से भरा हुआ लखनऊ, शुअरा से भरा हुआ लखनऊ, उदबा से, अरबाब सियासत से, दानिश्वर से, अम्मार साहब, ये सब का पूरा एक सिलसिला था। किस किस को याद कीजिए, बस अल्लाह इन चंद पीर मुग़ा को और आफ्ताब व माहताब को सलामत रखे। और ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि उसमें ये ज़रूरी होता था कि आप उर्दू के बच्चों, मैं क्या अर्ज़ करूं, हम कहाँ से ये उम्मीद रखें कि नई पौध आएगी। नई पौध माहौल से आती है। जब माहौल ही ख़त्म हो गया, हम लोगों को कम से कम गोशमाली करने वाले और घूर के देखने वाले कि क्या तलफ़ुज़ तुमने बिगाड़ा, ऐसे देख लेते थे, हमारा तलफ़ुज़ ठीक हो जाता था। अब वो लोग बचे ही नहीं साहब, क्या तरबियत होगी। तो अब वो उस माहौल को हम याद करते हैं, वो शारिफ साहब के तक और इन चंद बुज़ुर्गों तक बाकी है। अल्लाह कुछ ऐसा करे कि वो माहौल ताज़ा हो। मैं गुजारिश करूँगा कर्रार साहब जो शारिफ साहब के साथ, और वो भी आप देखिए किसी भी डिसिप्लिन के हों, मगर आप इनसे भी छेड़ दीजिए। ये जो मैंने बातें की हैं अभी देखिए, 10 वाक़यात और अशार और मरसिए और कसीदे और गज़लें अभी कर्रार साहब शुरू हो जाएंगे। ये वो बुज़ुर्ग थे जब माहौल में उर्दू थी। मैं गुजारिश करूँगा कर्रार साहब से कि शारिफ साहब की ताज़ियत कबूल करें हम सब की जानिब से, वो उनके ख़ास दोस्त, करीबी दोस्त जनाब कर्रार सैदी साहब। मोहतरम अम्मार साहब, आप अपनी हमशीरा मरहूमा के लिए मेरी और हाज़रीन जलसा की ताज़ियत कबूल फरमाएँ। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है ताज़ियती जलसा, न जाने क्यों मुझे इसमें थोड़ी सी तरमीम करने का दिल चाहता है कि ये ताज़ियती मजलिस है। हम सब
कल एक आसमान को ज़मीन के सपोर्ट करके आए हैं। एक सानहा, एक चोट जिसका मुझे यकीन है कि आप लोगों को एहसास अभी नहीं है, इसलिए कि जब चोट लगती है तो कुछ वक्फे के लिए जिस्म सुन्न हो जाता है, एहसास ही नहीं होता कि क्या हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप सबको, मुझे, शारिफ भाई की कमी दिन ब दिन ज़्यादा महसूस होगी। अजीब व गरीब शख्सियत थी। अभी एक शेर वालियासी साहब का पढ़ा गया था, मुझे याद आया वालियासी साहब का, बेमहल ना हो तो मुलाज़ा फरमाए कि मुसल्ला रखते हैं, सहबाव जाम रखते हैं, फ़कीर सबके लिए इंतज़ाम रखते हैं। शारिफ भाई हमारे ऐसी शख्सियत थे कि उनके पास जो भी जाए उसके लिए उन शारिफ भाई मरहूम के पास कुछ न कुछ ज़रूर था। एक कसा के दिल में एक चोट है, सुबह के दर्द को, रातों की जलन को भूलें, किसके घर जाएं कि उस वादा शिकन को भूलें। मेरी ताज़ियत ख़ास तौर से उनके ख़ानवादे के अफराद जो यहाँ मौजूद हैं और उनके तमाम वो अज़ीज़ तरीन दोस्त जिनमें बिलखुसूस हमारे अम्मार भाई जो यहाँ मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है कि उनके उस दौर के साथी हैं जब वो यूनिवर्सिटी में थे। सब लोगों के लिए ताज़ियत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए हम लोगों को तौफ़ीक़ात दे। शुक्रिया। शारिफ सर को तो हम दफन कराए, लेकिन अभी अब वही होता है, छोटा मुँह बड़ी बात, मगर दो मिसरे कुछ ऐसे बन गए हैं। मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ज़िंदगी तूने मुझे ला के कहाँ छोड़ दिया, ये हम लोगों की कैफ़ियत है। ज़िंदगी तूने मुझे ला के कहाँ छोड़ दिया, मेरा ताबूत भी मेरे लिए तैयार नहीं। अब वो कैफ़ियत हमारी है। तो ये मेरे दो मिसरे आप लोग ताज़ियत के तौर पे कबूल करें। और शारिफ सर की जो मोहब्बत और जो उनका जो सुलह कुल वाला मामला था कि उसमें मज़हब और मसलक, इसीलिए आज उनकी इस मजलिस ताज़ियत के, हालांकि वो दोनों उनके अहबाब हैं, सदूर की हैसियत से नहीं हैं, मगर दो सदूर हैं उस मजलिस सदारत में। मजलिस ताज़ियत की मजलिस सदारत के दो सदूर, यानी उनके दाएं बाएं बाजू के तौर पे दो हाथ कह लीजिए, एक प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी और एक मोहतरम डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब। मैं रमेश सर से गुजारिश करूँगा कि चंद जुमले कह दें और उसके बाद अम्मार सर, चूँकि उनको दोहरी ताज़ियत हम दे रहे हैं, उनकी बहन की भी, फिर उसके बाद वो हो जाएगी उसकी। बड़े भाई अम्मार साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शारिफ साहब को याद करते हुए बहुत सारे नाम एक साथ याद आते हैं। एक बहुत ही इस शहर में अभी अच्छा लगा तमाम नाम उनके साथ के, वालियासी, काबी सुहेल साहब, ये पूरे एक तमाम सिलसिला है। शारिफ साहब से मेरा रिश्ता एक ये रहा कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की वहाँ वो उस्ताद थे। बाद के दिनों में एक साथ नहीं रहे हम लोग, बाद में। और जब वो लौट के लखनऊ आए, लखनऊ में बस गए 2000 के आसपास, तो मैंने कुछ लोगों को साथ साथ जाना, शारिफ साहब को, वक़ार रिज़वी को। और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, संस्थाएं खड़ा करना, इंस्टीट्यूशन बिल्डर जो कहते हैं कि वक़ार ने तो अवधनामा पूरा अखबार खड़ा करना, और एक अपने आप में संस्था था सबको जोड़े रहना, तमाम लोगों को। 2004 के इलेक्शन से पहले, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, तो इतना बड़ा जलसा किया था वक़ार ने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद में, तमाम ये कि हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए सियासत में, कैसे हम लोग लड़ सकते हैं फ़िरका परस्ती से। और वो रिश्ता उसका जो बना वक़ार का शारिफ साहब के साथ, तो ऐसा कुछ हुआ कि लगातार हम लोग दिन ब दिन करीब आते चले गए। प्रदीप बैठे हुए हैं, वंदना ही हैं,
चचा अमीर हैदर, मई साहब, सब लोग। तो मुझे लगता है वो लंबा सिलसिला 2004 से शुरू हुआ सिलसिला वो आखिरी तक कायम रहा पूरी तौर से। और आज हम याद करते हैं शारिफ साहब को, तो शोआ फातिमा स्कूल एक बड़ी संस्था, गरीब बच्चों के लिए शुरू किया गया स्कूल, आसपास के मोहल्लों से जो आते हैं लोग पढ़ने की लड़कियाँ, और 100% रिजल्ट। ये कमाल की बात है, एक अच्छी संस्था खड़ा करना। अच्छे लोग बड़े काम करते हैं, और यही वजह है कि जब हम यहाँ आते हैं तो जब मैं याद करता हूँ शारिफ साहब को, साथ साथ वकार को याद करते हैं, उसके साथ ही बिल्कुल अम्मार साहब, आरिफ नकवी साहब और शारिफ साहब, हैदर अब्बास रज़ा साहब, चचा अमीर हैदर, ये सब लोग एक एक 2-2 साल के फ़र्क से छोटे बड़े हैं। भले छुपाते रहते हों अपनी उम्र, थोड़ा सा अम्मार भाई थोड़ा सा वो कर देते हों, मगर सही बात है सब में 1-2 साल का फ़र्क रहा है। और शारिफ साहब एक काम बड़ा करते थे, जो काम वकार, अम्मार भाई, शारिफ साहब तीनों का शामिल तस्वुर था, जो इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस, उर्दू को हिंदुस्तान की कहना चाहिए चौहद्दी से बाहर भी ले जाना है। इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस लगातार करना, मैं समझता हूँ कि ये अम्मार साहब और शारिफ साहब 2 लोग मिलके, वकार साहब, जिस तरह से 4 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं वहाँ पर भी, तो ये शारिफ साहब का कहना चाहिए जो अदबी उनकी हैसियत थी, अम्मार साहब की जो कहना चाहिए रसूख थे, वकार का कहना चाहिए जो मेहनत करने का जज्बा था, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक बड़ा काम हो जाता है हर बार, मुझे लगता है। तो मैं समझता हूँ कि शारिफ साहब को हम एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने उर्दू ज़ुबान को एक नई तरह कहना चाहिए पेश किया। अच्छी बात कही थी अभी राकेश ने कि जो रुतबा हिंदी में नामवर सिंह का था एक लिटरेरी क्रिटिक के रूप में, वही उर्दू में हुआ करता था शारिफ साहब का भी। हम उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखेंगे। और एक बात और कहते चलते चलते, जब यहाँ से हम तो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं इस हाल में घुसूँगा और सदारत करते हुए शारिफ साहब नहीं होंगे। मैं तुमसे मजाक किया एक बार, मैंने उनका शारिफ साहब ऐसा कुछ हुआ उस बार कि एक हफ्ते में 3-4 सेमिनार हो गए यहाँ, और सब में सदारत उन्हीं की थी। तो मैंने कहा जब चाय पीने बैठे, उनका शारिफ साहब ऐसा कीजिए, एक कमरा यही ले लीजिए, आप यहाँ पर ही गुजारा चाहिए। मैंने कहा इसे सही मेहंदी से कि इनको एक कमरा दिला दीजिए, वहाँ से आना पड़ता है रोज़, हर दिन सदारत करनी है, तो बेहतर होगा यहीं रहे वो। शारिफ साहब बेहतरीन इंसान, और जितनी मोहब्बत उन्होंने हमको, वंदना को, प्रदीप को, हम लोगों को दी होंगे, हम सब लोग, बाकी लोग तो सब होंगे, मगर मैं हमेशा याद रखूँगा कि यही जो अच्छी बात है वंदना बताई कि किसी के बारे में साहित्यकारों में ज़्यादा होता है एक दूसरे के बारे में हल्की बातें करना। ऐसा शख्स जिसने कभी किसी के बारे में कोई छोटी बात की ही नहीं, अगर किसी ने कुछ सिलसिला शुरू भी किया तो टाल जाते थे इन बातों को भी। बहुत बड़े इंसान थे, मैं उन्हें अपनी खिराजी अकीदत पेश करता हूँ, और निश्चित तौर पर हम लोग हमेशा करते रहेंगे उनको। मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा सईद साहब से भी, अब्बास नैयर साहब जो कि लगातार, अब्बास नैयर साहब ने भी लगातार शारिफ साहब को पूरा एक्टिव रखा हमेशा ही। तो मुझे लगता है ये आज जो बैठे हुए हैं लोग, वे शारिफ साहब की यादों को लगातार ताज़ा रखेंगे। मगर ज़रूरी है कोई बड़ा 2 दिन का सेमिनार इस तरह के यहाँ किया जाए, उनकी याद में, उनके तमाम किताबों के बारे में बात की जाए, ये होना चाहिए। और कोई ना कोई बड़ा इदारा, ये कोशिश करें हम लोग कि कोई बड़ा इदारा उनकी याद में हम खड़ा करें जिसका नाम शारिफ अली के नाम पर होना चाहिए, ये कोशिश करें। बहुत अहम तजवीज़ है, और बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं, जाहिर सी बात है। और देखिए अब ये कि अम्मार सर, देखिए उनके साथ कितना, अभी वो तारीख़ उनसे शेयर कर रहे थे कि उर्दू कॉन्फ्रेंस वाली, अब उनको क्या ये एहसास होगा कि मतलब ये कि उनके कलेजे से पूछिए कि अब शारिफ सर के लिए करना होगा। खैर वकार साहब के लिए आपने इदारा कायम किया तो शारिफ सर के लिए भी होगा। अभी अम्मार साहब हैं हमारे सर पे, हमें बड़ा इत्मीनान है। लेकिन मैं क्या अर्ज़ करूँ, इन बुज़ुर्गों के मजाक में भी अब वो मजाक भी रुला रहे हैं।
मतलब एक ही बड़े यानी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शारिफ साहब कह रहे हैं कि अम्मार साहब मुझसे 1-2 साल बड़े हैं, अम्मार साहब कह रहे हैं शारिफ साहब मुझसे 1-2 साल बड़े हैं, और काफ़ी हाउस पे एक शायर और अदीब जो हैं वो इस पे लड़े भिड़े हैं कि हम जो है वो शर्त हार जाएंगे एक कप कॉफ़ी की कि साहब अम्मार साहब बड़े हैं, उन्होंने तो ख़ुद कहा है हम क्लिप सुनाएंगे, वो कह रहे हैं शारिफ साहब बड़े हैं, उन्होंने कहा है हम क्लिप सुनाएंगे। और फिर 2 लोग फैसला करने वाले, नैयर साहब से पूछ लो, हम जैसे शौक लोग जो हैं एक बार उसको जिता के उससे कॉफ़ी पी लेते थे, एक बार उसको जिता के उससे काफ़ी पी लेते थे। तो इन दोनों बुज़ुर्गों की जो ये वाली बातें हैं, आप ये सोचिए कि कितना संजीदा अदबी किस्म का ये मजाक है, और ये इन बुज़ुर्गों के ही दम से ज़िंदा था। अब तो लखनऊ इन गुफ्तगुओं और ये बातें, ये गुफ्तगू और इसको भी तरस जाएगा। अल्लाह सलामत रखे इन बुज़ुर्गों को। अम्मार सर हैं, अच्छा अब सब कुछ इन्हीं के हवाले है। हम पहले तो ताज़ियत पेश करेंगे उनकी बहन के लिए। एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि शारिफ सर के लिए, वक़ार रिज़वी के लिए और अम्मार साहब की बहन के लिए आप लोग 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा लें, इसाल कर दें, और उसके बाद में हम अम्मार साहब को ये पूरा जो मजलिस ताज़ियत है ये उनके हवाले कर देंगे। बिस्मिल्लाह हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, मगर ये आपकी शफ़क़त के असलम भाई को आपने भेजा, उन्होंने बताया, हमने यहाँ कहा कि नहीं वो रास्ते में हैं, और अम्मार सर किसी भी हालत में जो है वो अपनी सरपरस्ती हम पे कायम रखते हैं। अब ये मजलिस ताज़ियत जनाब सदर के हवाले। अम्मार जनाब सदर, मेरा ख़्याल ये है कि यहाँ जितने हजरात बैठे हुए हैं सब के नाम हमें लेना चाहिए, तो सिर्फ़ हम अपने को जनाब सदर के नाम तक के महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कल जब तजहीज़ व तकफ़ीन हो रही थी, अभी तक के जैसा सबिया साहिबा फरमा रही थी, ये यकीन नहीं आता कि शारिफ भाई हम लोगों के बीच में नहीं हैं। तो एक अजीब कैफियत थी और एक अजीब मंज़र देखा। दस्तूर तो ये है कि जब कोई जाता है तो लोग किसी एक शख्स को या 2 अशख़ास को या 3 लोगों को ताज़ियत पेश करते हैं। वहाँ जितने लोग आए हुए थे सब एक दूसरे को ताज़ियत पेश कर रहे थे। ये एक अजीब मंज़र था कि हर शख्स जो था वो ताज़ियत ले भी रहा था और ताज़ियत दे भी रहा था। ये ऐसी कैफियत और ऐसे मनाजिर मुझे नहीं याद है कि मैंने कहीं पर देखा हो। यहाँ कहा गया कि लोग कम हैं, तो ये याद रखिए कि ये सामीन का मजमा नहीं है, ये आशिकों का मजमा है, और आशिक हमेशा कम होते हैं। यूँ तो तमाशाई मक़तल में बहुत आते हैं, और उस वक्त जिस वक्त के पुकारे जाओ, ऐसे लोगों की हमेशा कमी होती है। तो क्वांटिटी पर मत जाएं, क्वालिटी को आप देखें। मेरे पास इस वक्त कहने के लिए मुझ में न ताकत है और न मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एक जज्बात का एक तूफ़ान है और अक्ल हैरान है कि कहें तो क्या कहें। शारिफ साहब बहुत बड़े अदीब थे। अदीब होना भी बहुत आसान नहीं है और आसान है भी। बादशाह होना भी आसान नहीं और आसान है भी। प्राइम मिनिस्टर होना भी आसान नहीं है और आसान है भी। लेकिन बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। एक इंसान होना जो है वो बहुत मुश्किल बात है। और शारिफ भाई एक बहुत ही बुलंद पाया, एक बहुत अजीम तरीन इंसान थे। ये सबसे बड़ी उनकी सिफत थी जो मैं नहीं बल्कि और भी लोग महसूस करते हैं। आदमी को बड़ी चीज़ों से नहीं जानना चाहिए, आदमी को छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उनसे आदमी की शख्सियत और आदमी के बड़कपन का पता चलता है। एक इंस्टीट्यूशन खोल लेना बात कोई ख़ास बात नहीं है,
लेकिन इंस्टीट्यूशन में असातिज़ा के साथ और बच्चों के साथ जिस मोहब्बत और जिस शफ़क़त के साथ पेश आने की बात है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी बड़ी आजकल आप देखिए कमर्शियल लोग हैं, पैसा है, रिसोर्सेज हैं, अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और वो सब खोल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वो स्पिरिट नहीं है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में उसकी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उसकी रूह जो है वो उसके अंदर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सर सैयद का पैगाम था वो गूंजता हुआ नज़र आता है। बनारस में मालविया जी का जो पैगाम है वो नज़र आता है। वो चीज़ है असल में। तो जब हम उनके इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो शारिफ भाई की शख्सियत का हमें पूरी तरह से अंदाज़ा होता है। मैं अपने को बहुत बदनसीब समझता हूँ क्योंकि यहाँ पर नैयर साहब मौजूद हैं और वक़ार मरहूम है नहीं। ये भी हमारी बदनसीबी है कि वक़ार भी चले गए, शारिफ भाई भी चले गए। और शारिफ भाई हम लोगों को रास्ता बताते थे, तरकीबें बताते थे और उसकी एग्जीक्यूट करने की सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो वक़ार साहब की हुआ करती थी और मैं तो बीच में ऐसे ही आ जाता था। मैंने एक मरतबा दोनों के, ये नैयर साहब और वक़ार साहब ने दोनों ने कहा कि आपको अपनी सवाने उम्री लिखना चाहिए। मैंने कहा हाँ लिख देंगे। तो नैयर साहब ने कहा नहीं लिखिए, ज़रूर लिखिए कुछ। तो मैंने कहा कि शेक्सपियर ने एक जगह कहा था कि लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो इट डजंट सिग्निफाई एनीथिंग। तो क्या लिखें क्या? तो मैंने सवाने उम्री कुछ लिखना शुरू की। 2-3 पेजेस लिखे थे कि मैंने शारिफ भाई को फ़ोन किया कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल कोविड है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो कहने किस ज़बान में लिख रहे हो? मैंने कहा मैं अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ। तो कहने की ज़रा मेरी राय ये है कि आप इसे उर्दू में लिखिए। मैंने कहा अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ, इसका तर्जुमा जो है वो हो जाएगा, उर्दू में हो जाएगा। कहने तरतीब बदल दीजिए, अब आप इसे उर्दू में लिखिए और उर्दू का तर्जुमा जो है वो अंग्रेज़ी में हो जाएगा। मैंने सोचा, फिर मुझे ख़्याल हुआ कि वाकई आदमी अपनी मादरी ज़बान में जो ख़यालात का जिनका इजहार कर सकता है वो दूसरे मुल्क की या बाद में पढ़ी हुई ज़बान में नहीं कर सकता। मैंने खैर उर्दू में लिखा और जब मैंने उसे पूरा कर लिया, अब ये 1 महीने की बात है, मैंने कहा शारिफ भाई मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी पूरी हो गई। और उन्हीं के एक शागिर्द मूसी रज़ा साहब ने उसको टाइप किया था और उसे कम लैपटॉप पे निकाला था। कहने कितने पेजेस हैं? मैंने कहा पेजेस तो बहुत हैं। जब मैं शुरू कर रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे ख़त्म करूँ। 665 पेजेस हैं। कहने तुम मेरे पास भिजवा दो, मैं पहले उसे देख लूँगा। मैं सोच ही रहा था कि भिजवाऊँगा, लेकिन मेरी बड़ी बदनसीबी है। अब मैं चाहूँगा कि नैयर साहब और वक़ार साहब ने मुझे ये मुहर्रिक हैं उस के लिखने के लिए, तो वक़ार मियाँ भी नहीं हैं, तो नैयर साहब के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि उस ऑटोबायोग्राफ़ी में जो गलतियाँ हैं उनको ये दूर करें। और तो नैयर साहब आप इसके लिए तैयार हैं? इस जो मैं आपका वो हूँ शागिर्द हूँ, जैसे वो ना कलमदान लाओ, तो मैं शागिर्द हूँ सर, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपका तो वैसे शागिर्द। अभी कमर जहाँ साहिबा कह रही थी कि मौत के बारे में, तो सही है कि मौत तो सबको आएगी। बड़े ज़माने ने मारे जवां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, तो कोई मौत से कोई नहीं बच सकता। लेकिन ये देखिए कि मौत के बाद कबीर ने कहा था कि ऐसा कुछ कीजिए कि जब तुम आए थे तो तुम रो रहे थे और जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो लोग रोएं, इस तरह का माहौल पैदा कीजिए। कल मैं मिला सईद मियाँ से, बैठे हुए हैं हमारे पास, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही इनका कोई करीबी, ऐसा इतना करीब शख्स जो है इस दुनिया से चला गया हो। जिससे मिलते थे वो लगता था कि इनका कोई बहुत ही करीब सगा भाई है, बेटा है, भतीजा है। ये एक कैफियत कल महसूस हो रही थी। तो और जैसा कि सबिया अनवर साहिबा कह रही थी कि अभी तो कल ही वो हमसे अलग हुए हैं,
लेकिन कभी कभी सबिया साहिबा ये भी होता है कि वक्त का मरहम भी एक बेकार शय साबित हुआ। वक्त का मरहम भी एक बेकार शय साबित हुआ, जब तेरे ज़ख्म को देखा हमें ताज़ा लगा। बाज़ ऐसे ज़ख्म होते हैं, बाज़ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, बाज़ ऐसे सानहे होते हैं जो आदमी जो है वो कभी भूलता नहीं है। मैं उनकी, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत बड़े अदीब थे। मैं उर्दू का तालिब इल्म कभी भी नहीं रहा, और जो कुछ उर्दू और फ़ारसी मैंने सीखी मुझे मेरी माँ ने सिखाई। तो लेकिन उनके बारे में क्या कहूँ, अभी मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मुझे ख़्याल आया, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने एक जब शमशुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद मरहूम जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने कुछ लाइनें, कुछ अशार कहे थे उनकी तारीख़ वफ़ात पर। तो मैं उसमें एक नाम बदल रहा हूँ, आज़ाद की जगह पे शारिब कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ही महसूस होता है कि इसी तरह का की कैफियत रही होगी जब मौलाना शमशुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल हुआ होगा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं कि आज़ाद उसकी जगह पे मैंने शारिब कर दिया है। शारिब दरियाए सुखन का दरियाए सुखन का वो दुरे यकता जिसकी आज़ाद वो दरियाए सुखन का दुरे यकता। देखिए मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल नहीं काम कर रहा है जी। आखिर में ये है कि तारीख़ वफ़ात उसकी पूछे कोई हाली, कह दो कि हुआ ख़ातिमा उर्दू के अदब का। तो आज़ाद वो दरियाए सुखन का दुरे यकता जिसकी क्या था, इजमा था सबका, हर लफ्ज़ को समझेंगे फसाहत का नमूना, जो उसके कलम से दमे तहरीर था टपका। तारीख़ वफ़ात उसकी पूछे कोई हाली, कह दो कि हुआ ख़ातिमा उर्दू के अदब का। तो ये एक आज शारिब भाई नहीं है तो एक महसूस होता है कि उर्दू अदब में कितनी बड़ी कमी आ गई है, और कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता कि जिसमें इतना गहरापन हो, गहराई है। आप शारिब भाई से मिलते कभी भी वो अपनी लोग होते हैं कि अगर ABCD भी पढ़ जाते हैं या अलिफ बे भी जानते हैं तो वो अपनी काबिलियत का फ़ौरन तो वो करने लगते हैं कि जैसे बहुत काबिल हैं ये वो। लेकिन शारिब साहब के से मिल के कभी भी इस पर एहसास नहीं होता था कि आप इतने अजीब इंसान से मिल रहे हैं। वो आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, आप अपनी बात कम कहना चाहते थे। वह नहीं कि कह रहा था शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। तो ये हालत उनकी थी। मैं अपनी बात जैसा मैंने कहा कि मैं आज इस कैफियत में, इस पोजीशन में नहीं हूँ कि बहुत कुछ कह सकूँ। इसी वजह से मैं दूसरे का जो है वो अशार से अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। एक आज कल शारिब भाई चले गए, एक किताब मसूद हुसैन रिजवी साहब ने अनीसियात लिखी है, मीर अनीस पर पढ़ी होगी आपने। उसके अंदर मीर अनीस मरहूम का जब इंतकाल हुआ तो जो एक लखनऊ में शायद 1875 में इंतकाल हुआ था, तो लखनऊ में जो एक कैफियत लोगों की हुई, जो अदबी सर्कल था उसमें, तो उनके साहबजादे मीर रफ़ीस मरहूम ने एक 7 बंद का एक मुकम्मस जो था वो तय कहा था। तो मैं वो फ़ारसी में है, मैंने लिख लिया है, वैसे मुझे ज़बानी याद है, लेकिन आज देखिए मुझे आज़ाद वो दरियाए सुखन का दुरे यकता जिसकी वो एक लाइन ही नहीं याद आ रही। तो कैफियत वो है कि अज़ बाग़ जहाँ बुलबुल बुस्तान सुखन रफ्त, अज़ बाग़ जहाँ बुलबुल बुस्तान सुखन रफ्त, दर बुर्ज लहद नैयर ताबान सुखन रफ्त, हैहात के सर दफ्तर दीवान सुखन रफ्त, अफसोस के शाहनशाह ऐवान सुखन रफ्त। अफसोस के शाहनशाह के ऐवान। शारिब भाई ऐसे ही लग रहा है कि एक ऐसा एक बादशाह चला गया अदब का, एक ताजदार चला गया, एक शहंशाह चला गया। वीरानी नज़मस्त कि सुल्तान सुखन रफ्त, सुल्तान सुखन जान सुखन शान सुखन रफ्त। तो जो जान था सुखन की, जो शान था
वो हमारा आज चला गया। एक हम ऐसी बात महसूस करते हैं, हम बहुत लोग आएंगे, अदीब पैदा होंगे, शायर पैदा होंगे, शायर आएंगे, बड़े बड़े शायर आएंगे, लेकिन शारिब की तरह का आदमी होना मुश्किल होगा। जानकर मुंजुन वाले खासा ने मैं खाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे, तो शारिब भाई हमेशा याद आएंगे। हम लोग उनकी कमी को कभी नहीं भूल सकते। और मैं हमारे छोटे भाई रमेश दीक्षित जी से कहूँगा, जो उन्होंने एक सजेशन दिया है कि कोई एक इदारा कायम किया जाना चाहिए बड़ा सा। मैं सईद मेहंदी साहब आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि दरवाज़े पर आपने कैफ़ी आज़मी साहब, बड़ी अजीम शख्सियत थी, उन्हीं के नाम पे ये एकेडमी है, और उसमें ये कहा जाए इस एकेडमी को बनाने में और इसको ये शक्ल देने में जहाँ और लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पर सईद मेहंदी साहब के भी की कोशिशों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो हम भी आपसे दरख्वास्त करेंगे कि बाहर तो आपने ये बनाया है, इसको आप शारिब ऑडिटोरियम के नाम से इसका नाम रख दें इस पर, और एक बस्ट उनका शारिब साहब का यहाँ पर लगा दें, तो बाहर उनका कैफ़ी आज़मी साहब का होगा। और इस ऑडिटोरियम में जितने जलसों की सदारत और जितने जलसों में वो मेहमान खुसूसी रहे हैं, शायद कोई और शख्स नहीं रहा है शारिब साहब का। तो ये मेरी दरख्वास्त है, और आप कमेटी के जो मेंबरान हैं उन तक की भी हमारी दरख्वास्त पहुंचाने की कोशिश करें। मैं आसिम रज़ा साहब से कहूं या कर्रार साहब से कहूं या अपने आप से कहूं कि हम ताज़ियत दें या ताज़ियत लें, ये बड़ा मुश्किल है। हम आपके गम में उसी तरह से शरीक हैं जैसे ये हमारा अपना गम हो। हमारी दुआ है खुदा से उनके दर्जात तो आली होंगे, क्योंकि आज तक के ना तो मैंने उनकी ज़बान से किसी की बुराई सुनी और ना किसी ने उनकी बुराई की, और अगर किसी ने कोई तनकीद करने की कोशिश भी तो हमेशा कि भाई ये बातें मैं यहाँ ना करो, ये हमेशा उन्होंने कहा। तो इतना बुलंद और इतना अजीम इंसान थे शारिब भाई, हम लोग हमेशा उनको याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा 2 मिनट और सर याद करूँ तो अमार सर, एक तो ये कि अब हमारे बुज़ुर्गों में वो बहुत अच्छा हुआ कि शारिब सर की ऑटोबायोग्राफ़ी आ गई। तो अमार सर की जो किताब है ऑटोबायोग्राफ़ी वाली, उसके पहले और दूसरे चैप्टर को देखने का शरफ़, मतलब उस वक्त जब वो लिख रहे थे। अच्छा, अमार सर का मामला यह है, इतना मरबूत ये बोलते हैं कि अगर मेरे जैसा शागिर्द वही लिख दे तो उससे बेहतर नस्र नहीं होगी, और इतना मबसूत ये लिखते हैं कि अगर वो कोई बोल दे तो उससे बेहतर तकरीर कोई नहीं होगी। तो ये इनकी खूबी है। तो जब वो आप पढ़िए तो ऐसा लग रहा है जिस दौर की बात हम जाफ़र हुसैन साहब, एहतशाम साहब और उस वक्त की जो जवाहरलाल नेहरू साहब, इंदिरा जी, ये सब जो पूरा, तो ऐसा लगता है कि पूरी एक फ़िल्म चल रही होती है। तो वो किताब आनी चाहिए। इसके क़तई नज़र इसके कि वो हमारा ज़ाती सरमाया है, वो ऑटोबायोग्राफ़ी का जो फ़न है वो उसके हवाले से भी वो एक बड़ा काम है। और जो उर्दू में खुशनवीद निगारी है उसका एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल, यानी कि वो खाली अदबी पहलू नहीं है, उसमें सियासत भी है, अदब भी है, तालीम भी है, एजुकेशन भी है, और लखनऊ है, लखनऊ के अखाड़े भी हैं। खैर ये वो मौका नहीं है, तो आप सलामत रहिए सर। और अब ये कि शारिब साहब मरसिए तनकीद के हवाले से, यानी लखनऊ में अल्लाह का करम है कि मरसिए की तख्लीक़ भी, मरसिए की तफ़हीम भी, मरसिए की तहक़ीक़ भी और मरसिए की तनकीद भी जिस मेयार पे हुई दूसरे शहरों में नहीं हुई है। तो मिर्ज़ा दबीर ने मीर अनीस की तख्लीक़ी सलाहियतों को देखते हुए उस वक्त कहा था, आज एक मरसिए के नक्कात का मरसिया पढ़ने के लिए हम सब जमा हुए हैं। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के 2 मिसरे ही हम पढ़ेंगे। आसमां बे मेहरे कामिल, सिदरा बे रूहुल अमी, तूरे सीना बे कलीमुल्लाह, मिंबर बे अनीस। ये वाली कैफियत से हम गुज़र रहे हैं। खैर, अब आइए मैं सईद मेहदी साहब, सरवत साहब का पहले ये तो वो शुक्रिया उकरे की बात नहीं कि वो शुक्रिया, हम शुक्रिया अदा करेंगे कि शारिब साहब की यादों को इस वक्त शेयर करने के लिए, ताज़ियत लेने देने के लिए आपने ये मौका फ़राहम किया। और आप, जाहिर सी बात है, मैं आपसे उम्मीद है कि एक बड़ा सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो शुक्रिया तो है ही है। शबाना आज़मी साहिबा ने बॉम्बे से जो एक ताज़ियती करारदाद या ताज़ियती पैगाम कंडोलेंस के लिए उन्होंने भेजा है, वह उसकी क़िरात भी हक़ है सईद भाई का
आपने बहुत मेहनत की है और हमने देखा है सर, जिस वक्त ये थोड़ा सा इस पे जो है वो कह लीजिए कि गर्दिश का वक्त था इस एकेडमी के लिए, तो किस तरीके ये मुझे ले गए थे बॉम्बे शबाना आज़मी साहिबा के पास, जावेद साहब के पास, तो किस तरह से कितनी बेचैनी के साथ और कैसा और वो यहाँ से यूँ कर दीजिए यूँ कर दीजिए ये सारी चीज़ें। तो आप सलामत रहिए, आप जब तक हैं कोई हम पे ज़वाल नहीं आएगा। तो आप वो ताज़ियती पैगाम भी पेश करें, शुक्रिया के अल्फाज भी कहें और कुछ एक आध जो सर ने कहा है वो भी कुछ हो जाए ऐलान। मुझे वो लाइन याद आ गई, मैं पढ़ दूँ। हाँ बिल्कुल वो रब्त नहीं था। देखिए वो माफ़ कीजिएगा मैं समा खराशी आपकी कर रहा हूँ। वो था कि आज़ाद वो दरियाए सुखन का दुरे यकता, जिसकी सुखन आराई पे इजमा था सबका, हर लफ्ज़ को समझेंगे फसाहत का नमूना, जो उसके कलम से दमे तहरीर था टपका, तारीख़ वफ़ात उसकी जो पूछे कोई हाली, कह दो कि हुआ ख़ातिमा उर्दू के अदब का। तो आज़ाद की जगह पर मैंने शारिब लगा दिया था और दूसरा मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने जब नैयर की सूरत देखी तो चूँकि अशार इनको इतने याद हैं तो मुझे एकदम से दूसरा मिसरा याद आ गया। ऐसा कहाँ फिर हाफिज़ा, फिर कैसी ज़हानत, अम्मार था अम्मार है अम्मार रहेगा। तशरीफ़ आप जीत गए, ये जीत गए, मैं हार गया। आपकी जैसी ज़हानत कहाँ सर। नैयर है नैयर है नैयर ही रहेगा। तो हमारी एकेडमी की चीफ पैटर्न हमारी बहन शबाना आज़मी ने एक मैसेज कल भेजा था, लेकिन देख नहीं सका मैं, जो है वहाँ पर तदफीन के वक्त वैसे पता था, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये जानकर बेहद रंज हुआ कि ऑल इंडिया कैफी आज़मी एकेडमी आइका के प्रेसिडेंट शारिफ दुर्रलवी साहब का आज इंतकाल हो गया। आज उर्दू अदब का एक और अहम सुतून गिर गया। शारिफ साहब जैसे दानिशमंद अब नहीं होंगे। ये खिला पुर नहीं होता, ये खिला पुर नहीं होगा। ये शबाना आज़मी ने मैसेज किया था मेरे मोबाइल पे। मैं जैसा अभी अम्मार साहब ने कहा कि कल जो मंज़र था अब्बास बाग की करबला में, तो मैंने अम्मार साहब को उनकी तालिब इल्मी के दौर से लेके आज तक दोनों के बारे में इसी हाल में 68 साल हो गए हाल में सुना कि जिस तरह, तो मैं आपकी तरफ लपका ताज़ियत देने के लिए ताजू था, तो ये उन्होंने मुझे गले से लगा करके मुझे ताज़ियत दी। अमान अब्बास सहाफ़त के एडिटर, वो कुछ दिन पहले मुझसे उन्होंने कहा था कि मुझे शुआ फातिमा स्कूल चलना में दिवाई। शारिफ साहब मुझे बहुत बार बुला चुके हैं, मैं एक रोज़ करिए। उनके ऐसा शरीफ आदमी जो है मेरी नज़र में आज तक नहीं। ये हमारे अब्बास के ने जो है मुझसे कहा मुझे एक रोज़ जो है लेके चलिए। तो अब उन्होंने देखा तो वो भी लपक कर मेरे पास आए और करने के हम लोग का वो पूरा नहीं हो, मैं आपको बताया। तो ये कैफियत थी पूरे मजमे की वहाँ पर कि हर आदमी एक दूसरे को ताज़ियत पेश कर रहा था। शारिफ साहब एकेडमी के प्रेसिडेंट रहे, जैसा अभी नलिन रंजन जी ने कहा। हफीज़ जो है मतलब वो इतनी बुलंद शख्सियत थी, मैंने हर किसी ने उनके बारे में जो है तस्करा किया, उनकी खूबियों के बारे में बताया। मैं बताऊँ कि कभी भी किसी भी बात को जब भी मैंने कोई तजवीज़ रखी, बल्कि कभी उसको कंडम नहीं किया। अगर उसमें कुछ मतलब करेक्शन करना तो इस सलीके से किया कि और बेहतर हो जाए। नहीं कभी किसी जो है ये मुंशी प्रेम नलिन, ये प्लेटफार्म जो बना है हिंदी उर्दू का, कैफी आज़मी एकेडमी 1-1 लाख रुपए का अवार्ड जो है,
हिंदी उर्दू के लोगों को देते, इधर सालों से हालात की वजह से नहीं हम कर सके हैं। तो नलिन रंजन जी हमारे आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हैसियत से भी कैफ़ी साहब से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर मैंने उनको बुलाया और शारिफ साहब ने जब उनको बोलते हुए सुना तो मुझसे पूछा कि ये कौन। हमने कहा सर ये यहाँ पर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कहले हिंदी के लोगों को बहुत अच्छा है। उन्होंने इतना मुतासिर हुए इनकी तकरीर से कि मीटिंग में अगली बार उन्होंने जाया तो उन्होंने कहा मुंशी प्रेमचंद पर यहाँ इफ्ता वाले प्रोग्राम रखते थे, उन्होंने कहा कि ये डेट जो है कैफ़ी एकेडमी को उस ले लीजिए और इस प्रोग्राम को कैफ़ी एकेडमी करें। मैंने राकेश जी से और जो भी लोग थे हमारे प्रगतिशील के सब ने एक साथ रखा और ये उस साल से कैफ़ी एकेडमी मुंशी प्रेमचंद का उस पर बना रही है। इस साल भी है, मैं चला गया था आजमगढ़, नलिन रंजन जी इसके सदस्य थे, इन्होंने तो वो अवार्ड जो है पहला अवार्ड मुंशी प्रेमचंद का शारिफ साहब ने शुरू किया उनके और कैफ़ी आदमी तरक्की पसंद तरीका जो नलिन रंजन जी को दिया। कहने का मतलब कि मैं ये कहना चाहता था कि शारिफ साहब को अगर पहचानना है तो ये कहा जाता है कि उनके शागिर्दों से पहचाना जाए। शारिफ साहब की जो एक तहरीक से वाबस्ता थे बिच्छी जी, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद से लेकर के जो यहाँ पर तरक्की अदब बराए ज़िंदगी का जो पैगाम उन्हें मिला था वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा। वक्त की पाबंदी, किसी की टांग ना खींचना, हर एक की हौसला अफजाई करना, ये सारी चीज़ें वो उसूल पूरी ज़िंदगी में थे उनके। उसकी वजह से मैंने कि एक तो यह कि ये बेखला है, हम उन्हें पूर्ण नहीं हो सकता। और ये इसका इश्तिहार बना रहा था, मेरी अहलिया बैठी हुई तो मरहूम जो का लफ्ज़ है, मेरा हाथ मरहूम लिखना जो है मुझे मैं देख लीजिए इश्तिहार पे कहीं हमने मरहूम नहीं लिखा, इसलिए कि आदमी वो फना होता है जिसको लोग याद ना करें। शारिफ साहब ने वो शजर लगाए हैं कि आज हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर कितने लोग रिटायर हो चुके हैं और कल उनके पढ़ाए हुए शागिर्द दिल्ली से भाई यह तो उन्हीं की वजह से आज जो ये मजमा कम है, क्योंकि बहुत शार्ट टाइम में ये रखी गई कि मैंने सोचा था कि काजिम और फल, लेकिन कुछ इस तरह के वो टिकट वहाँ से बुक करा के आए थे, हाँ उसलिए वो चले गए। ये एक प्रोग्राम कैफ़ी एकेडमी सेमिनार के एक बड़ा अम्मार साहब हैं, नैयर साहब, इन लोगों से मशवरा करके कि जितने भी यूनिवर्सिटी में उनके शागिर्द हैं सबको हम दावतनामा भेजें, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके हम ख्याल लोग रहे हैं, जैसे कमर जहाँ साहब हैं, यहाँ पर सबिया जी हैं, आयशा सिद्दीकी साहबा, जो इस एकेडमी की इनका एक लफ्ज़ जो कैफ़ी साहब के बारे में अपने अफसाने में लिख दिया था कि उनको सुल्तानुल मदारिस में जो है पढ़ने के लिए भेजा गया था और वो फातिहा पढ़ के चले आए। तो एक जुमला जो है आज पूरे हिंदुस्तान में है और शारिफ साहब जो है उसी नज़रिए ख्याल के थे। कभी उन्होंने ज़िद नहीं की, हर आदमी को खुशी से अपनी बात को मनवाने का सलीका उन्हें आता था, फोर्स नहीं किया उन्होंने। वो हमारे बीच रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे और एकेडमी उनके उस नज़रियात को आगे बढ़ाएगी। अभी जैसे यहाँ पर माही और उनके खानवादे के लिए आसिम रज़ा साहब हैं, काज़मी साहब हैं, दीगर जितने भी हज़रात हैं, हम सब उनको ताज़ियत पेश करते हैं। और उनका जो नज़रिया रहा है, कैफ़ी एकेडमी उन बच्चों के लिए एक कोशिश करेगी कि अपनी एकेडमी में जो ऐसे तलबा हैं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको स्कॉलरशिप देंगे, ये है। और एक सेमिनार करेगी, ये मैं जो मेरी अपनी तजवीज़ है कि मैं इसको पास करा करके वो करूँगा। शुक्रिया इसके लिए। आप बाहर चाहें, आप लोग इंतज़ार करें।